सारिफीन की खिदमत ही हमारी लीडरशिप का है नस्बुलैन, जिसकी वजह से हमें हासिल है आपका एतमाद। जी फ्रेश प्योर काउ मिल्क, माँ के प्यार की तरह खालिस। मार्केटेड बाय gbazaar.pk। क्यों, अब हुआ ना कुकिंग को फायदा, हर खाने में चिकन का जायका। ये दूध कौन पिएगा? बेटा, तुम्हारी टीचर बता रही थी कि तुम पायलट बनना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो। तुम क्या क्या बनना चाहते हो? मम्मा, मैं तो आप जैसा बनना चाहता हूँ। क्योंकि माँ के प्यार में मिलावट नहीं होती। जी फ्रेश प्योर काउ मिल्क, माँ के प्यार की तरह खालिस। Marketed by gbazaar.pk for free home delivery. Call now. ये सहूलत अभी सिर्फ कराची के लिए मैसर है। डॉक्टर फहीम हर्बलिस्ट, शुगर के मरज का जड़ से खात्मा, ताकत बहाल, पहले ही दिन अद्वियात और इंसुलिन से छुटकारा। फायदा न होने पर पैसे वापस। 0307 544 381। तवज्जो फरमाइए। सड़क पार करने के लिए पुल मौजूद, अवाम नीचे से गुजरकर सड़क पार कर रहे हैं। शहर कायद और माफिया का राज, गैर जिम्मेदाराना पार्किंग, जिम्मेदार खामोश तमाशाई, ला कानूनियत ही कानून, मुहज़्ज़िब माशरा और बेहिसी, अमन व अमान के रिट पर अवाम, सफाई निस्फ़ ईमान, लेकिन हम क्या किसी ने सुनी है चीखें? नहीं, पर अब सब सुनेंगे, क्योंकि चीख उठा कराची। देखिए प्रोग्राम चीख उठा कराची, जुमेरात से हफ्ता शाम 7:05 पर सिर्फ K21 न्यूज पर। तवज्जो फरमाइए। तवज्जो फरमाइए। कराची बैनुल-अक़वामी शहर, सफाई सुथराई का फुकदान, मैं हूँ शेफ सर। देखिए शेफ 21 पीर से जुम्मा 6:05 पर सिर्फ K21 न्यूज पर। तवज्जो फरमाइए। निकासी आपकी गुजरगाह, इसमें पड़ा कचरा सबसे बड़ी रुकावट।
आवाम सबसे पहले। सवाल इक़्तिदार के उन लोगों से जिनका है ये काम। नकाब के पीछे की दुनिया बेनकाब करने। आ रहा हूं करने बात आवाम की। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए मैं। देखिए प्रोग्राम जवाब तो चाहिए, पीर से जुमा शाम 4:05 पर सिर्फ K21 न्यूज पर। तवज्जो फरमाइए। रोशनियों का शहर घुप अंधेरे में गर्क। वली दक्कनी फरमाते हैं, राहे मजमून ताज़ा बंद नहीं, ता क़यामत खुला है बाब सुखन। अच्छा खासा बैठे बैठे गुम हो जाता हूँ, अब मैं अक्सर मैं नहीं रहता, तुम हो जाता हूँ। मोहतरम अज़मत बिलरामी फरमाते हैं, जला के ऊदे नज़र खानकाहे हस्ती में, बुलंदियों का सफ़र कर रहा हूँ पस्ती में। किया बादलों में सफर जिंदगी भर, जमी पर बनाया न घर जिंदगी भर, सभी जिंदगी के मजे लूटते हैं, ना आया हमें ये हुनर जिंदगी भर। इस प्रोग्राम में आप इस मुल्क के तमाम अहम शोराए कराम का कलाम भी सुनेंगे, उनसे गुफ्तगू भी होगी, उनके हालात ज़िंदगी से भी वाक़िफ़ हासिल करेंगे। हर हफ्ते की शब बारगाह लौह कलम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होगी। देखिए प्रोग्राम बारगाह लौह कलम डॉक्टर कमर रिजवी के साथ हफ्ते की रात 11:05 पर सिर्फ K21 न्यूज पर। तवज्जो फरमाइए। रोड के दरमियान बगैर ढक्कन के मेन होल, हादसात को दावते आम दे रहे हैं। खल्के खुदा क्यों हैं परेशान, थाने से कमरे अदालत तक आम आदमी के बुनियादी मसाइल पर मैं बात करूंगा कराची टुडे में। देखिए कराची टुडे पीर से जुमा 11:05 पर सिर्फ K21 न्यूज पर। तवज्जो फरमाइए। हर जगह खौफ का राज, छीना झपटी उरूज पर, शहर कायद और माफिया का राज, गैर जिम्मेदाराना पार्किंग, जिम्मेदार खामोश तमाशाई, लाकानूनियत ही कानून, मुहज़्ज़िब माशरा और बेहिसी, अमनो अमान के रिट पर अवाम,
सफाई निस्फ ईमान, लेकिन हम क्या किसी ने सुनी है चीखें? नहीं, पर अब सब सुनेंगे, क्योंकि चीख उठा कराची। देखिए प्रोग्राम चीख उठा कराची जुमेरात से हफ्ता शाम 7:05 पर सिर्फ K21 न्यूज पर। मैं हूँ शेफ सर। देखिए शेफ 21 पीर से जुम्मा 6:05 पर सिर्फ K21 न्यूज पर। डॉक्टर फहीम हर्बल शुगर के मर्ज का जड़ से खात्मा, ताकत बहाल, फायदा न होने पर पैसे वापस। 0307 544 381। सारिफीन की खिदमत ही हमारी लीडरशिप का है नस्बुलैन, जिसकी वजह से हमें हासिल है आपका एतमाद। जी फ्रेश प्योर काउ मिल्क, माँ के प्यार की तरह खालिस। मार्केटेड बाय gbazaar.pk। कौमी सूबाई नशिस्तों पर 3240 कागजात नामजदगी मुस्तरद, 22,711 उम्मीदवार मैदान में। इलेक्शन कमीशन का डेटा जारी। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी जारी, मजीद 1199 बाशिंदे लुट गए, 4,55,645 वापस जा चुके। साल 2023 महंगाई के हवाले से बदतरीन साबित, खाने पीने की अशिया पर 48% का रिकॉर्ड इजाफा, वफाकी इदारा शुमारियात की रिपोर्ट। अस्सलामुअलैकुम, K21 न्यूज़ के साथ मैं हूं वरीशा खान। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए K21 न्यूज़। क्यों? अब हुआ ना कुकिंग को फायदा, हर खाने में चिकन का जायका। Wow! Now that is some serious food. आ गए ये फैंस भी ना। उफ, इस स्पीड का तो सीन ही कुछ और है। Hi my fan. रेडी हो जा। सेल्फी या ऑटोग्राफ? क्या स्पीड होगी? 145, 150? अरे 250 Mbps PTCL फ्लैश फाइबर है ये तो हारिस और नसीम से भी ज्यादा फास्ट है। With PTCL Flash Fiber, हो जाओ तैयार to experience the world of lightning fast speed of up to 250 Mbps. इतनी consistent speed आज तक नहीं देखी bro. Call 1218 now and bring PTCL Flash Fiber home, the fastest internet in town. डॉक्टर फहीम हर्बल शुगर के मरज का जड़ से खात्मा, ताकत बहाल, पहले ही दिन अद्वियात और इंसुलिन से छुटकारा, फायदा न होने पर पैसे वापस। 0307 544 381। जी फ्रेश प्योर काउ मिल्क, माँ के प्यार की तरह खालिस। Marketed by gbazaar.pk for free home delivery. Call now. ये सहूलत अभी सिर्फ कराची के लिए मैसर है। डॉक्टर फहीम हर्बल शुगर के मरज का जड़ से खात्मा, ताकत बहाल, पहले ही दिन अद्वियात और इंसुलिन से छुटकारा, फायदा न होने पर पैसे वापस। 0307 544 381।
डॉक्टर फहीम हर्बल, शुगर के मरज का जड़ से खात्मा, ताकत बहाल, पहले ही दिन अद्वियात और इंसुलिन से छुटकारा। फायदा न होने पर पैसे वापस। 0307 544 381। Wow. Now that is some serious. आ गए ये फैंस भी ना। उफ, इस स्पीड का तो सीन ही कुछ और है। हाय माय फैन। रेडी हो जा। सेल्फी या ऑटोग्राफ? क्या स्पीड होगी? 145, 150? अरे 250 Mbps PTCL फ्लैश फाइबर है ये। ये तो हारिस और नसीम से भी ज्यादा फास्ट है। With PTCL flash fiber, हो जाओ तैयार to experience the world of lightning fast speed of up to 250 Mbps. इतनी consistent speed? आज तक नहीं देखी ब्रो। Call 1218 now and bring PTCL flash fiber home, the fastest internet in town. क्यों? अब हुआ ना कुकिंग को फायदा, हर खाने में चिकन का जायका। जी फ्रेश प्योर काउ मिल्क, माँ के प्यार की तरह खालिस। मार्केटेड बाय gbazaar.pk। सारिफीन की खिदमत ही हमारी लीडरशिप का है नस्बुलैन, जिसकी वजह से हमें हासिल है आपका एतमाद। व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट वनीज़े खान। स्ट्रीट टाइम में खुश आमदीद। जैसे हमेशा मैं आपके लिए एक ऐसा शो लाती हूं जिसमें हम आपको मालूमात देते हैं, फेमस पर्सनालिटीज़ से मिलवाते हैं और लोगों से चिट चैट करते हैं। तो हम आज मौजूद हैं शहनाई गुलिस्तान जौहर में और आज मैं आपको नए पैकेजेस के बारे में बताने वाली हूँ। आज का शो इसलिए भी अहम है कि नई ऑफ़र्स हैं और आज इनके यहाँ हेड ऑफिस में हम मौजूद हैं और हमारे स्पेशल गेस्ट बाबर भी होंगे। तो आए चले, हम मज़ीद देर नहीं करते, अंदर चलते हैं। जी व्यूअर्स, तो मैं शहनाई के हेड ऑफिस में अंदर आ चुकी हूँ और आते के साथ ही मुझे नए पैकेजेस और ख़ूबसूरत फर्नीचर नज़र आ रहे हैं। और आज व्यूअर्स हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्पेशल गेस्ट जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं, वो लाते हैं हमारे व्यूअर्स के लिए खुशियाँ और ऑफ़र्स। जी, तो खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में बाबर को। तो अस्सलाम वालेकुम बाबर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं मनीज़ा? ठीक है, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं, आपने अपना नया हेड ऑफिस बनाया, पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देती हूँ व्यूअर्स की और अपनी तरफ से। और आप बताएं कि आपने यहाँ ये ब्रांच खोली। जी अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि आप सबको पता है कि शहनाई पिछले 12 साल से मार्केट में काम कर रही है और हमारा गरीबाबाद में ऑफिस है, गुलिस्तान जौहर में हमारा हेड ऑफिस था। अभी हमने थोड़ी सी लोकेशन चेंज की, थोड़ा सा हम आगे आ गए और यहाँ पे हम बहुत सारे मुख्तलिफ पैकेजेस लाएँ, बहुत सारी अच्छी अच्छी ऑफ़र्स लाएँ जो कि अभी मैं आपको बताऊँगा। अच्छा, वो तो मुझे दिख रहे हैं, नए नए फर्नीचर्स भी आए हुए हैं, खूबसूरत। तो कौन से नए पैकेजेस आए हैं आपके अब? वनीज़ा, बेसिकली हमारे अभी 4 पैकेजेस चल रहे हैं जो कि हमारा पहला पैकेज है, पैकेज ए 1,99,000 रुपये का। उसके अंदर जो है वो फर्नीचर है, इलेक्ट्रॉनिक क्रॉकरी का सामान है, बारात का खाना है, 100 अफराद का। ठीक है, मतलब कि 2 लाख रुपए के अंदर हम फर्नीचर भी दे रहे हैं, सामान भी दे रहे हैं और 100 अफराद का खाना भी दे रहे हैं। इसी तरीके से हमारा पैकेज बी है जो कि 3 लाख रुपए का है। इसी तरीके से पैकेज सी है 4 लाख रुपए का है और पैकेज डी है 5 लाख रुपए का। तो ये हमारे पैकेजेस बने हुए हैं। अच्छा, जैसे इनके प्राइजेस चेंज हो रहे हैं तो जैसे फूड का बात करें, खाने का, तो डिशेस भी बढ़ जाती हैं।
हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, जैसे कि हमारा पैकेज बी होता है, पैकेज बी के अंदर हम जो है खाने का मेन्यू चेंज कर देते हैं, ठीक है। पैकेज सी के अंदर हमारे खाने का मेन्यू चेंज होता है, तो कुछ चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं, जिसकी वजह से पैकेजेस के रेट्स में फ़र्क आता है। लेकिन जो सबसे लीस्ट पैकेज है वो भी अच्छा है? वो भी अच्छा है बिल्कुल। जैसे कि हमारा कम से कम पैकेज है 2 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए में 100 अफराद का खाना है, ठीक है। पैकेज बी है, उसके अंदर हमारे पास 200 अफराद का खाना है, उसमें मेन्यू चेंज है। पैकेज सी के अंदर हमारे पास मेन्यू चेंज है। पैकेज डी हमारे पास 5 लाख रुपए का, उसके अंदर बीफ बिरयानी है, इसके अंदर लब्बे शीरी है। तो ये है कि पैकेजेस के जैसे जैसे रेट्स बढ़ते हैं उसमें फ़र्क आता जाता है रेट्स में। और जैसे आजकल तो हर चीज़ कस्टमाइज़ हो रही है, तो पैकेजेस भी कस्टमाइज़ हो जाते हैं? जी बिल्कुल, आप कोई भी पैकेज पसंद करें, पैकेज को आप कस्टमाइज़ अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। आप कहते हैं कि हमें जो है वो फर्नीचर में ये चेंजिंग करनी है, हमें खाने में चेंजिंग करनी है, तो आप प्लस माइनस कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। बेटी की रुखसती का मामला है तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर अभी रब्ता कीजिए और अपनी बुकिंग करवाइए। जी बाबर, जैसे आपने जिक्र किया 2 लाख वाले पैकेज का, तो ये 2 लाख में क्या कंप्लीट पैकेज है, क्या क्या चीज़ें हैं, और हमारे व्यूअर्स को बताएं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्योंकि इतनी कम प्राइस में आप कह रहे हैं पूरा पैकेज है, तो ये तो बिल्कुल मुमकिन नहीं है। तो आप उसका ज़रा हमारे व्यूअर्स को बताएं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, और खाने का भी बताएं कितने लोगों का है, क्या क्या डिशेज़ हैं, सब डिटेल्स में बताएँ। देखिए वनीज़ा, इस टाइम पे अगर आप देखें ना तो 2 लाख रुपए में सिर्फ खाना आ रहा होता है। आप बाहर जाते हैं मार्केट में खाना करने के लिए, जब हम बताते हैं अपने क्लाइंट्स को कि हम 2 लाख रुपए में फर्नीचर भी दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्रॉकरी का कंप्लीट सामान दे रहे हैं, सिर्फ 2 आइटम्स नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारे पास वॉशिंग मशीन, LED, सिलाई मशीन, जूसर मशीन, आयरन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं। तो व्यूअर्स, जैसे बाबर ने बताया कि 2 लाख के पैकेज में LED भी दे रहे हैं, वॉशिंग मशीन भी दे रहे हैं, और फर्नीचर सेट भी दे रहे हैं, ऊपर से 100 लोगों का खाना भी है। तो बाबर, ये किस तरह से मुमकिन है? इतनी सारी चीज़ें आप लोग कैसे मैनेज कर लेते हो? और एक मेरे पास लोगों ने बात पूछी थी कि ये कोई ट्रस्ट या डोनेशन पे है इदारा, इसका ज़रा आप मेरे व्यूअर्स को आज क्लियर करें। देखें, बेसिकली हमारा जो काम है ना वो एक फलाही काम है, ठीक है। हमारी एक प्राइवेट कंपनी है, शहनाई SMC प्राइवेट लिमिटेड, कोई NGO, कोई वेलफेयर नहीं है, हम कोई ज़कात खैरात पे काम नहीं करते। लेकिन हमारा बिज़नेस ऐसा है कि जिसमें हमारा बिज़नेस भी चल रहा है, साथ में हमें लोगों से दुआएं भी मिलती हैं। अच्छा, कहने का मकसद क्या है कि हम किस तरीके से पॉसिबल है, किस तरीके से पूरा कर सकते हैं। एक आम इंसान अगर मार्केट में जाता है वो फर्नीचर लेने के लिए, वो सामान लेने के लिए, खाना करने के लिए, तो वो इस कॉस्ट में हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसे होलसेल रेट पे नहीं मिलता, उसे मार्केट रेट पे मिलता है। लेकिन हम लोग होलसेल रेट पे काम कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारी फैक्ट्री अपनी है फर्नीचर की, जहाँ से हमारा फर्नीचर तैयार होता है। हमारा जो है वो पकवान हमारा अपना, जहाँ से हमारा खाना तैयार होता है। जितने हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक क्रॉकरी के आइटम्स हैं वो सब हम जो है वो ब्रांड्स हमारे साथ जो डीलरशिप है उनके साथ, तो हमें होलसेल रेट पे सारे आइटम्स देती हैं, तब जाके ये एक चीज़ पॉसिबल होती है कि हम एक कॉस्ट निकाल के पैकेज बनाते हैं। अगर आप परेशान हैं महंगाई के इस दौर में कम आमदनी में अपनी बेटियों को रुखसत करने के लिए, तो अब आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पे डायल करें, क्योंकि इनके पास है उन तमाम मसाइल का हल। डायल करें और पता करें कि आपको कौन सा पैकेज लेना है, आपके लिए कौन सा पैकेज है। शहनाई सिर्फ हमने गरीब तबके के लिए, लोअर के लिए नहीं रखा, हमने हर इंसान के लिए रखा है, हर तबके के लिए रखा है। हमारे पास ऐसे ऐसे पैकेजेस हैं जिसके अंदर हम फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक क्रॉकरी का कंप्लीट सामान, बारात का खाना दे रहे हैं, और वो फर्नीचर हम दे रहे हैं जो कि मार्केट में 8-8 लाख, 10-10 लाख रुपए के, यहाँ पे आप चले जाएँ, डिफेंस चले जाएँ या मंजूर कॉलोनी कहीं भी चले जाएँ, वहाँ पे आपको मिलते हैं, ठीक है। और वही हम 5 लाख रुपए के पैकेज के अंदर जो फर्नीचर बाहर से 6-6 लाख रुपए का है, वो हम उसमें खाना भी दे रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्रॉकरी का सारा कंप्लीट सामान दे रहे होते हैं। तो हमारे पास जितने भी तबके के लोग हैं वो सब आते हैं, हमसे शॉपिंग करते हैं। तो व्यूअर्स, यानी आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, फर्नीचर और इवन क्रॉकरी भी एक ही अंडर वन रूफ है ना ये सब कुछ, या आपके अलग अलग कोई आउटलेट्स हैं, या एक ही जगह सब मिल जाएगा? एक ही जगह से। हमारी कराची में इस टाइम 2 ब्रांचेस हैं। यह हमारा हेड ऑफिस है गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 6 के अंदर, और इसके अलावा गरीबाबाद फर्नीचर मार्केट में हमारी ब्रांच है, जहाँ आप जहाँ जो इंसान को करीब पड़ेगा वो वहाँ से जाके। नहीं, ये तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जब वैसे भी कोई लड़की की रुखसती हो रही होती है तो लोग जो है डिफरेंट मार्केट्स जाते हैं, उनको तो ख्वारी होती है, इधर जा रहे हैं, कभी क्रॉकरी मार्केट जा रहे हैं, कभी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट जा रहे हैं, तो ये तो अंडर वन रूफ सब कुछ है। जैसे कि मैंने खुद भी देखा कि आपके पैकेजेस में यहाँ सब चीज़ें अवेलेबल हैं, एक ही जगह आए और आराम से ले लें, तो टाइम भी सेव कर रहा है, मनी भी सेव कर रहा है, और 2 लाख में तो आजकल हो ही नहीं सकता। मतलब इवन तो अगर हम लेने जाते हैं कोई भी चीज़, तो मेरे ख्याल से तो 2 लाख में पूरा फर्नीचर भी नहीं होता। तो क्या तीनों चीज़ें, पूरा सेट है फर्नीचर का? जी, कंप्लीट 4 पीस फर्नीचर है, इलेक्ट्रॉनिक क्रॉकरी का सामान है और बारात का खाना है। इसके अलावा जब हम सेकंड पैकेज की बात करते हैं तो वो हमारे पास है 2,99,000 रुपये का, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास फर्नीचर चेंज हो जाता है, ठीक है, उसमें डिज़ाइन हमारे पास चेंज हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक क्रॉकरी का सामान चेंज हो जाता है, उसमें इवन के फ्रिज भी आ जाता है। इस टाइम 2,99,000 में हम फ्रिज भी दे रहे हैं, फर्नीचर भी दे रहे हैं। जी, फ्रिज भी है, फर्नीचर भी है, सामान भी है, और उसके साथ हमारे पास 200 अफराद का बारात का खाना भी है।
इसी तरीके से हमारे पास जो है वो तीसरा पैकेज है जो कि हमारे पास 3,99,000 रुपये का है। उसमें हमारे पास फर्नीचर चेंज हो जाता है, फैंसी फर्नीचर हो जाता है। मैं आपको अभी विजिट भी करवाऊंगा सारे फर्नीचर्स, जो कि आप देख के आपको एक अच्छा आइडिया हो जाएगा। इसके अलावा हमारा जो सबसे बड़ा पैकेज है वो हमारा 4,99,000 रुपये का। उसमें डीको फर्नीचर है, लासानी शीट पे तैयार होता है। उसमें कंप्लीट सामान है, फ्रिज, इलेक्ट्रॉनिक क्रॉकरी का कंप्लीट सामान और बारात का खाना 300 अफराद का। 300 अफराद का जो आपका सबसे बड़ा पैकेज है उसका है। और जो 2,99,000 वाला आपने बताया है उसमें आपने फ्रिज का भी बताया है। और 3,99,000 में क्या चीज़ ऐड हो रही थी? उसमें हमारा फर्नीचर चेंज हो जाता है, उसमें हमारे सामान में चीज़ें कुछ चेंज हो जाती हैं, प्लस माइनस हो जाती हैं। उसमें भी फ्रिज है और उसमें भी हमारे पास खाना है। दिए नंबर्स पर अभी कॉल करें, व्हाट्सएप करें, अभी फ़ोन उठाएं और राब्ता करें, ऑफर्स और पैकेजेस को अवेल करें। तो हमारे व्यूअर्स जो पैकेज चाहें अपने हिसाब से वो ले सकते हैं, बिल्कुल। जितना उनकी रेंज है, जितना उनका एक बजट है, उसके हिसाब से आराम से, यानी उसमें हर चीज़ कंप्लीट है, यानी उनको ऐड नहीं करना पड़ेगा। बस यहाँ है वो पैकेज बुक करवा लें तो वो कंप्लीट उनका हो गया। ये इतना बड़ा फ़र्ज़ जो अदा करना होता है रुखसती का, उसके लिए जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, तो आपने एक पैकेजेस की फॉर्म में बहुत अच्छा किया कि बना दिया। वो आके सिर्फ पैकेज परचेज़ करें। अच्छा, इसका कुछ ऐसा सिलसिला है कि कोई इंस्टॉलमेंट में करवाना चाह रहा है ये वाला? अच्छा, वैसे आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। बेसिकली हमारे पास जो क्लाइंट्स आते हैं ना, वो हमसे पूछ रहे होते हैं कि हमें कब बुकिंग करवानी चाहिए, कितने टाइम पहले बुकिंग करानी चाहिए। अभी जो हमने जो स्पेशल ऑफ़र निकाली है वो ये है कि अगर आपके पास 5 साल हैं, ठीक है, कुछ लोग हमारे पास होते हैं कि हमारी बेटी अभी छोटी है, हमें तो बुकिंग करवानी है क्योंकि रेट्स बढ़िया आएंगे, तो हम क्या करते हैं वनीज़ा कि हम जो है ना रेट्स को ऐसे कर देते हैं कि भाई आप 5 साल पहले भी अपना पैकेज बुक करवा सकते हैं। कुछ आपके सर्विस चार्जेस होते हैं जो आपको एक्स्ट्रा पे करने होते हैं, आपका पैकेज 5 साल के लिए वैलिड हो जाएगा। अच्छा बाबर, मेरा एक सवाल है पर्सनल सा कि वैसे जो अपर क्लास है या लाइट क्लास है, कुछ होते हैं ना उनके पास पिक्चर्स होती हैं कि हमें इस तरह का फर्नीचर चाहिए, या किसी ने आइडलाइज़ किया हुआ होता है कि मुझे इसी तरह का फर्नीचर चाहिए, तो वो आपको अगर डिज़ाइन दिखाएं तो वैसा आप कस्टमाइज़ करके बना देंगे उनके लिए? जी बिल्कुल वनीज़ा, जैसा कि मैंने कहा हमारी अपनी फैक्ट्री है ना, हम अपनी फैक्ट्री से उनके मनपसंद का फर्नीचर, हमारे पास कोई भी क्लाइंट आता है वो हमें पिक्चर्स दिखाते हैं कि हमें ये डिज़ाइन पसंद आ रहा है, गूगल से अक्सर पिक्चर्स पसंद करके ले आते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम फैक्ट्री में उसका ऑर्डर देते हैं और वो कम से कम मार्केट के रेट्स पे वो फर्नीचर हम उन्हें तैयार करके दे सकते हैं। तो व्यूअर्स, यानी मार्केट रेट से भी कम होगा और वही जो आपकी पिक्चर में या जो आपने सोचा हुआ है, अपने ख्वाब में देखा हुआ है कि मुझे ये फर्नीचर चाहिए, और यहाँ पे आने का ये फ़ायदा होगा कि आपको जो मार्केट्स में रेट है उससे कम मिलेगा। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप परेशान हैं महंगाई के इस दौर में कम आमदनी में अपनी बेटियों को रुखसत करने के लिए, तो अब आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पे डायल करें और पता करें कि आपको कौन सा पैकेज लेना है, आपके लिए कौन सा पैकेज है, और यकीनन इनके पास आपके तमाम मसाइल का हल है। अच्छा बाबर, एक बात बताएं, जैसे आप ये बता रहे थे 2 लाख और दूसरे आप कह रहे हैं कि अगर 5 साल पहले बुकिंग कराते हैं वही रेट्स रहेंगे, तो ये कैसे मुमकिन है? लाइक व्यूअर्स यकीन नहीं करेंगे, अगर आगे महंगाई बढ़ गई ज़्यादा तो आप कैसे? में लाना चाहता हूं। तो जिस दिन लगा तो उस दिन आप कह देते हैं बात। मैं तो नहीं, यहाँ पे अच्छा लग रहा है कि आपको अपनी जाती मसला कोई नहीं, जाती नहीं है। नहीं देखिए, आप देखें ना, हम ये जो मैटर है ना, पब्लिक इंटरेस्ट मैटर में हम लॉर्ड, मैं कोई जाती अगर होता तो मैं इतनी पिटीशन, तो आप मिनिस्टर बनना चाहते हैं? मैं नहीं बनना चाहता। एक चीज है, मैं नहीं बनूंगा, मैं इस्तीफा दे। The Honorable Judge has just pointed out that she was probably one of the authors of the thing. So it is inappropriate for you to please don't keep telling us. Please don't interrupt. Have some courtesy otherwise we will never make any. Please, can you wait? Yes, sir. How many times will you say please? Okay. Right. Please, if
but she just informed me that she was the person, the judge, probably in the Peshawar High Court. So it's not appropriate to discuss that matter. Okay. So please don't discuss your personal matter. If you're interested in missing persons, we'll certainly hear it. Thank you. Okay. So now can we hear someone else? Okay. Thank you, my lord. Ji, thank you. Ji, Mr. Shoaib Shaheen. माय लॉर्ड, एक तो गुजारिश ये है कि मेरा सिविल मिसलेनियस अपील लगी हुई है 161, ये होना चाहिए था, ये मेन पिटीशन नंबर्ड होनी चाहिए थी, ऑब्जेक्शन लगा दिया रजिस्ट्रार जी, इस वक्त ऑफिस ऑब्जेक्शन के अगेंस्ट है ये, व्हिच इज नहीं चले ठीक है, दिस मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट हम मुस्तरद करते हैं जी, ठीक है ऑफिस ऑब्जेक्शंस, इसीलिए एक्चुअली वो द मैटर इन माय एब्सेंस सम थिंग्स हैपेंड, so I think immediately I came back, I learned of these and fixed them for hearing these cases. अब असूलन तो करना चाहिए था कि चेंबर अपील सुनी जाती जी, फिर उस पे ऑर्डर होता, फिर वो लगता, तो हमने वक्त बचाया और आपका केस फौरन लगा दिया। थैंक यू सो मच। आप आई होप आपको इससे एतराज नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, मैं तो ग्रेटफुल हूँ। चलिए अब आप अपना केस बताइए। जी, मेरा केस माय लॉर्ड ये है, एक सेकंड आप नंबर बताइए। ये नील जी, वो नंबर नहीं लगाया। ठीक है, वी विल ऑर्डर इट टू बी नंबर्ड, अगर आप हम वी विल अंडरस्टैंड इट माय लॉर्ड। जी ओके जी। So we now seeing the main petition, not the appeal. जी ठीक है सर, जी मेन पिटीशन। माय लॉर्ड, मेन पिटीशन में मेरी जो गुजारिशात हैं वो मैं अगर प्रेयर में आ जाऊँ माय लॉर्ड, जो मैं सबमिशन पेश करना चाहता हूँ, तो हमारा ये है बेसिकली जो मिसिंग पर्सन्स और abuse of authority। One second at a time. So this was filed by Mr. Itizaz Ahsan himself. My lord, he is the petitioner. Sure. Okay. Right. ये पैराग्राफ 8 में बताइए, पैराग्राफ 8 पढ़िए, पेज 4 पे। My lord, that the petitioner is a senior advocate of the Supreme Court and well-respected lawyer, former parliamentarian and human rights activist. He has remained a federal minister, provincial minister, leader of the House. Federal minister? When was he federal minister? My lord, 2-3 times he remained. अब वो डेट चुके, इसमें लिखी नहीं हुई फैक्ट है, मैं I cannot say anything. So why is this relevant? Anyways, okay. Now what is the concerns? My lord, para 2, the petitioner is deeply disturbed and aggrieved by the continued and accelerated practice of enforced disappearances and subsequent reappearances of the citizens. It is evident that the law enforcement and other agencies are operating with complete impunity, and there is virtually no accountability for such illegal and unlawful actions. That in my lord. So what do you want us to do? जी, मेरा प्रेयर सर। आपकी प्रेयर जो है जी, पेज 32 पे, पेज 32 के ऊपर है। My lord, it is most respectfully prayed that this honorable court may graciously be pleased to accept the instant petition, declare the enforced disappearances or violative of inter alia Article 4, 9, 10, 14, 19 and 25 of the Constitution, declare that the Commission of Inquiry on enforced disappearances does not adequately comply with legal and international standards. ये Commission of Inquiry कौन सा है, जरा बताइए। ये सर, ये notification है my lord before your lordship's file on page 131. 131 my lord. जी, read it please. My lord, whereas on expiry of period allowed to the commission. When is this notification dated? ये है सर 1 March 2011. This was the first notification. नहीं सर, इससे पहले एक और था, उसके बाद ये आया, फिर आगे आज तक अभी लेटेस्ट एक नोटिफिकेशन भी जारी हुआ है। One second. So this is which government notification? ये फेडरल गवर्नमेंट। Who was in government then?
ये 2011 में पीपल्स पार्टी का ज़माना था। 2008 से लेकर 2013 तक दी देन प्राइम मिनिस्टर प्रोबेबली यूसुफ रजा गिलानी साहब, और उसके बाद परवेज क्या नाम था, ताजा परवेज अशरफ साहब। तो ये उस ज़माने में हुआ। So you don't want this, you want this notification struck down? I don't want, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये वो काम जो इनकी जिम्मेदारियां थी वो एडिक्वेटली नहीं कर पा रहे, ना कर सकते हैं, और इन्फोर्समेंट भी सच, क्योंकि ये 2011 से लेकर आज 2023 में बैठे हैं। सो फार एज टिल टुडे उनके रिपोर्ट के बकौल, वो मैंने नोटिफिकेशन भी इसमें लगा दिया है, जो रिपोर्ट है उनकी, कुछ लोगों के आर्डर्स इन्होंने किए हैं, बट सो फार एज उनकी अपनी रिपोर्ट के मुताबिक 2200 से ज्यादा अफराद वो हैं जो मिसिंग पर्संस में लोग अभी तक हैं, जिसके बारे में कुछ नहीं पता। और जो डिस्पोजल किए हैं, रिपोर्ट में कहा है कि कितने रिकवर हुए हैं? जी वो रिपोर्ट मैंने रिप्रोड्यूस की है। तो बता रहे हैं, ये भी बताइए ना कि जी मैं उसी पे नहीं, उसमें लफ्ज रिकवर नहीं लिखा, लेकिन मैंने जो रिपोर्ट है मुलाजा फरमाए पेज नंबर 10 पे मिलो। पेज 10 पे कैसे? जी मैंने रिप्रोड्यूस किया, मतलब अच्छा रिप्रोड्यूस। ये तो 2023 की रिपोर्ट है। जी सर 2023 की, जो हमारे पास अवेलेबल थी ऑन। नहीं मजीद तो वो खुद बता सकते हैं। तो ये तो जो नोटिफिकेशन है माय लॉर्ड, ये तो आप बता रहे हैं कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। जी सर। जिसके वजीर थे एतजाज हसन साहब खुद। शायद उस जमाने में वो नहीं थे। शायद वायद तो ना करें ना, आप पिटिशनर बिफोर अस, आपको पता होना चाहिए बातें ना। आपने कहा आई एम अ फेडरल मिनिस्टर, so he is in the People's Party, isn't he not? जी still he is in People's Party. So ये अपनी हुकूमत की नोटिफिकेशन को मुस्तरद करना चाहते हैं। अगर गलत थी तो मैं लौट भाई हम आपसे पूछ रहे हैं। जी सर बिल्कुल सर। अब आप बता दें हम करें क्या इसके अलावा। ये आप कहते हैं ये इसी की, तो कम से कम ये तो नोटिफिकेशन अच्छी बात है कि कमीशन इंक्वायरी तश्कील दी गई, आप चाहते हैं इसको मुस्तरद कर दें? नहीं सर, मैं ये चाह रहा हूँ कि ये 13 साल काम किया है इन्होंने, और जो मैं रिपोर्ट जो आपको सामने में पढ़ रहा था मैं पढ़ दूं, फिर सर मैं गुजारिशात पेश करता हूँ। नहीं, इसमें आप ये चाहते हैं कि डायरेक्ट दी फॉर्मेशन ऑफ कमीशन मेंशन इन पैराग्राफ 5 ऑफ द ग्राउंड, वो बताइए ना, वो आप कितने सारे पैराग्राफ कौन सा है जिसमें जो आप कमीशन बनाना चाहते हैं? जी सर। सर ये प्रेयर के अंदर जो है ना, इनका क्लॉज 4 है रोमन, डायरेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ कमीशन मेंशन इन द पैराग्राफ F ऑफ द ग्राउंड। सो कौन सा कमीशन है? ये कमीशन ऑलरेडी है, यू वांट टू रिप्लेस द कमीशन। बताइए कौन किस पेज पे? वो बहुत सारे F हैं, वेरी डिफिकल्ट टू रीड। किस में लिखा आपने? ये कौन सा फिर कमीशन बना है वो बताए। पेज 30 पे है। आप चाहते हैं? जी सर वो प्रपोज कमीशन का मैंने दिया है। ऑनरेबल जज ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। जी सर। प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार। माय लॉर्ड। ये तो लिखा है। ये पेज 20 29 जी F माय लॉर्ड। इसमें पैरा J से मैं अगर रेलिवेंट पढ़ना चाहूंगा, मैंने To comply with the legal and international standards, the Commission must have, number 1, independent members, number 2, a limited tenure for members, number 3, a process for removal of members on the grounds of misconduct or inability to carry out duties, and 4, a definition of enforced disappearance which is compatible with Article 2 of the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance. These persons who have luckily returned and at least optically none the worse for wear, like Sheikh Rashid, Farooq Habib, Sadaqat Ali Abbasi, Usman Dar, Azam Khan and others, would ideally be the best source of information about their captors, but the petitioner understands that they or their dear ones may be put to immediate jeopardy. They may therefore be saying that these people are... They were abducted, kidnapped, after some time. Sir, I'm sorry. Are they petitioners before us? No, my lord. It is public interest litigation before you. No, you are specifying certain individuals. Either you should say these individuals are very poor, people without any resources who cannot approach the courts. Or you have certain
Other priorities, I don't know. How can we compel a person who can file a review petition in the Dharna case and not file other cases and file every other case? How can you plead on behalf of another person unless that person is a underprivileged person? That's a different thing. But if you are saying, is Mr. Sheikh Rashid one of the underprivileged persons who does not have a voice, who does not have access to the media, who cannot engage a counsel, who cannot approach the court? Is he one of those persons? No, my lord. Yes, you are coming 184.3. My lord. Yes, my lord. देखिए, एक सेकेंड. दूसरी बात, Mr. Sheikh Rashid, मैं tomorrow say, I have no grievance. Who is Mr. Shoaib Shaheen to take my name in court? Have you made him a party? No, my lord. How can you? देखिए, there are certain basic principles of drafting. If you're going to plead someone else's case, either you array him as a petitioner or array him as a respondent. You cannot just use a person's name. And are all these persons aligned to certain political party? Then it becomes a political matter that you're bringing to the court. Either you come with a genuine request for missing persons. If you're going to make it politicized, this is not the forum for that. And these are persons who wax eloquent on television every day. So please, they are not underprivileged people who cannot. Has Mr. Sheikh Rashid ever been a minister? Right. How many times? खाली 7-8 मरतबा, I think. So ये मासूम लोगों में इनको आप कैटेगराइज करेंगे? आप जरा सोचिए ना. देखिए ना, अगर if you're genuinely interested, then please tell us. We will certainly assist. It's very wrong. But if Mr. Sheikh Rashid cannot come to the Supreme Court, then I don't think anybody can come to the Supreme Court. After all, Itizaz Ehsan has come to the Supreme Court. So can he come to the Supreme Court himself? You cannot plead someone else's case. My lord, I have not only the names. Who's Mr. Farooq Habib, the next name? He was a political activist. He belonged at that time to the PTI, but thereafter he left. And he was placed before the TV house. Before that, his cases... Before the house? Some TV station that I was kept somewhere. I went somewhere, and thereafter पीछे family ने सारे मुकदमात कर रखे थे कि he was arrested, he is kidnapped, he don't know the whereabouts, and thereafter he reappeared on the TV show that he said that I was missing on my own motion. मतलब मैं जो गुजारिश करता हूँ मैं अर्ज करता हूँ. One by one चलते हैं. So then he's also political activist. Chale. Who's Mr. Sadaqat Ali Abbasi? He was also a political activist. In which belonged party? To the PTI. They then have now changed. ये इनमें से कोई कोर्ट खुद कोई नहीं आया है. सर कोर्ट में इनकी अब चेंज क्या मतलब किस पार्टी में अब? Left the PTI, I think शायद इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी या किसी और पार्टी में या but TV हाउस में पेश किया गया. आपकी ये रंजिश है कि ये आपकी पार्टी छोड़ गए? No, my lord. हम ये कहते हैं. नहीं, एक सेकंड ठहरिए ना. तो आप इनके लिए प्लीड कैसे कर रहे हैं? अच्छा, अगला नाम पढ़िए. ये कौन है? उस्मान डार साहब. उस्मान डार भी, my lord, he was also a political activist belonging to PTI. हाँ? PTI then क्या आप किस पार्टी में? At that time, no, left PTI but not. तो हम क्या उनको कहेंगे वापस पीटीआई में शामिल हो जाओ? नो रीजन my lord. हम ये नहीं कहते. हमारी जो गुजारिश है सीनियर काउंसिल. सर मैं अर्ज करूंगा ना सर. अच्छा, अगला नाम कर लें. आजम खान कौन है? आजम खान, he was a bureaucrat. He was abducted. Was bureaucrat का क्या मतलब? He was PSPM, Principal Secretary to Prime Minister. What grade? 22 grade. Do you go higher than 22? Can you go higher than grade 22? No sir, that is the last. He can't plead his own case. सर वजह थी, मैं उसी पे आता हूँ. आप प्लीज देखिए ना, अगर आप इसको पॉलिटिकल लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, हम आपको इजाजत नहीं देंगे. नहीं सर, अगर नहीं, आप बिल्कुल अभी तक जो आपने बातें की हैं सारी आपने एक पॉलिटिकल पार्टी से वाबस्तगी की बातें की हैं, ठीक है? अब सर इसमें जो है ना सर, मैंने तमाम लोगों को My lord points out कि आपने और भी नाम लिखे हैं. ब्यूरोक्रेट्स के भी नाम दिए. ब्यूरोक्रेट्स के भी नाम है. मिसिंग पर्संस, ब्लोच फैमिली.
मोहम्मद खान भट्टी जी, ये कौन है? ये पंजाब का ब्यूरोक्रेट था सर। ये तो आपको इनसे क्या ताल्लुक है सर? हम नहीं, ये लोग मिसिंग हैं अभी। नहीं, अब पेश कर दिए गए तो फिर आपकी पिटीशन खत्म हो गई। नहीं सर, टू दैट एक्सटेंट मैंने ये कहा है कि किन हालात में इनको उठाया गया, किन हालात में अपियर कराया गया। एक सेकेंड ठहरिए ना। स्टेट एजेंसी या तो आप एतजाज एहसन साहब के सामने उठाया गया हो तो वो कह सकते हैं हाँ मुझे पता है, या जो उठाया गया शख्स वो खुदा के कहे कि मुझे मेरे साथ ये जुल्म हुआ, मेरे साथ ये ज्यादती हुई, तो हम उसको सुन लेंगे। बिल्कुल ठीक। आप किस मुंह से ये बात कर रहे हैं ये बताते हैं सिर्फ। सर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर लोगों पे प्रेशर है, स्टेट एजेंसीज का प्रेशर है, और वो इस काबिल नहीं है कि वो अपने आप को, ये लोग जिनके शोएब साहब, ये जो आपने जिन लोगों के नाम लिए ये तो असर रसूख वाले लोग हैं ना सर। जुल्म तो किसी पे भी हो सकता है। असर रसूख वाले पे अगर जुल्म हो, अगर वो ना उठ सके तो जनाब ने ही उनको माय लॉर्ड, अगर किसी पे जुल्म हो, असर रसूख वाला हो, पॉलिटिकल एक्टिविटी वजह से उनके साथ उनको बंद किया गया हो, किडनैप किया गया हो, उससे पार्टी तब्दील कराई हुई बाई फोर्स, उसकी एविडेंस आ जाएगी। मैं ये नहीं कहता कि जनाब आज ही ऑर्डर फरमा दे, जो हमारा कमीशन वाली बात थी। तो शेख साहब वो फ्री है ना? किडनैपिंग आपके पॉइंट ऑफ व्यू से किडनैपिंग हो गई, वापस आ गए, अभी तो उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दी कि हम किडनैप हुए थे या हमें बाय फोर्स ले जाके हमसे नहीं कहा। उसमें उस्मान डार ने बोला ये बात शेख रशीद ने बोली। कैपेसिटी में क्यों नहीं आते हैं? अब आपने देखे ना इसमें अपने पेज 3 पे ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का भी नाम लिखा हुआ आपने, PMNN स्टार, आपके अपनी उसमें जो है स्टार कैंडिडेट ख्वाजा मोहम्मद आसिफ जी वेंट मिसिंग। अब PMLN के हैं ये, अब आपके पास अथॉरिटी है कि इतने सारे नाम आपने लिखे हैं। मैं तो वो चीजें उनके नाम एफिडेविट्स हैं कि यार दे हैव अथॉराइज्ड यू टू अपीयर ऑन देयर बिहाफ। उनका टू दैट एक्सटेंट ग्रीवेंस के वो वापस आ गए, वो रिड्रेस हो गया। लेकिन जो कुछ उनके साथ हुआ उसके बारे में आप उसके गवाह हैं शायद साहब। सर पूरा पाकिस्तान गवाह है। नहीं ये देखिए ये डायलॉग इधर ना करें, ये बाहर जाके आप टॉक शोज पे कर लीजिए। नहीं प्लीज, अगर आप हमारा मजाक उड़ाएंगे उठा करके, नहीं हम आपको इजाजत नहीं देंगे। अगर आप इस मैटर को सीरियसली नहीं लेना चाहते हैं, जो हम बहुत सीरियसली लेना चाह रहे हैं इस मैटर को, और आप इसको अगर सियासी तौर पे इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, हम इजाजत नहीं देंगे आपको। इस पे ठीक है, ये बात कहना, अगर आप ऐसी बातें करेंगे कि आपके ख्याल में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, दूसरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग है, ये आपने सारे उनके तो किसी का आपने जिक्र नहीं किया इसमें। आपने एक मखसूस पॉलिटिकल पार्टी का जब आप एक जिक्र करते हैं ना, तो फिर सवालात भी उठेंगे। देखिए अब 184 में अब आप आए हैं, मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, अगर आप इसको सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे, हम आपको बिल्कुल इजाजत नहीं देंगे इस बात की। ठीक है। अब आप जितने नाम लिए हैं उनकी वाबस्तगी आपने कहा वो हमारी पार्टी छोड़ गए, भाई अब इसका हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। वो अंग्रेजी में कहावत है, आप उर्दू में पता नहीं कैसे कहेंगे, इफ यू कांट स्टैंड द हीट इन द किचन यू शुड नॉट बी इन द किचन। ठीक है, अब हर जमाने में क्या क्या गुजरा है, पाकिस्तान की तारीख हमारे सामने है। आप तो कह रहे हैं लोग घर आ गए, असर रसूख वाले लोग हैं, इनकी कोई है ग्रीवेंस, बाय ऑल मीन्स आइए, अदालतों के दरवाजे खुले हुए हैं। ये बातें नहीं है कि आप जाके बस इसको एक अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करें चीज़ों को। जेन्युइन बातें हैं, आपने इन सब को किया और बीच में आपने कहीं जाकर के मिसिंग पर्सन की बात कर दी है। पेज 6 पे मुलाजा फरमाए सर, मैं इस मौजू पे आने से पहले पेज 6 पे मुलाजा फरमाए। पेज 6 पे जी, उधर भी सबका मैंने अलग अलग सर टाइटल दिए हैं। नहीं पता, बताएं मिसिंग पर्संस, बताएं पेज 6 पे कहाँ पढ़ना चाह रहे हैं? एट द बॉटम सर। नहीं ऊपर से पढ़े ना। जी सर। पॉलिसी ऑफ द स्टेट, किधर से पढ़ रहे हो? ये सर मैं पेज 6 पे आप पे पढ़े ना, दीज प्लीज हैव फॉलन ऑन डेफ ईयर्स। पेज 7 पे है, सॉरी माफ कीजिए, पेज 6 में ये पढ़े जी। पेज 6 पे था सर, एट द बॉटम पैरा 14, bloach missing persons, that the practice of enforced disappearances has historically and disproportionately beleaguered the Baloch people. For decades, the families of the missing persons in Balochistan have held long marches, protested in front of press clubs, and made desperate pleas to the government to end the practice of enforced disappearance. These pleas have fallen on deaf ears. The PTI government introduced a law
criminalizing enforced disappearances, Shiri Mazari, a minister at time later, said that the law went missing after it was sent to the Senate. There was no further explanation on what this meant. It was understood that in an... यहाँ रुक जाइए जरा इधर मुझे समझा दीजिए. Law went missing. प्लीज देखिए जब आपने बात छेड़ी है, इसको बिल लिखना चाहिए था. I'm sorry. तो बिल कोई पेश हुआ, लेकिन पेश हुआ सेनेट में की कॉपी कहाँ लगी है? प्रोबेबली उसको वो नहीं लगी हुई, लेकिन उनकी स्टेटमेंट लगी हुई है. पेज अगर मैंने फाइल पढ़ा था, पेज 58 पे उसकी स्टेटमेंट. आप बिल की कॉपी हमें दिखाइए ना. ये ज्यादा मुश्किल काम तो नहीं होगा ना बिल की कॉपी लेना. अगर एक बिल हुआ है तो खुफिया बिल तो नहीं था. आपने इतना सीरियस बात कर दी तो वो जरा हमें दिखा भी दीजिए ना कि बिल कहाँ लगा है, किस सफे पे आपने लगाया है. सर पेज 58 पे स्टेटमेंट लगी हुई है, बिल की कॉपी नहीं लगी. किसकी स्टेटमेंट है? शीरी मजारी, दी देन मिनिस्टर, जिसने खुद इस बात को एडमिट किया. पेज 58 मिनिस्टर एट द टाइम. जी मिनिस्टर एट दैट टाइम. Did she tender her resignation? Subsequently नहीं. She tender her resignation? At that time no. मैं अगर मिनिस्टर हूँ और अगर मेरे बिल के साथ ये हरकत हो तो मैं क्या करूँगा? सर आप बता दीजिए. जी सर, उनको स्टैंड लेना चाहिए था. नहीं आप सिर्फ बताइए ना, आपके मुंह से हम सुनना चाहते हैं ना. दुरुस्त बात है, उनको स्टैंड लेना चाहिए था. पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है, कोई शख्स जो ओहदे पे होता है वो अपनी जिम्मेदारी नहीं, वो दूसरे पे डाल देता है. हर आदमी अपनी जगह खड़ा होकर काम करे तो बहुत अच्छी बात होगी. ठीक. मिनिस्टर फॉर व्हाट थी ये? ह्यूमन राइट्स. तो भाई ये अजीब बात है, मिनिस्टर फॉर ह्यूमन राइट्स कह रही है कि मेरा बिल गायब हो गया. जी सॉरी मुझे समझ नहीं आ रही बात. ये बात जरूर नहीं, ये सेनेट में गायब हो गया. यही उन्होंने लिखा है. सेनेट में कौन थे? सेनेट के चेयरमैन कौन हैं, थे या हैं? बिल मिसिंग था तो रीसबमिट कर देती. उसमें ऐसी कौन सी सेनेट में चेयरमैन कौन है? सादिक संजरानी साहब उस वक्त भी हुई थे, अब भी हुई हैं. ये सादिक संजरानी साहब किस पार्टी के हैं? बाप पार्टी से, बलूचिस्तान अवामी पार्टी. इलेक्ट किया सेनेटर्स ने जो अक्सरियती पार्टी थी. भाई आप बता देना. सब पीपल्स पार्टी पीटीआई की आई थिंक इनिशियली, बट सब्सिक्वेंटली. एक सेकंड ठहरिए. शीरीन मजारी साहिबा पीटीआई की मिनिस्टर थी. जी जी. चेयरमैन सेनेटर पीटीआई के वोट नहीं, लेकिन इत्तेहादी. पूरी बात सुने जी सर, सिर्फ हम समझने की बात समझ रहे हैं. संजरानी साहब पीटीआई के वोट से चेयरमैन सेनेट बने थे. जी. तो आपकी अपनी पार्टी के आदमी ने सेनेट बिल गायब कर दिया, ये आप एलिगेशन लगा रहे हैं. पार्टी तो मेरी नहीं थी. नहीं, हम इत्तेहाद था. हम पूछ लेंगे ना संजरानी साहब से. तो आप उनको एलिगेशन लगा रहे हैं कि उनने पीटीआई का बिल गायब कर दिया. अब मैं तो जो स्टेटमेंट मुझे शीरी मजारी साहिबा की लगाई गई है और यहाँ जो डिस्कस हुआ है उसके बारे में मैंने वो स्टेटमेंट लगा दी है. नहीं तो डॉन में पेज 58 पे लगाया हुआ ना आपने, क्लिपिंग लगाई हुई है. मिसिंग पर्संस बिल हैज गॉन मिसिंग से शीरीन मजारी. जी पेज 58 पे लगा हुआ है. बहुत सीरियस है. जी मैं वही उसी को पढ़ रहा था. नहीं अब आप देखिए ना, अब आप चेयरमैन सेनेट पे आपने एक बहुत एलिगेशन लगा दिया है. जरा बताइए तरीकेकार क्या है, बिल का आइन में कैसे होता है, नेशनल असेंबली से कैसे जाता है सेनेट? कॉन्स्टिट्यूशन कह रहे हैं आप सेनेट से गायब हो गया है, कमेटी के पास से बिल निकला है, उसके बाद सेनेट से वापस नहीं आया, नेशनल असेंबली से बात नहीं. कौन से प्रोसीजर है जरा बताइए. 75 होगा सर, आर्टिकल 75 70 से. Yeah. 70 introduction of Article 70 introduction and passing of bills. जी पढ़ लें प्लीज. जी सर. A bill with respect to any matter in the federal legislative list may originate in either house and shall, if it is passed by the house in which it originated, be transmitted to the other house, and if the bill is passed without amendment by the other house also, it shall be presented to the president for assent.
If the bill transmitted to the House under Clause 1 is passed with the amendment, it shall be sent back to the House in which it originated, and if the House pass the bill with those amendments, it shall be presented to the President for assent. And the custodian of the Senate is? The chairman. Chairman belong to your party? मेरी पार्टी नहीं सर, मेरी तो सिर्फ मेरी You voted for him. वोट किया, but not. Did you remove him? Did you seek his removal? No, my lord. Did you submit a resolution saying the chairman Senate is making bills disappear which were transmitted to the Senate? That's a very serious allegation, Shoaib साहब. जी मैं सर इस वक्त मैं नो आप इस वक्त आपने तहरीरी तौर पे बात लिख दी है ना हमारे सामने जी. आपने सोच समझ के पिटिशन ड्राफ्ट की, माशाल्लाह बहुत सीनियर वकील भी हैं और सियासतदान भी और मिनिस्टर भी रह चुके हैं, तो उन्होंने जो एलिगेशन, बहुत सीरियस एलिगेशन लगाया है, तो इसकी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट पे है. नहीं सर, मैं जो ये इसकी जिम्मेदारी किस पे आप बताएं ना, हम उसकी तायुद करने. इस पे तो मैंने अभी जो मेरा प्रेयर है शायद इस पे मैंने नहीं डिस्कस किया. मैंने बैकग्राउंड दिया है कि जो मिसिंग पर्सन्स के हवाले से जब ये कहा जाता है कि कोई भी इन्फोर्स जबरदस्ती कोई किसी को उठाएगा तो उस पर क्रिमिनल लायबिलिटी होनी चाहिए, तो जो वो नेशनल असेंबली से बिल पास हुआ वो गायब कर दिया गया. दैट वाज देखिए फैक्ट. चलिए हम आपकी बात के साथ चल रहे हैं. ये गायब किसने किया? चेयरमैन सेनेट ने गायब किया है. मैं उसको एविडेंस तो हमारे पास नहीं है, बट इन द प्रोसेस कहां से हुआ, किसने किया, ये फैक्ट आप है. बता देना, जो रखवाला है घर का वही गायब कर सकता है ना. वो रिस्पॉन्सिबल तो हो सकता है, वो डायरेक्टली शायद वो गायब ना करे, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फाइनली उसके ऊपर आती है कि उनको देखना चाहिए आपने था. उनको पार्टी क्यों नहीं बनाया है? अगर आप इतना सीरियस एलिगेशन लगा रहे हैं संजरानी साहब के खिलाफ, तो उनको कम से कम पार्टी तो बनाए ना. या तो ये जिक्र ना करें. आपने एक जिक्र कर दिया है कि इन्होंने एक बिल गायब कर दिया. ये मेरे ख्याल में तो बहुत, ये तो उसके जुमरे में शायद आ जाए. मैं लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ कि कल को कई अखबार की सुर्खी ना लग जाए, मगर ये बहुत ही सीरियस बात है. या तो आप इसको मजाक समझ रहे हैं या आप इसको सीरियसली लें. दोनों में से एक बात करें ना. अगर आप इस बात को सीरियसली लेते हैं, क्योंकि आपने लिख के कहा है, तहरीरी तौर पे कहा, और हमें कोई वजह नहीं है कि एक सीनियर वकील की बात को नज़रअंदाज कर दें, जो कि माशाल्लाह उनका अपना भी एक बहुत बड़ा नाम है, रेपुटेशन है पाकिस्तान में. तो ये इस बात को फिर हतमी आखिर तक ले जाइए ना. फिर आप उनको पार्टी बनाएं. अगर जनाब मुनासिब नहीं, हम मुनासिब कुछ नहीं समझेंगे. देखिए आप ऐसे एलिगेशन लगाएं, और वो भी देखिए वो वक्त वो था जब पीटीआई की हुकूमत थी. ये तो ये बात अजीब बात है कि एक मिनिस्टर, फेडरल मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि मेरी बिल गायब हो गया. भाई अगर ऐसी बात है, इसका मतलब एक बहुत बड़ी साजिश हुई है ना. सेनेट ने की है, चेयरमैन सेनेट ने की कि बिल ही गायब कर दिया. फिर उसे वोट आके मुस्तरद हो सकता है, मगर गायब तो नहीं हो सकता है बिल. तो अगर उन्होंने गायब कर दिया तो ये कितना बड़ा, अब इस क्या आप ही लफ्ज इस्तेमाल कर लें, आप मुनासिब समझेंगे. देखिए जब गलती अपने घर में भी हो ना, उस पर उंगली रखें. हमने एक नया असूल अपनाया है सुप्रीम कोर्ट में. जब हम गलत करते हैं हम कहेंगे. एक केस में नहीं, मैंने कई केसेस में कहा है कि ये केसेस नहीं लगे, ये हमारी गलती थी, ये हमने गलत किया है. तो अगर आप सिर्फ एक सियासी मकासद के लिए केसेस लाएंगे हमारे पास, वो एक अलग बात है. या फिर पूरी बात कीजिए, हम उनसे पूछ लेते हैं. अब हो सकता है वो कहेंगे जी मुझे तो कभी बिल आया ही नहीं है. ये शिव साहब ये रिकॉर्ड से गायब हो गया था या फ्लोर पे आए ही नहीं है डिस्कशन के लिए? इट वाज नॉट अ टेबल. इसमें तो जो श्री मजारी साहिबा है उसकी रिपोर्ट के ऊपर, उसकी स्टेटमेंट के ऊपर मैंने रिलाई किया है. वो ये कहती है नेशनल असेंबली से पास होकर उधर गया, पेज 58 पे उसकी स्टेटमेंट है. लेकिन उसके बाद आगे उसकी जो स्टेटमेंट है, बट इट वाज मिसिंग आफ्टर इट वाज सेंट टू द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल था, सेक्शन 52B पीपीसी के अंदर ऐड होना था. उसके अंदर कुछ कॉम्पनसेशन और कुछ सजाएं थी अगेंस्ट जो है डिसअपीयरेंसेस के. वो आपका जो है नेशनल असेंबली से पास होके, इट्स अ वेरी सीरियस मैटर. वैसे वहां से वो गया, वो सेनेट से गायब हो गया. That is her statement. और ये लेटेस्ट स्टेटमेंट है, ये 21 अक्टूबर 2023 के अखबार की है. तो ये मिसिंग पर्सन का केस से मिसिंग बिल का केस बन गया जी, इंक्लूडिंग दैट मिसिंग बिल केस. वो भी उसमें शामिल हो गया. और
और इसमें माय लॉर्ड मैंने बाकी जो रेफरेंसेस दिए हैं वो भी मुलाजा फरमा लें सर। इसमें जो ब्यूरोक्रेट्स के अलावा ये उस बिल की कॉपी तो हमें दिखा देना, क्या था मांग रहे थे उसमें आप? सर वो मेरे पास है नहीं, प्रोबेबली इसमें लगी नहीं है। हो सकता है पास हो गया या नहीं पास हुआ? नहीं सर नहीं हुआ, क्योंकि लॉ में तो वो नहीं आया। अब देखिए, अब हम आपका काम कर रहे हैं। माय लॉर्ड ने पॉइंट आउट किया, और ये बिल जो है ना, ये देखिए ये बिल है शोएब साइन साहब, ये बिल जो है ना, ये किधर से आपने प्रिंट आउट किया? ये नेशनल असेंबली की वेबसाइट पे रखा हुआ है, ये रखा हुआ है जी। तो थोड़ी सी कर लिया करें ना, ज़हमत फाइल में चूंकि नहीं था। नहीं, ज़हमत थोड़ी सी कर लेना, हमारा काम तो नहीं है कि अब ये चीजें निकालने आपके लिए। अब इसमें माय लॉर्ड ने सही कहा है कि 52B ऐड होना था इसमें पाकिस्तान पीनल कोड में, ठीक है, और 512 भी ऐड होना था पाकिस्तान पीनल कोड में, ठीक है, 513, 514 ये सेक्शंस ऐड होना थे। 5 years की जो इम्प्रिजमेंट और 5 lakhs कॉम्पनसेशन। ये बिल तो सबमिट किया है शेख रशीद अहमद ने, आपने कहा शाहीन मरजारी ने किया है, इस पे तो लिखा है मिनिस्टर फॉर इंटीरियर शेख रशीद अहमद। प्रोबेबली इन्होंने, लेकिन जो ये हमने हमारे सामने जो प्रिंट आउट हुआ है नेशनल असेंबली के सेक्रेटेरिएट से, इसमें तो नाम आ रहा है मिनिस्टर का, आ रहा है शेख रशीद अहमद जी। तो अब कहते हैं कि गवर्नमेंट इसको पास कर सकती है या नहीं कर सकती? नहीं सर, ये तो नहीं कर सकती। अच्छा, तो फिर ये तो शेख रशीद अहमद हैं। जी सर, लेकिन नहीं, ये आपने देखा ये? जी सर, अभी मुझे मेरे लड़के ने ला करके दिया है, तो एक फाइल में चूंकि था नहीं, मुझे रात ही फाइल मिली है, मैंने भी देखा। के मुताबिक भी वो कहती हैं वी हैड प्रीपेड। हाँ, लफ्ज, हाँ, आई का लफ्ज नहीं लिखा, वी का लफ्ज लिखा। श्री मजारी साहबा की स्टेटमेंट। एक और प्रिंट आउट दें उसके, 2 और। ये मेरे पास एक कॉपी है, नहीं हमने ले लिया है, खुद ही ले लिया प्रिंट आउट। नहीं है ये प्रिंट आउट लिया, ये आपने मैंने कहा आप देखें फिर आप दे दो, मुझे दे दीजिए, मुझे मिल जाएगा। बात बताना चाहते हैं आप हमें? जी सर, इसमें मेरी जो गुजारिश थी कि ये जर्नलिस्ट की भी आपने जिक्र किया पेज 11 पे। जी, इमरान रियाज का। ये कौन है? ये सर ही वाज ए जर्नलिस्ट, एंकर पर्सन भी रहा है, और नंबर मिसिंग है। मेरा नंबर नहीं सर, अब आ गया है पेज 2, लेकिन उसकी हालत तो बहुत चेंज थी और ही कुड नॉट इवन स्पीक, और कई महीने। ये देखें, ये आप जाती तौर पे गवाही दे रहे हैं शोएब साहब, ये जरा बात सोच के करें ना सर। या तो उनका कोई हल्फिया बयान हो या उनको पार्टी बनाए। अगर मैं कितने जर्नलिस्ट का आपने जिक्र किया बताइए? मैंने मेनली एक का ही किया है, इमरान रियाज का किया है सर, क्योंकि एक तो वो अरशद शरीफ का मैटर था। आपने 2 जर्नलिस्ट का शायद नाम ना सुना हो। इन्होंने कहा क्या कि ये इमरान रियाज साहब ने, ये मुझे किसने उठाया है? इन्होंने ये तो पता चला, लेकिन उन्होंने कहा जी बस खैर खैरियत से वापस आ गए हैं, और ये तो जो पुलिस ने खुद लिखा, ये पेज 11 और 12 पे अगर मुलाजा फरमाएं, जो पुलिस ने स्टेटमेंट दी है देयर आफ्टर फॉर। नहीं, पुलिस की बात तो आप नहीं मानेंगे ना। आप इमरान रियाज साहब ने क्या जिक्र किया, क्या कहा? इमरान रियाज का तो बस वो जो आया कि जी मैं वापस सेफली वापस पहुंच गया हूँ। He could not speak for many months, for some weeks properly. अब बोल सकता है। इमरान रियाज साहब असर रसूख वाले शख्स हैं या नहीं है? वो तो मैं मानता हूँ कि है। अच्छा, आप शायद इस कमरे अदालत में शायद 2 असर, और मेरे प्रोबेबली नॉलेज में उस वक्त नहीं होगा। नॉलेज में एक का नाम है मतीउल्ला जान जी, वो उस वक्त आए थे, वापस आ गए हुए थे या नहीं हुए थे? जी बिल्कुल हुए थे। किसकी हुकूमत थी? हुकूमत प्रोबेबली पीटीआई की थी। उनका जिक्र क्यों नहीं किया आपने अपनी पिटीशन में?
इसलिए नहीं किया कि सर वो चूंकि उस वक्त उन्होंने तो नहीं कहा कि मैं नहीं सर, वो उन्होंने तो ये नहीं कहा कि मैं तफरी पे गया हुआ था कहीं। नहीं सर, कोर्ट इंटरवेंशन पे आफ्टर 1 day ही वाज रिकवर्ड। आपने जिक्र क्यों नहीं किया उनका? सर जिक्र इसलिए नहीं किया कि वो आज का लाइव इशू नहीं है। आज के जो लाइव इशू है मैंने उनको जिक्र किया। लाइव इशू आपने बनाया है वो भी तो सर उनको भी सर ऐड फरमा दे जो कमीशन बनेगा। ऑल दोस पर्संस हु आर वेंट मिसिंग करें ना। एक और भी जर्नलिस्ट हैं, पता नहीं वो हैं या नहीं, मुझे नजर नहीं आ रहे, उनको भी कुछ मारपीट हुई थी उनकी। जी असद तूर की हुई थी मेरे नॉलेज में। उनका जिक्र क्यों नहीं किया आपने अपनी पिटीशन? सर क्वेश्चन ये है कि वो चीजें थी ऐसे ना। देखिए अगर आपने इसको सियासी तौर पे इस्तेमाल करना नहीं, देखिए ना ऐसे बात ना करें। ये दोनों जर्नलिस्ट से आपने बात की उस जमाने में की थी, असदूर से नहीं है, मदीउल्लाह जान से उस वक्त, बल्कि मैं केस में पेश हुआ था उस वक्त। केस में पेश हुए थे तो जिक्र इसमें क्यों नहीं कर रहे हैं? सर इसलिए नहीं किया कि आज के जो लाइव इशू थे तो 2023 के मैंने उनको टेकअप किया। और अगर माय लॉर्ड कमीशन बनाएंगे आई कंसेंट बिफोर योर लॉर्डशिप के उनके नाम भी ऐड कर देंगे कि किसने उठाया, क्यों उठाया, कैसे रीअपीयर हुए, कौन कौन लोग उसमें मुलविस हैं। एवरीवन शुड बी। शोएब साइन साहब, आप उन लोगों के नाम ले रहे हैं जो कि आकर के खड़े होकर ये नहीं कह रहे हैं कि मुझे फलां ने उठाया या गलत तरीके से उठाया। ठीक है, वो कह रहे हैं कि मैं अपनी वो तो चले काट के अब अपनी मर्जी से चला गया। हो सकता है दबाव में बैत कर रहे हैं, हो सकता है, मगर अब वो दो जर्नलिस्ट जो अपनी बात पे खड़े हुए हैं, वो तो इमरान रियाज भी खड़ा है सर। नहीं वो नहीं, आपने कहा कि उसने कहा कि जी मैं वापस आ गया बस, लेकिन उसके बाद तो उसकी हालत ही नहीं थी ना सर। सुन तो लेना सर। तो जो दो जर्नलिस्ट जिनके नाम आपने फिर रिलक्टेंटली ले लिए हैं अदालत में, वो तो ये नहीं कह, अरे सुन तो लेना सर, वो ये नहीं कह रहे हैं कि मैं नॉर्दर्न एरियाज गया हुआ था या मुझे किसी ने आके घर में पिटाई नहीं की। वो तो अपनी बात पे कायम है ना सर। दे शुड बी ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट। ठहरिए ना सर। वंस यू पिक एंड चूज देन we ask you a question कि why are you picking and choosing? Why are you not mentioning? अच्छा, यहाँ बात खत्म नहीं होती है, ठहर जाइए। जर्नलिस्ट का केस आया सुप्रीम कोर्ट में। So happened I was one of the members of that bench and we took notice and whose government it was and proceeded against us कि a judge cannot take notice. Do you remember that? उस वक्त तो आपने कोई बात नहीं की, आप खड़े होके नहीं आए मतीउल्लाह जान के साथ या असद अली तूर के साथ कि जी क्यों नहीं खड़े हुए उन लोगों। मैं तो उस वक्त देखिए अगर एक जुल्म को आप नजरअंदाज करेंगे ना तो फिर और होते जाएंगे। हर जुल्म पे खड़े हो जाइए। ठीक बात है सर। मैं तो योर लॉर्डशिप इज द कस्टोडियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजंस ऑफ पाकिस्तान, इनको सबसे पहले टॉप पे रख देते हैं। नहीं हमने बाकियों को भी शामिल तो आज लाए ना पिटीशन जी। कुछ लोग पिटीशन लाए थे, डायरेक्ट सहाफी लाए थे अदालत में। वो पिटीशन को तो आप लोगों ने चलने नहीं दिया। मैं नहीं था उसमें सर। नहीं मैं किसी साइड पे नहीं था उस वक्त। आप किस पार्टी में हैं आजकल? सर मैं तो सिर्फ एक गुजारिश करूंगा। आप किसी पार्टी में हैं? जी मैं पीटीआई में हूँ। तो किसकी हुकूमत थी जो चलने नहीं दी पिटीशन? मैं ऐसा ना करें सर, ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था ना, उसमें किसी पार्टी का ताल्लुक हो नहीं सकता। अगर मुझसे गलती होगी मैं मानूंगा। बिल्कुल ठीक बात है सर। अगर आप कहें नहीं मैं तो नहीं मानना अपनी गलती, दूसरों पे बस करूंगा। सर नहीं मैं तो वो पहला आदमी हूँ जो अगर मेरी गलती या किसी मेरी पार्टी की तो सबसे पहले एडमिट करूंगा। आपके ख्याल में जो उस वक्त तशद्दुद हुआ था सहाफियों पे बहुत गलत था? सर सुन तो लेना। जी सर। जो अदालत ने लिया था नोटिस, जो अदालत में डायरेक्ट पिटीशन फाइल हुई थी, ठीक है, क्या मौकफ था आपकी हुकूमत का उस वक्त? सर पहली बात तो ये है, मैं एक गुजारिश कर दूं। पहली बात तो ये है कि आई एम नॉट अपीयरिंग एज पीटीआई वर्कर और पीटीआई लीडर इन दिस केस। दूसरी बात सर, एजाज इज आल्सो नॉट अपीयरिंग एज पॉलिटिकल वर्कर ऑफ पीपल्स पार्टी। हम आए हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में। माय लॉर्ड के सामने जो चीज जरा आप समझते हैं किसी के साथ भी ज्यादती हुई, बट एज ऑफिसर ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट जो गलत हुआ किसी के साथ हुआ, जिसने किया उन सबको इसमें शामिल करके इस कमीशन में शामिल कीजिए। 100% हम एग्री करते हैं, मगर जब आप सिर्फ क्यों कर रहे हैं आपकी गवर्नमेंट में जो हुआ है उसको आप कंडेम कर रहा हूँ। आप कंडेम करते हैं जब आपके एहसास दिलाते हैं। मैं तो उस वक्त पार्टी में था ही नहीं वैसे, लेकिन बात ये थी कि ना गवर्नमेंट ने उस वक्त उठाया था ना आज गवर्नमेंट ने उठाया है लोगों को। जिस वक्त लोगों को उठाया गया वो भी कुछ और थे, आज भी कुछ और है। देखिए मैं आप फर्क, आपने जितने लोगों के नाम लिखे ना, या तो आप सबके लिख देते जो आपके
पार्टी में थे या नहीं थे या न्यूट्रल थे। जिन 2 जर्नलिस्ट का मैंने नाम लिया वो शायद इंडिपेंडेंट उनको तस्वर किया जाता है जर्नलिस्ट, वो किसी पार्टी से मुंसलिक नहीं है, कम से कम कोई एलिगेशन मैंने आज तक सुना नहीं है। पता नहीं, हो सकता है वो हो किसी के एलिगेशन तो खैर हर बंदे के खिलाफ लगाता है, उस पे तो नहीं जाता, बट दे आर क्रेडिबल जर्नलिस्ट, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूं। पूरी बात सुने ना, जब हम लोग काम करते हैं, इससे पहले कि कुछ हो सके हमने अपनी तरफ से काम किया, वो काम चलने नहीं दिया गया। ठीक है, आज अगर आप कहें कि मैं कोई तफरीक नहीं कर रहा हूं किसी में, बहुत अच्छी बात है, मगर फिर अगर आप तफरीक नहीं कर रहे होते तो बराए करम उन जर्नलिस्ट का भी नाम लिख देते जो मौजूद हैं कमरा अदालत में, जिन्होंने ये नहीं आज तक अपनी स्टेटमेंट से हटे नहीं कि हमें किडनैप नहीं किया गया या हमें मारपीट नहीं की गई। तो फिर आपकी पिटिशन में थोड़ा वजन बढ़ता कि आप अक्रॉस द बोर्ड कह रहे हैं कि ये अच्छा हमारे बंदे को उठाएं तो गलत है, वो दूसरे को उठाएं तो सही है, ये ना करें। हमारे लिए हर शहरी बराबर है, ठीक है, चाहे वो किसी पार्टी से भी मुंसलिक हो, हमें कोई दिलचस्पी नहीं है कि किस पार्टी से मुंसलिक को हमारे खिलाफ बयानात दे या फेवर में दे। अब आपने अगले दिन भी अब आपने जितने नाम लिए हैं ना, अब हम ये नहीं कह रहे हैं, मगर आप वो एक पर्टिकुलर स्लांट नजर आ रहा है उसमें। सर जो आजकल हो रहा है, मैं जनरल बात करते तो वो अलग है सर, तो मैं 2023 में बात करूंगा। अगर एक शख्स जिन लोगों को उठाया जाएगा मैं उनकी बात करूंगा, नहीं अब जिनको प्रोटोकॉल दिया जाएगा मैं लॉर्ड, उनको तो मैं नहीं नाम रखूंगा ना। प्रोटोकॉल क्या मतीउल्लाह साहब को प्रोटोकॉल मिला? नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ कि जिन पॉलिटिकल वर्कर्स को प्रोटोकॉल के साथ जाकर उनके जलसे कराए जाएंगे, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स को उठाया जाएगा। अब हम आपको रोकेंगे अगर आप इसको सियासी फोरम बनाना चाह रहे हैं। नहीं सर नहीं, मैं तो इसलिए तो दूसरी तरफ ले आया मैं लॉर्ड। अब मेरा एक पैराग्राफ पेज 10 पे देखेंगे जी, पेज 10 पे बताइए। जी सर, आई एम सॉरी सर, पहले मैं एक और बंदे का नाम लेके पेज 7 पे पैराग्राफ 16 सर, फिर मैं आ गया। दैट डॉक्टर दीन मोहम्मद बलोच, a Baloch physician and politician, has been missing for 14 years. He was affiliated with the Baloch National Movement. His family has filed a case with the police in Khuzdar and filed application in the Balochistan High Court. There has been no trace of him for years. More recently, Baloch students have been subjected to short-term disappearances, being picked up, kept in secret detention facilities and released several days later. और my lord की judgment author judge दी then इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब Chief Justice, that in Constitution Petition number 77 of 2010, reported as 2012 as CMR 1958, the Supreme Court's original jurisdiction was invoked to protect the lives and properties of the people of Balochistan, to take all such steps to prevent target killings, abductions, kidnappings, and to deal with the issue of missing persons. In paragraph 49 subpara 3 of the judgment, the Supreme Court found there are prima facie serious allegations of the involvement of Frontier Corps, as it is evident from the report submitted by the Inspector General of Police that in every third case the FC इस फैसले पे समाअत कर रहे थे। चीफ जस्टिस ने बताया कि मेरे किए गए फैसले और बेंच से किए गए फैसले मुल्क के हक में हमेशा बेहतर होते हैं। फैसला वही किया जाएगा जो उस आइन की रूह से बेहतर हो। और अब शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच की जानिब से लापता अफराद और जबरी गुमशुदगियों के केस की समाअत। क्या सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट को कानून साजी का हुक्म दे सकती है? हम समझते हैं कि हर इदारे को अपनी हुदूद में रहना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के दौरान समाअत रिमार्क्स। बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ के पास रहेगा या नहीं? पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील पर समाअत। इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील पर फैसला महफूज। दरखास्त पर समाअत पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज खान ने की।
आम इंतखाबात की तैयारियां। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और साबिक वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का आज लाहौर का दौरा शेड्यूल। बिलावल भुट्टो जरदारी पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास की सदारत करेंगे। बिलावल हाउस लाहौर में मुनक़िदा इजलास में मुल्की सियासी सूरत हाल और आम इंतखाबात के हवाले से अहम फैसले होंगे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हमजा शहबाज ने कहा है कि मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए 10 साला मुआशी प्लान तैयार करेंगे। हमजा शहबाज का कहना था कि बानी PTI ने 1 करोड़ नौकरियां 50 लाख घर देने का वादा किया था। किसी को एक घर नहीं मिला बल्कि गरीबों के घरों को गिराया गया। बोले इलेक्शन में मुल्क की तकदीर का फैसला होना है। लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। सरबरा JUIFA मौलाना फजलुर रहमान ने एक बार फिर इलेक्शन के इल्तिवा का मुतालबा कर दिया। कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड सिर्फ एक पार्टी की बात नहीं, 2 सूबों की भी यकसा पुरअमन माहौल फराहम किया जाए। शुमाल और जनूबी वजीरिस्तान में हमारे कारकुनान पर हमले हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान दोनों के हालात ख़राब हैं। ऐसी सूरत में इलेक्शन मुहिम कैसे चलेगी? Put the motion before the House. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it. The motion is carried, and the leave to introduce the bill is granted. पाक फौज मुखालिफ प्रोपेगेंडे पर सख्त सजा की तजवीज़। पीपल्स पार्टी के बहरमन तुंगी की करारदाद पेश। सेनेट के अरकान ने मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली। मुल्क मुआशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन। वज़ीर आज़म का पैगाम। अनवारुल हक काकड़ का लाहौर बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर का दौरा। मुख्तलिफ उमूर की आगाही दी गई। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव। कारोबार का मुस्बत आगाज। 100 इंडेक्स में 600 से ज़ायद पॉइंट का इजाफा। कुछ देर के लिए 65,000 की नफसियाती हद बहाल हो गई। ताहम बाद में मार्केट दोबारा मनफी जोन में चली गई और 64,000 की सतह पर आ गई। साल 2023 महंगाई के हवाले से बदतरीन साबित। खाने पीने की अशिया पर 48% का रिकॉर्ड इजाफा। वफाकी इदारे शुमारियात की रिपोर्ट। बिजली गैस की कीमतों ने सारिफीन की कमर तोड़ दी। 2400 अरब रुपए से ज़ायद का बोझ डाला गया। गुज़िश्ता बरस शहरी भारी भरकम बिल्स तले दबे रहे। पेशावर पुलिस की बरवक्त कार्रवाई। दहशतगर्दी के बड़े हमले को पसपा कर दिया। 8 से 10 शिद्दत पसंद पुलिस थाना और चौकी पर हमला करना चाहते थे। पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए दहशतगर्दों का मंसूबा नाकाम बना दिया। SSP ऑपरेशन पेशावर के मुताबिक बरवक्त जवाबी कार्रवाई से दहशतगर्द अपना हदफ हासिल ना कर सके। कराची के इलाके मेमन गोट और जंजाल गोट में फायरिंग। 2 अफराद जाँ बहक हो गए। मेमन गोट में फायरिंग से जाँ बहक भैंसों के बाड़े के मालिक अब्दुल करीम को डाकुओं ने दौरान डकैती मुजाहमत पर गोली मारी। दूसरी जानब सुपर हाईवे जंजाल गोट में फायरिंग से 30 साला शख्स जाँ बहक हुआ। मकतूल की शनाख्त अमीन ज़ादा के नाम से हुई। तकरीबन वाकया रात को 12 बजे के बाद वाकया पेश आया है और तकरीबन 1:45 बजे हमें पता चला है और हम लेके गए उसको कोरंगी नंबर 5। अम्मी एक सेकंड, अम्मी तो कोरंगी 5 लेके गए। 5 नंबर वालों ने फ़ौरन उसको देखा और कहा कि जिना लेके जाएं। जिना में जाके उसकी जब ट्रीटमेंट शुरू हुई तो CT स्कैन के बाद फिर पता चला कि उसके सर में गोली लगी और गोली जो है ना वो काफ़ी अंदर तक चली गई है। ऑपरेशन नहीं कर देखिए नॉर्मली जो आतिशबाजी और गोली जो चल रही थी वो चल रही थी। जो हर साल का जो रिवायत है वो बरकरार थी और बस इस बार हम शिकार हो गए इस बात का। क्या बोलूं, मेरी तो बच्ची वापसी नहीं आएगी। दुनिया की खुशी में हमारा गम। मेरी बच्ची वापसी नहीं आएगी। रात को ऐसी खुशी से रो रही थी, अम्मी मैं आऊँगी, बुब्बू दे दो मुझे, अम्मी मुझे बुब्बू दे दो।
कराची में न्यू ईयर नाइट से पर हवाई फायरिंग से सर में गोली लगने से जख्मी बच्ची चल बसी। सानिया माँ बाप की इकलौती बच्ची थी। गुस्सा गम से निढाल हैं। रिश्तेदारों समेत पूरा मोहल्ला आपदीदा। बच्ची के वालिद का कहना था कि लोगों की खुशियाँ हमारा गम बन गई। आलमी कवानीन पामाल। साल 2024 में भी सहूनी रियासत की जानिब से मजलूम फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। इसराइली बमबारी से मज़ीद 15 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। 7 अक्टूबर से अब तक शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 21,978 हो गई, जबकि और 57,697 ज़ख्मी हो चुके हैं। इसराइली जेल में कैद एक और फ़लस्तीनी को शहीद कर दिया गया। दूसरी जानिब मगरबी किनारे से इसराइली फ़ौज ने 2 ख़वातीन समेत मज़ीद 32 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक होने वाली साबिक विफाकी वज़ीर शीरी मज़ारी की बेटी इमाम मज़ारी और उनके शौहर वकील अब्दुल हादी के वलीमा और कव्वाली नाइट की वीडियोस मंजर आम पर आ गई। दावत वलीमा मुल्तान में मुनक़िद हुई थी। तुम तीनों गरीब हो ना? बहुत ज्यादा सरकार। तुम्हें गरीबों से हमदर्दी भी है? जी बिल्कुल। पुअर फंड का मतलब समझते हो? गरीब फंड यानी गरीबों से जमा किया हुआ चंदा। हमने तुम्हारी तरफ से भी चंदा दे दिया। फिक्र नहीं, तुम्हारी तनख्वाह में से काट लेंगे। क्या समझे? अबे जिंदा हो या मर गए? अभी तक तो जिंदा है जी। जिंदा हो तो फिर भागो यहाँ से। खून सफेद हो गया है कम वक्तों का। गरीबों से कोई हमदर्दी नहीं, हालांकि खुद गरीब है। और बिस्मिल्लाह। माशाअल्लाह क्या मूछे हैं। खाना खराब का बच्चा। खुदा करे आपका ये शिमला श्रीनगर तक पहुंचे। वाह वाह वाह। माफ कीजिएगा, आप कौन है किबला? इन सीढ़ियों में मैं तुम्हें अपना जुग्राफिया क्या बताऊं। इस हल्दी खान ने तो दौड़ा दौड़ा के मेरी हिस्ट्री खराब कर दी। लेजेंडरी कॉमेडियन लहरी के मद्दा उनका 95वां योम पैदाइश मनाना न भूले। लहरी ने फिल्मी करियर का आगाज़ 50 की दहाई में किया, जो 30 साल तक जारी रहा। उन्होंने 300 से ज़ायद फिल्मों में काम किया। मज़ाहिया अदाकारी में भी मुनफरिद अंदाज के मालिक रहे। अदाकार लहरी ने निगार अवार्ड समेत दर्जनों अवार्ड हासिल किए। लहरी 13 सितंबर 2012 को कराची में वफात पा गए थे। सर्दियों के बेहतरीन मौसम में होने वाली मुसलसल लोड शेडिंग के लिए 2 लाइन्स। रोशन है दिल बेदार ना की शब जरा, क्यों शाम ही से बुझी महफिल के सब चरा। रोशन है दिल बेदार ना के शब। गुज़िश्ता 4 दिहाइयों से वो हर नस्ल में यकसा मकबूल गुलकार सज्जाद अली ने सर्दियों में बिजली की लोड शेडिंग पर एक और गाना रिलीज कर दिया, जिसमें उन्होंने आवाम के सबसे बड़े मसले लोड शेडिंग को मौसीकी के साथ पेश किया। They are coming back. They live to hunt. They are predators.
और हॉलीवुड हॉरर थ्रिलर मूवी प्रे टू दी हंट का फुल टीजर ट्रेलर जारी। फिल्म जल्द ही सिनेमाघरों में धूम मचाने आ रही है। अस्सलामुअलैकुम, K21 न्यूज़ के साथ मैं हूं सैयद मेहदी अब्बास। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हुए आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट में लापता अफराद जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ केस की समाअत जारी है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली बेंच का हिस्सा हैं। एतजाज़ एहसन समेत मुतादिद अफराद ने जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ दरखास्तें दायर कर रखी हैं। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट को कानून साजी का हुक्म दे सकती है। हम समझते हैं कि हर इदारे को अपनी हदूद में रहना चाहिए। हम पार्लियामान को कानून साजी करने का हुक्म नहीं दे सकते। कानून बन गया है, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से उसे पढ़ लें। हम समझते थे कि मिसिंग पर्सनस का मसला अहम है तो केस लगा दिया। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की सरबराही में लापता अफराद कमीशन बनाया गया है। इस कमीशन ने अब तक कुछ नहीं किया। अदालत हुकूमत से पूछे 50 साल से लापता अफराद पर कानून साजी क्यों नहीं की। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत कैसे पार्लियामेंट को हुक्म दे सकती है कि फलां कानून साजी करो। आइन की कौन सी शक अदालत को इजाज़त देती है कि पार्लियामेंट को कानून साजी का हुक्म दे। PTI के वकील शुएब शाहीन ने कहा कि हमारी अपील पर रजिस्ट्रार के एतराज़ात हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि हम ऑफिस की जानिब से लगाए गए एतराज़ात ख़त्म करते हैं। इलेक्शन एक्ट के बाद ताहयात नाअहली बरकरार रहेगी या नहीं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी लार्जर बेंच आज केस सुनेगा। गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली से मुतालिक दरख्वास्त पर बेंच तश्कील दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली से मुतालिक नोटिस पर 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया जो आज मामले की समाअत करेगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली लार्जर बेंच का हिस्सा हैं। बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ के पास रहेगा या नहीं। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज खान ने दरख्वास्त की समाअत की। दौरान समाअत इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन की हाई कोर्ट के फैसले पर नजरसानी की इस्तदा है। इलेक्शन कमीशन ने PTI को नोटिस जारी किया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन PTI ने सही तरीके से नहीं कराए। इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पर सवाल उठाए गए। कहा गया कि इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर आइनी है। सिंगल बेंच ने इंतखाबी निशान से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल किया। इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर हुक्म इम्तनाई जारी किया गया। इलेक्शन कमीशन उसमें फरीक था, उसको नहीं सुना गया। वफाकी हुकूमत केस में फरीक ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन एक बाइख्तियार इदारा है, उसे अपने फैसले करने का इख्तियार है। उन्होंने जो रिलीफ दिया वो पूरा फैसला है, उसके बाद कुछ नहीं बचा। इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर ऐसा फैसला नहीं दिया जा सकता। यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, देखते आइए K21 न्यूज़। सारिफीन की खिदमत ही हमारी लीडरशिप का है नस्बुलैन, जिसकी वजह से हमें हासिल है आपका एतमाद। जी फ्रेश प्योर काउ मिल्क, माँ के प्यार की तरह खालिस। मार्केटेड बाय gbazaar.pk। क्यों, अब हुआ ना कुकिंग को फायदा, हर खाने में चिकन का जायका। Wow, now that is some serious. आ गए ये फैंस भी ना। उफ, इस स्पीड का तो सीन ही कुछ और है। Hi my fan. रेडी हो जा। सेल्फी या ऑटोग्राफ? क्या स्पीड होगी? 145, 150? अरे 250 Mbps PTCL फ्लैश फाइबर है ये। ये तो हारिस और नसीम से भी ज्यादा फास्ट है।
With PTCL Flash Fiber, हो जाओ तैयार to experience the world of lightning fast speed of up to 250 Mbps. इतनी consistent speed आज तक नहीं देखी bro. Call 1218 now and bring PTCL Flash Fiber home, the fastest internet in town. डॉक्टर फहीम हर्बलिस्ट, शुगर के मरज का जड़ से खात्मा, ताकत बहाल, पहले ही दिन अद्वियात और इंसुलिन से छुटकारा। फायदा न होने पर पैसे वापस। 0307 5444 381। जी फ्रेश प्योर काउ मिल्क, माँ के प्यार की तरह खालिस। Marketed by gbazaar.pk for free home delivery. Call now. ये सहूलत अभी सिर्फ कराची के लिए मैसर है। Wow. Now that is some serious. आ गए ये फैंस भी ना। उफ, इस स्पीड का तो सीन ही कुछ और है। हाय मैं फैन। रेडी हो जा। सेल्फी या ऑटोग्राफ? क्या स्पीड होगी? 145, 150? अरे 250 Mbps. PTCL Flash Fiber है ये। ये तो हारिस और नसीम से भी ज्यादा फास्ट है। With PTCL Flash Fiber, हो जाओ तैयार to experience the world of lightning fast speed of up to 250 Mbps. इतनी consistent speed आज तक नहीं देखी bro. Call 1218 now and bring PTCL Flash Fiber home, the fastest internet in town. क्यों? अब हुआ ना कुकिंग को फायदा, हर खाने में चिकन का जायका। जी फ्रेश प्योर काउ मिल्क, माँ के प्यार की तरह खालिस। Marketed by gbazaar.pk। सारिफीन की खिदमत ही हमारी लीडरशिप का है नज़्बुलैन, जिसकी वजह से हमें हासिल है आपका एतमाद। वली दक्कनी फरमाते हैं, राह मजमून ताज़ा बंद नहीं, ता क़यामत खुला है बाब सुखन। अच्छा खासा बैठे बैठे गुम हो जाता हूँ। अब मैं अक्सर मैं नहीं रहता, तुम हो जाता हूँ। मोहतरम अज़मत बिलरामी फरमाते हैं, जला के ऊदे नजर खानकाहे हस्ती में, बुलंदियों का सफर कर रहा हूँ पस्ती में। किया बादलों में सफर जिंदगी भर, जमी पर बनाया न घर जिंदगी भर। सभी जिंदगी के मजे लूटते हैं, ना आया हमें ये हुनर जिंदगी भर। इस प्रोग्राम में आप इस मुल्क के तमाम अहम शोराए कराम का कलाम भी सुनेंगे, उनसे गुफ्तगू भी होगी, उनके हालात ज़िंदगी से भी वाक़िफ़ हासिल करेंगे। हर हफ्ते की शब बारगाह लौह कलम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होगी। देखिए प्रोग्राम बारगाह लौह कलम डॉक्टर कमर रिजवी के साथ हफ्ते की रात 11:05 पर सिर्फ K21 न्यूज पर। शहर कायद और माफिया का राज, गैर जिम्मेदाराना पार्किंग, जिम्मेदार खामोश तमाशाई, या कानूनियत ही कानून, मुहज़्ज़िब माशरा और बेहिसी, अमन व अमान के रिट पर अवाम, सफाई निस्फ़ ईमान लेकिन हम किसी ने सुनी है चीखें? नहीं, पर अब सब सुनेंगे, क्योंकि चीख उठा कराची। देखिए प्रोग्राम चीख उठा कराची जुमेरात से हफ्ता शाम 7:05 पर सिर्फ K21। आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद या मंजूर होने के रिटर्निंग अफसरों के फैसलों के खिलाफ अपीलें दायर करने का सिलसिला आज दूसरे रोज़ भी जारी है। लाहौर के अपीलेट ट्रिब्यूनल में 20 से ज़्यादा अपीलें दायर हो चुकी। लाहौर, कराची, कोयटा और दीगर शहरों में भी अपीलें दायर करने का सिलसिला बरकरार है। लाहौर हाईकोर्ट में 9 अपीलेट ट्रिब्यूनल तश्कील दिए गए हैं। आरओज़ के फैसलों के खिलाफ अपीलें दायर करने का सिलसिला कल तक जारी रहेगा।
JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने इंतखाबात मौखर करने का मुतालबा कर दिया। डेरा इस्माइल खान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मौलाना फजल रहमान का कहना था, हम नहीं समझते इलेक्शन हो सकेंगे। इलेक्शन चंद दिन मौखर हो जाएं तो कोई हर्ज नहीं। इलेक्शन कमीशन को हमारी दरख्वास्त पर गौर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इलेक्शन में जाना चाहते हैं लेकिन माहौल भी होना चाहिए। इन हालात में हम कैसे इलेक्शन मुहिम चला सकते हैं। फजलुर रहमान का मजीद कहना था कि इस वक्त हमें सीट एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं, सीट एडजस्टमेंट ज़रूरत की बुनियाद पर होगी। 4 सालों में मईशत ज़मीन बोस हो चुकी है, मुल्क फिर से दिवालिया होने की तरफ जा रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि एक ऐसा देश बनाएंगे जहां सब्सिडी अशराफिया के बजाय बराह रास्त गरीबों को मिले। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने बयान में कहा कि आइए मजीद फलाही पाकिस्तान की तामीर के लिए आगे बढ़ें, एक ऐसा देश बनाएं जहां रियासत शहरियों को बुनियादी हुकूक मसलन बेहतर तालीम और तिब्बी सहूलियात मुफ्त फराहम करे। बिलावल भुट्टो का मजीद कहना था कि हम एक ऐसे मुस्तकबिल की जानिब बढ़ें जहां रंग, नस्ल, अकीदे की तफरीक के बगैर आवाम के लिए काम किया जाए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने रात गए ज़ेर तामीर नए रावी पुल और शाहदरा चौक का दौरा किया है। वज़ीर आला ने रावी ब्रिज पर रात की शिफ्ट में जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया और तामीराती सरगर्मियों का जायज़ा लिया। पुल की जल्द तामीर के लिए तमाम ज़रूरी वसाइल बरोकार लाने की हिदायत की। मोहसिन नकवी ने कहा कि मनसूबे पर दिन रात काम किया जाए और 31 जनवरी तक मुकम्मल करने की पूरी कोशिश की जाए। वज़ीर आला ने शाहदरा चौक पर काम की रफ्तार तेज़ करने का हुक्म दिया। IMF बोर्ड ने इजलास तलब कर लिया जिसमें पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ किस्त की मंजूरी दी जाएगी। IMF के पाकिस्तान के इक्तिसादी जायजे और $70 करोड़ के लगभग मालियत की अगली किस्त की मंजूरी के लिए एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास का नया शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसके तहत पाकिस्तान के मामले पर IMF बोर्ड का इजलास 11 जनवरी को होगा। इजलास के दौरान पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ की अगली किस्त की मंजूरी दी जाएगी। लाहौर के हल्के NA 127 से पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी की मंजूरी का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। रिटर्निंग अफसर ने 4 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। फैसले में कहा गया है कि 2 सियासी जमातों से वाबस्तगी के मामले पर इलेक्शन कमीशन से रुजू किया जाए। शिकायत कुनंदा मोहम्मद अयाज मुतालिका फोरम पर रुजू करे। रिटर्निंग अफसर ने कहा कि शिकायत कुनंदा अयाज NA 127 से ताल्लुक़ नहीं रखता। शिकायत कुनंदा अयाज नारोवाल का रिहायशी है। फैसले में कहा गया है कि शिकायत कुनंदा मोहम्मद अयाज के एतराज़ात को मुस्तरद किया जाता है। वाज़ेह रहे कि बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी 2 सियासी जमातों से वाबस्तगी होने पर मुस्तरद करने की इस्तदा की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने PK91 को हार्ट में रिटर्निंग ऑफिसर की मअतली का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ऐसा लग रहा है कुछ हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं ताकि इंतखाबात ना हो। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आप अपनी मर्जी का रिटर्निंग अफसर लगवाना चाहते हैं, मुझे लगता है कुछ हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं ताकि इंतखाबात ना हो। एक रिटर्निंग अफसर बीमार हो, दूसरा लगा दिया गया। पेशावर हाई कोर्ट ने ठक करके तकर्री कैंसिल कर दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने दरख्वास्त गुजार के वकील से मुकालमा करते हुए रिमार्क्स दिए कि हम आपको जुर्माना क्यों ना करें, नोटिस किए बगैर ही अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दी। पेशावर हाई कोर्ट के जज ने नोटिस जारी करना भी मुनासिब न समझा। रिटर्निंग ऑफिसर कोई भी हो, क्या फ़र्क पड़ेगा, बिला वजह की दरखास्तें क्यों दायर की जा रही हैं। वकील इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ अपनाया कि 27 दिसंबर की शाम को पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्मनामा जारी किया। 31 उम्मीदवारान के कागजात नामजदगी जमा हुए थे। चीफ जस्टिस ने कहा कि अभी ऑर्डर कर देते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर स्क्रूटनी जारी रखे।
इलेक्शन कमीशन का कहना है कि 15 जनवरी तक असासों की तफसीलात जमा न कराने वाले सेनेटर्स की मेंबरशिप मुअत्तल कर दी जाएगी। आपको बताएं, इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 28 सेनेटर्स ने ताहाल असासों की तफसीलात जमा नहीं कराए, जिनमें यूसुफ रजा गिलानी, मुसद्दिक मलिक, शाहीन खालिद और अब्बास ने असासों की तफसीलात जमा नहीं कराई। इसके अलावा सैफुल्ला नियाजी, मियाँ रजा रब्बानी, फैसल सब्सवारी, ताज हैदर, निसार खोड़ो और शौकत तरीन ने तफसीलात जमा नहीं कराई। लियाकत खान तुर्कई और हिदायतुल्लाह खान, अताउर रहमान, जीशान खानजादा, सानिया निश्तर, दोस्त मोहम्मद खान, गुरदीप सिंह, अब्दुल कादिर, मोहम्मद कासिम, समीना मुमताज़, सईद अहमद हाशमी और दिनेश कुमार भी असासों की तफसीलात जमा न कराने वालों में शामिल हैं। इस्लामाबाद की मकामी अदालत में बानी PTI के खिलाफ 6 और बुशरा बीबी के खिलाफ जाली रसीदों के केसेस पर समाअत बगैर कार्रवाई 16 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास की रुखसत के बाद समाअत ड्यूटी जज अहमद अरशद ने की। बुशरा बीबी वकिला के हमरा पेश हुए। अदालत ने बुशरा बीबी को हाजिरी लगाकर जाने की इजाज़त दे दी। बानी PTI को अदालत पेशी से मुतालिक रिपोर्ट भी जमा नहीं करवाई गई। प्रोसिक्यूशन की जानिब से कोई भी अदालत में पेश न हुआ। अदालत ने 16 जनवरी तक जमानतों में तोसी करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। अफसोसनाक खबर ने आपको कराची में माई कोलाची रोड के करीब गाड़ी उलट गई। हादसे में एक शख्स जाँ भाग और 2 अफराद जख्मी हो गए। इत्तला मिलने पर इमदादी टीमें जाए वकुआ पर पहुंची। लाश और जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक जाँ भाग और जख्मियों की शनाख्त 55 साला हारून, 60 साला अब्दुल कादिर और 45 साला शहजाद के नामों से हुई। कराची के इलाके मेमन गोट और जंजाल गोट में फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक हो गए। मेमन गोट में फायरिंग से भैंसों के बाड़े का मालिक जाँ बहक हो गया। मकतूल की शनाख्त अब्दुल करीम के नाम से कर ली गई। सुपर हाईवे जंजाल गोट में फायरिंग से 30 साला शख्स जाँ बहक हुआ। मकतूल की शनाख्त अमीन ज़ादा के नाम से हुई। मकतूल अमीन ज़ादा के दोस्त नईम उर रहमान ने बताया कि हम जंजाल गोट में होटल पर खाना खा रहे थे। 2 डाकू असलहे के साथ मोटरसाइकिल पर आए। मुलजिमान ने मुझसे मोबाइल फ़ोन और रकम छीनी। अमीन ज़ादा ने लूटमार के दौरान मुजाहमत की तो मुलजिमान ने उसे गोली मार दी। उधर कोरंगी सनती एरिया में डकैती की कोशिश नाकाम बना दी गई। मुबैना मुकाबले में मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। एंटी नारकोटिक्स फोर्स की मुनशियात स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। तर्जुमान ANF के मुताबिक 9 कार्रवाइयों में 214 किलो से ज़ायद मुनशियात बरामद करके खातून समेत 6 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर एयरपोर्ट पर कतर एयरवेज पर दोहा जाने वाले मुसाफिर से 2.5 किलो हीरोइन बरामद की गई। शाहराह फैसल पर कोरियर ऑफिस में श्रीलंका जाने वाले पार्सल से 100 ग्राम हीरोइन बरामद कर ली गई। खैबर के इलाके में 4 कार्रवाइयों में 209 किलो चर्स बरामद हुई। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ इंसदाद मुनशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए गए। दादू में डकैती की वारदातों में इजाफा होने लगा। मेडिकल स्टोर से डाकू लाखों रुपए लूट कर फरार हो गए। वारदात की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। डाकुओं ने मेडिकल स्टोर मुलाजमीन को यरगमाल बनाकर लाखों रुपए लूट लिए। CCTV पर देखा जा सकता है कि डाकू आसानी से डकैती कर रहे हैं। दुकानदारों ने SSP से वाक़े का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम गैर मुल्कियों की अपने वतन वापसी का सिलसिला जारी है। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ 917 अफगान शहरी अपने वतन वापस चले गए। वापस जाने वालों में 301 मर्द, 214 खवातीन और 402 बच्चे शामिल हैं। अब तक 4,56,562 अफगान शहरी पाकिस्तान छोड़ चुके हैं।
पेशावर के थाना रेकी मॉडल टाउन की हुदूद में पुलिस चौकी पर शिद्दत पसंदों के हमले की कोशिश नाकाम बना दी गई। पुलिस हुक्काम के मुताबिक पुलिस की बरवक्त जवाबी कार्रवाई के नतीजे में 8 से ज़ायद शिद्दत पसंद फरार होने गए। SSP ऑपरेशंस का कहना है कि जुम्मा खान खोड़ के करीब शिद्दत पसंद हमले के लिए पोजीशन तलाश कर रहे थे। पुलिस ने शिद्दत पसंदों की कोशिश को नाकाम बना दिया। SSP का मजीद कहना है कि इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। यहाँ वक्त है ब्रेक का, देखते रहिए K21 न्यूज़। जी फ्रेश प्योर काउ मिल्क, माँ के प्यार की तरह खालिस। मार्केटेड बाय gbazaar.pk। सारिफीन की खिदमत ही हमारी लीडरशिप का है नस्बुलैन, जिसकी वजह से हमें हासिल है आपका एतमाद। क्यों, अब हुआ ना कुकिंग को फायदा, हर खाने में चिकन का जायका। वाओ, now that is some serious। आ गए ये फैंस भी ना। उफ, इस स्पीड का तो सीन ही कुछ और है। हाय माय फैन। रेडी हो जा। सेल्फी या ऑटोग्राफ? क्या स्पीड होगी? 145, 150? अरे 250 Mbps PTCL फ्लैश फाइबर है ये तो हारिस और नसीम से भी ज्यादा फास्ट है। With PTCL flash fiber, हो जाओ तैयार to experience the world of lightning fast speed of up to 250 Mbps। इतनी कंसिस्टेंट स्पीड आज तक नहीं देखी ब्रो। Call 1218 now and bring PTCL flash fiber home, the fastest internet in town। डॉक्टर फहीम हर्बल, शुगर के मरज का जड़ से खात्मा, ताकत बहाल, पहले ही दिन अद्वियात और इंसुलिन से छुटकारा। फायदा न होने पर पैसे वापस। 0307 544 381। जी फ्रेश प्योर काउ मिल्क, माँ के प्यार की तरह खालिस। Marketed by gbazaar.pk for free home delivery. Call now। ये सहूलत अभी सिर्फ कराची के लिए मैसर है। Wow, now that is some serious। आ गए ये फैंस भी ना। उफ, इस स्पीड का तो सीन ही कुछ और है। हाय माय फैन। रेडी हो जा। सेल्फी या ऑटोग्राफ? क्या स्पीड होगी? 145, 150? अरे 250 Mbps PTCL फ्लैश फाइबर है ये तो हारिस और नसीम से भी ज्यादा फास्ट है। With PTCL flash fiber, हो जाओ तैयार to experience the world of lightning fast speed of up to 250 Mbps। इतनी कंसिस्टेंट स्पीड आज तक नहीं देखी ब्रो। Call 1218 now and bring PTCL flash fiber home, the fastest internet in town। क्यों, अब हुआ ना कुकिंग को फायदा, हर खाने में चिकन का जायका। जी फ्रेश प्योर काउ मिल्क, माँ के प्यार की तरह खालिस। Marketed by gbazaar.pk। सारिफीन की खिदमत ही हमारी लीडरशिप का है नस्बुलैन, जिसकी वजह से हमें हासिल है आपका एतमाद। पानी के एक एक कतरे से कायनात का तारोमदार वाबस्ता है। हमें अपनी कायनात की हिफाजत करनी है। पानी एक नेमत है, इसे जाया मत करें। K21 न्यूज़। आवाम सबसे पहले। सवाल इक़्तिदार के उन लोगों से जिनका है ये काम। नकाब के पीछे की दुनिया बेनकाब करने,
आ रहा हूँ करने बात आवाम की। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए मैं। देखिए प्रोग्राम जवाब तो चाहिए, पीर से जुमा शाम 4:05 पर सिर्फ K21 न्यूज पर। तवज्जो फरमाइए, तवज्जो फरमाइए। कराची बैनुल-अक़वामी शहर, सफाई सुथराई का फुकदान, खल्क़े खुदा क्यों हैं परेशान। थाने से कमरे अदालत तक, आम आदमी के बुनियादी मसाइल पर मैं बात करूंगा कराची टुडे में। देखिए कराची टुडे पीर से जुमा 11:05 पर सिर्फ K21 न्यूज पर। तवज्जो फरमाइए। सड़क पार करने के लिए पुल मौजूद, अवाम नीचे से गुजरकर सड़क पार कर रहे हैं। तवज्जो फरमाइए। रोड के दरमियान वेलकम बैक। अब आपको बताया जाए कि पाकिस्तानी रुपया मजीद तगड़ा हो गया। स्टॉक मार्केट में भी तेजी का रुझान बरकरार है। कारोबार के आगाज पर इंटरबैंक में डॉलर मजीद 36 पैसे सस्ता हो गया, जिसके बाद डॉलर की कीमत 281 रुपये 36 पैसे हो गई। स्टॉक मार्केट में कारोबार का मुस्बत आगाज हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स में 437 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंडेक्स 65,109 पॉइंट्स पर पहुंच गया। अब आपको बताएं कि पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा के बाद इस्लामाबाद में भी धुंध ने कब्जा कर लिया। धुंध के बाद मामूलाती ज़िंदगी मुतासर होने लगी। मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात से बंद किया गया। इस्लामाबाद में फ़्लाइट ऑपरेशन मुतासर हो गया। पंजाब में धुंध के बाद ट्रैफिक हादसे में 2 अफराद जाँ बहक हो गए। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा के बाद इस्लामाबाद में भी धुंध ने कब्जा जमा लिया। मुख्तलिफ शहरों में धुंध का राज बरकरार। धुंध में सड़कें गुम हो गईं, रास्ते धुंधलाने लगे। हद्दे निगाह इंतहाई कम होने से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। शदीद धुंध के बाइस मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात से बंद किया गया। मोटरवे पुलिस ने शहरियों को हिदायत की है कि गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। धुंध के बाइस मामूलात जिंदगी मुतासर होने लगी। इस्लामाबाद में फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर हो गया। PIA के तर्जुमान का कहना है कि हद्दे निगाह इंतहाई कम होने पर शारजा इस्लामाबाद की परवाज को पेशावर लैंड किया गया। इस्लामाबाद से इस्तांबुल, दम्माम, बहरीन, गिलगित और लंदन की परवाजों की रवानगी में भी ताखीर हुई है। शदीद धुंध के बाइस ट्रैफिक हादसात में भी इजाफा होने लगा। पंजाब के इलाके अहमदपुर शर्किया में मुसाफिर बस उलट गई। खातून समेत 2 अफराद की जानें चली गईं। हादसे में 3 अफराद जख्मी भी हुए हैं।
जिन्हें करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। सादिकाबाद में रेलवे ट्रैफिक खस्ता हाली का शिकार है। ट्रैक को मजबूत करने के लिए लगाए जाने वाले नट बोल्ट खुलने लगे। मजीद जानते हैं नुमाइंदा K21 न्यूज़ सोहेल नदीम से। जी सोहेल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त सादिकाबाद के रेलवे ट्रैक पर मौजूद हूँ। आदम साहबा से लेकर घोटकी तक जो है वो रेलवे ट्रैक जो है वो बिल्कुल खस्ता हाली का शिकार है। जो ट्रैक पर जो स्लीपर लगाए गए हैं वो उसके जो नट बोल्ट हैं वो भी जो है वो हाथ की मदद से खुलने लगे हैं। और इसके जो स्लीपर के जो हैं वो सीमेंट के बजाय सीमेंट के स्लीपर की बजाय जो है वो लकड़ी के स्लीपर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है, आइए मज़ीद इनसे जानते हैं। जी, मैं बिल्कुल ये एक हकीकत आप कह रहे हैं कि सादिकाबाद का मैं रहायशी हूँ और वाक़ई यहाँ पर जितनी भी रेलवे ट्रैक है वो जगह जगह पर बिल्कुल खस्ताहाली का शिकार है। और जो इसके रेलवे ट्रैक के नेट बोल्ट भी अक्सर मुतअद्दिद जगह पे ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से अक्सर जब भी हम कोई रेलवे का सफ़र करते हैं किसी शहर के लिए, कोई ना कोई ताख़ीर का शिकार होती है। उसकी मेन जो रीज़न होता है यही है कि रेलवे ट्रैक जो ख़राब है उसको दुरुस्त किया जा रहा है, जिसकी वजह से मुसाफिरों के लिए, हम जैसे मुसाफिरों के लिए अक्सर औक़ात परेशानी का सामना होता है। लिहाजा हमारा हुकूमत से मुतालबा है इसके लिए ख़ुसूसी इक़दामात किए जाएँ। जी, जैसा कि आपने सादिकाबाद के शहरी की बात सुनी, उसका भी यही कहना है कि जब भी हम रेलवे ट्रैक पर सफ़र करते हैं तो हमें यही खदशा रहता है कि इसकी खस्ता हाली की वजह से कोई जानी या माली नुकसान ना हो। उन्होंने हुकूमत वक्त से जो अपील की है कि इसकी बेहतरी के लिए जल्द से जल्द इक़दामात किए जाएँ। जी बहुत शुक्रिया सोहेल, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे पंजाब में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान डेंगू के 2 नए मरीज रिपोर्ट हो गए। सेक्रेटरी सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता साल पंजाब की 36 अजला में डेंगू के 15,185 कन्फर्म मरीज रिपोर्ट हुए। गुज़िश्ता रोज़ रिपोर्ट होने वाले इन दोनों मरीजों का ताल्लुक लाहौर से है। पंजाब भर के अस्पतालों में इस वक्त डेंगू के कुल 9 मरीज इलाज हैं। खेलों का मैदान का रुख करते हुए आपको बताएं कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी टेस्ट मैच के लिए पाकिस्तान टीम के 11 खिलाड़ी तय कर लिए गए। सिडनी टेस्ट में इमामुल हक को ड्रॉप करके ओपनर साइम अयूब को टेस्ट डेब्यू कराया जाएगा, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए 8 T20 मैचेस खेल रखे हैं। सिडनी टेस्ट के लिए पाकिस्तान टीम में कप्तान शान मसूद, अब्दुल्ला शफीक, साइम अयूब, बाबर आजम, सऊद शकील, सलमान अली आगा, मोहम्मद रिजवान, साजिद खान, हसन अली, आमिर जमाल और मीर हमजा शामिल होंगे। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सीरीज़ का तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच कल से सिडनी में शुरू होगा। ऑस्ट्रेलिया को सीरीज़ में 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल है। टेस्ट फॉर्मेट में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान शान मसूद ने कहा कि बाबर आजम के हवाले से बिल्कुल तहफ़्फ़ुज़ात नहीं हैं। सिडनी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शान मसूद ने कहा कि बाबर आजम टीम के अहम खिलाड़ी हैं, उन्हें मेलबर्न टेस्ट की दूसरी इनिंग से एतमाद मिला होगा। इनिंग में कभी कभार सिर्फ रन्स ही नहीं देखने होते, ये भी देखना होता है कि किस तरह क्वालिटी बॉलिंग हो रही है। उम्मीद है सिडनी टेस्ट में बाबर एक बड़ी इनिंग्स खेलेंगे। शान मसूद ने कहा कि ये हकीकत है कि वर्कलोड से फिटनेस मसाइल पैदा हो रहे हैं। हमारे अहम खिलाड़ी 3 साल से तमाम फॉर्मेट की क्रिकेट खेल रहे हैं। 3 साल में 2 वर्ल्ड कप हुए, टेस्ट चैंपियनशिप भी हो रही थी और फिर लीग्स और PSL की वजह से आराम नहीं मिला। शान मसूद ने कहा कि दीगर शोबों में भी डोमेस्टिक परफॉर्म्स को मौका देने होंगे। नए खिलाड़ियों के आने से अहम खिलाड़ियों को आराम का मौका मिलेगा। मेलबर्न में टेस्ट में कई सबक मिले, गलतियों से सीखेंगे। अच्छी बात यह है कि टीम ने एफर्ट्स की। शॉर्ट पिच बॉल पर हमारे आखिरी 2-3 खिलाड़ी आउट हुए। शोबिस की दुनिया का रुख करते हुए आपको बताएं, गुज़िश्ता 4 दहाइयों से वो हर नस्ल में यकसा मकबूल गुलकार सज्जाद अली ने सर्दियों में बिजली की लोड शेडिंग पर एक और गाना रिलीज़ कर दिया, जिसमें उन्होंने आवाम के सबसे बड़े मसले लोड शेडिंग को मौसीकी के साथ पेश किया। सर्दियों के बेहतरीन मौसम में होने वाली मुसलसल लोड शेडिंग के लिए 2 लाइन्स। रोशन है दिल के दाग ना आँखों के शबनचरा, क्यों शाम ही से बुझी
महफिल के सब चरा रोशन है दिल के दाम ना के शब रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक होने वाली साबिक वफाकी वज़ीर शीरीन मज़ारी की बेटी इमाम मज़ारी और उनके शौहर वकील अब्दुल हादी के वलीमे और कव्वाली नाइट की वीडियोस मंजर आम पर आ गई। दावत वलीमा मुल्तान में मुनक़िद हुई थी। आखिर में एंटरटेनमेंट की दुनिया से आपको आगाह करते चले कि लेजेंडरी कॉमेडियन लहरी की मद्दा उनका 95वां योम पैदाइश मनाना भूले। लहरी ने फिल्मी करियर का आगाज़ 50 की दहाइयों में किया, जो 30 साल तक जारी रहा। उन्होंने 300 से ज़ायद फिल्मों में काम किया। मज़ाहिया अदाकारी में भी मुनफरिद अंदाज के मालिक रहे। अदाकार लहरी ने निगार अवार्ड समेत दर्जनों अवार्ड हासिल किए। लहरी 13 सितंबर 2012 को कराची में वफात पा गए थे। तुम तीनों गरीब हो ना? बहुत ज्यादा सरकार। तुम्हें गरीबों से हमदर्दी भी है? जी बिल्कुल। पुअर फंड का मतलब समझते हो? गरीब फंड यानी गरीबों से जमा किया हुआ चंदा। हमने तुम्हारी तरफ से भी चंदा दे दिया। फिक्र नहीं, तुम्हारी तनख्वाह में से काट लेंगे। क्या समझे? अबे जिंदा हो या मर गए? अभी तक तो जिंदा है जी। जिंदा हो तो फिर भागो यहाँ से। खून सफेद हो गया है कम वक्तों का। गरीबों से कोई हमदर्दी नहीं, हालांकि खुद गरीब है। और बिस्मिल्लाह। माशाअल्लाह, क्या मूछे हैं। खाना खराब का बच्चा। खुदा करे आपका ये शिमला श्रीनगर तक पहुंचे। वाह वाह वाह। माफ कीजिएगा, आप कौन है किबला? इन सीढ़ियों में मैं तुम्हें अपना जुग्राफिया क्या बताऊं। इस हल्दी खान ने तो दौड़ा दौड़ा के मेरी हिस्ट्री खराब कर दी है। अब आपको बताएं, हॉलीवुड हॉरर थ्रिलर मूवी प्रे टू दी हंट का फुल टीजर ट्रेलर जारी। फिल्म जल्द ही सिनेमाघरों में धूम मचाने आ रही है। They are coming back. They live to hunt. They are predators. और इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिर वक्त इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। अब तक देखते रहिए K21 न्यूज़। जी फ्रेश प्योर काउ मिल्क, माँ के प्यार की तरह खालिस। मार्केटेड बाय GBazaar.pk। ये दूध कौन पिएगा? बेटा, तुम्हारी टीचर बता रही थी कि तुम पायलट बनना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो। तुम क्या क्या बनना चाहते हो? मम्मा, मैं तो आप जैसा बनना चाहता हूँ। क्योंकि माँ के प्यार में मिलावट नहीं होती। जी फ्रेश प्योर काउ मिल्क, माँ के प्यार की तरह खालिस। Marketed by GBazaar.pk for free home delivery. Call now. ये सहूलत अभी सिर्फ कराची के लिए मैसर है। डॉक्टर फहीम हर्बलिस्ट, शुगर के मरज का जड़ से खात्मा, ताकत बहाल, पहले ही दिन अद्वियात और इंसुलिन से छुटकारा। फायदा न होने पर पैसे वापस। 0307 544 381। जी फ्रेश प्योर काउ मिल्क, माँ के प्यार की तरह खालिस। Marketed by GBazaar.pk। तवज्जो फरमाइए। निकासी आपकी गुजरगाह,
इसमें पड़ा कचरा सबसे बड़ी रुकावट। मैं हूं शेफ सर। देखिए शेफ 21 पीर से जुम्मा 6:05 पर सिर्फ K21 न्यूज पर। खल्के खुदा क्यों हैं परेशान? थाने से कमरे अदालत तक आम आदमी के बुनियादी मसाइल पर मैं बात करूंगा कराची टुडे में। देखिए कराची टुडे पीर से जुमा 11:05 पर सिर्फ K21 न्यूज पर। तवज्जो फरमाइए। सड़क पार करने के लिए पुल मौजूद, अवाम नीचे से गुजरकर सड़क पार कर रहे हैं। शहर कायद और माफिया का राज, गैर जिम्मेदाराना पार्किंग, जिम्मेदार खामोश तमाशाई, ला कानूनियत ही कानून, मुहज़्ज़िब माशरा और बेहिसी, अमन व अमान के रिट पर अवाम, सफाई निस्फ ईमान लेकिन हम क्या किसी ने सुनी है चीखें? नहीं, पर अब सब सुनेंगे क्योंकि चीख उठा कराची। देखिए प्रोग्राम चीख उठा कराची जुमेरात से हफ्ता शाम 7:05 पर सिर्फ K21 न्यूज पर। आवाम सबसे पहले। सवाल इक़्तिदार के उन लोगों से जिनका है ये काम। नकाब के पीछे की दुनिया बेनकाब करने, आ रहा हूं करने बात आवाम की। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए मैं। देखिए प्रोग्राम जवाब तो चाहिए पीर से जुमा शाम 4:05 पर सिर्फ K21 न्यूज पर।
तुमसे मिली है ये सारी खुशियाँ, तुमसे मिला है ये दो जहां। हमने है पाया तेरा ही साया, तू जो न होता तो क्या होता यहाँ। होता तेरे बंदे हैं हम, ना रोक सके कोई हमारे ये कदम। सिर्फ तू ही है हमारे दिल में, और तू जाना कोई जाएंगे हम। शुक्रगुजार है बंदे तेरे, 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 शुक्रगुजार है बंदे तेरे। देखिए अल्लाह तेरे शुक्रगुजार बंदे हर जुम्मे की रात शब 11:05 पर सिर्फ K21 न्यूज पर। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच की जानिब से लापता अफराद और जबरी गुमशुदगियों के केस की समाअत। क्या सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट को कानून साजी का हुक्म दे सकती है? हम समझते हैं कि हर इदारे को अपनी हुदूद में रहना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के दौरान समाअत रिमार्क्स। पंजाब फतह करने का मिशन। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और साबिक वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का आज लाहौर का दौरा शेड्यूल। बिलावल भुट्टो जरदारी पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास की सदारत करेंगे। बिलावल हाउस लाहौर में मुनक़िदा इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल और आम इंतखाबात के हवाले से अहम फैसले होंगे। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान ने एक बार फिर इलेक्शन के इल्तिवा का मुतालबा कर दिया। कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड सिर्फ एक पार्टी की बात नहीं, 2 सूबों को भी यकसा पुरअमन माहौल फराहम किया जाए। शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान में हमारे कारकुनान पर हमले हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान दोनों के हालात ख़राब हैं। ऐसी सूरत में इलेक्शन मुहिम कैसे चलेगी? कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव, कारोबार का मुस्बत आगाज। 100 इंडेक्स में 600 से ज़्यादा पॉइंट्स का इजाफा। कुछ देर के लिए 65,000 की नफसियाती हद बहाल हो गई, तहम बाद में मार्केट दोबारा मनफी जोन में चली गई और 64,000 की सतह पर आ गई। कराची के इलाके मेमनगोट और जंजाल गोट में फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक हो गए। मेमनगोट में फायरिंग से जाँ बहक भैंसों के बाड़े के मालिक अब्दुल करीम को डाकुओं ने दौरान डकैती मुज़ाहमत पर गोली मारी। दूसरी जानब सुपर हाईवे जंजाल गोट में फायरिंग से 30 साल शख्स जाँ बहक हुआ। मकतूल की शनाख्त अमीन ज़ादा के नाम से हुई। कराची में न्यू ईयर नाइट पर हवाई फायरिंग से सर में गोली लगने से जख्मी बच्ची चल बसी। सानिया माँ बाप की इकलौती बच्ची थी। गुरसार गम से निढाल हैं। रिश्तेदारों समेत पूरा मोहल्ला आपदीदा। बच्ची के वालिद का कहना था
कि लोगों की खुशियां हमारा गम बन गईं। और कराची में माइकोलाची रोड के करीब गाड़ी उलट गई। हादसे में एक शख्स जा बहक और 2 अफराद जख्मी हो गए। इत्तला मिलने पर इमदादी टीमें जाए वक़्वा पर पहुंची। लाश और जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक जाँ बहक और जख्मियों की शनाख्त 55 साला हारून, 60 साला अब्दुल कादिर और 45 साला शहजाद के नामों से हुई। अस्सलामुअलैकुम, K21 न्यूज़ के साथ मैं हूं सैयद मेहदी अब्बास। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। न्यूज़ लॉन्च कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में आपको खुशामदीद। फिलवक्त स्टूडियो में वक्त हुआ ब्रेक का, देखते रहिए न्यूज़ लॉन्च कराची, लाहौर, इस्लामाबाद। जी फ्रेश प्योर काउ मिल्क, माँ के प्यार की तरह खालिस। मार्केटेड बाय gbazaar.pk। सारिफीन की खिदमत ही हमारी लीडरशिप का है नज़्ब-उल-ऐन, जिसकी वजह से हमें हासिल है आपका एतमाद। क्यों, अब हुआ ना कुकिंग को फायदा, हर खाने में चिकन का जायका। जी फ्रेश प्योर काउ मिल्क, माँ के प्यार की तरह खालिस। Marketed by gbazaar.pk for free home delivery. Call now. ये सहूलत अभी सिर्फ कराची के लिए मैसर है। डॉक्टर फहीम हर्बलिस्ट, शुगर के मरज का जड़ से खात्मा, ताकत बहाल, पहले ही दिन अद्वियात और इंसुलिन से छुटकारा। फायदा न होने पर पैसे वापस। 0307 544 381। जी फ्रेश प्योर काउ मिल्क, माँ के प्यार की तरह खालिस। Marketed by gbazaar.pk for free home delivery. Call now. ये सहूलत अभी सिर्फ कराची के लिए मैसर है। क्यों, अब हुआ ना कुकिंग को फायदा, हर खाने में चिकन का जायका। सारिफीन की खिदमत ही हमारी लीडरशिप का है नज़्ब-उल-ऐन, जिसकी वजह से हमें हासिल है आपका एतमाद। जी फ्रेश प्योर काउ मिल्क, माँ के प्यार की तरह खालिस। Marketed by gbazaar.pk। जवानी कैसी गुजरी? जवानी तो अभी गुजर शादी अरेंज मैरिज थी। मैंने जावेद को डायरेक्ट प्रपोज किया। नजमी आलम कभी झूठ नहीं बोलती। ये सबसे बड़ा झूठ होगा अगर मैं कहूँगा कि नहीं बोलते। जहाँ खूबसूरत फीमेल्स को देखते हैं तो कुछ आउट ऑफ कंट्रोल। ये मरवाने वाला है। मुझे पता है ठरक का सवाल था ये। कोई ऐसी ख्वाहिश जिसकी अभी तकमील बाकी हो। अल्लाह पाक हमारे मुल्क को ऐसा कर दे कि आप सर उठा के चल। चमड़ी जाए मगर दमड़ी न जाए। कंजूस नहीं, कोई मुझे कंजूस नहीं कह सकता। वजह सुबह उठकर सबसे पहले आंखें खोलती हूँ। फिर यूं हुआ कि जब भी जरूरत पड़ी हमें, हर शख्स इत्तेफाक से मसरूफ हो गया। देखिए कराची वाले सीजन 2 हर इतवार रात 11:05 पर सिर्फ K21 न्यूज़ पर। सियासी दावपेच, इख्तियारात की जंग, मईशत के उतार चढ़ाव और महलाती साजिशें, बदल रहा है खबर का अंदाज भी। पार्लिमानी सियासत हो या समाजी मसाइल, बात होगी बेबाक और तल्ख। शहर कायद से शहर इख्तिदार तक, हर खबर पर होगा तज्जिया, मगर थोड़ा मुख्तलिफ। इनसाइड पाकिस्तान विद मोहम्मद जफीर। देखिए प्रोग्राम इनसाइड पाकिस्तान विद मोहम्मद जफीर पीर से जुमेरात रात 10:05 पर सिर्फ K21 न्यूज़ पर। तवज्जो फरमाइए,
सड़कों पर गैर जिम्मेदाराना पार्किंग का निजाम, ट्रैफिक जैम की अहम वजह। तवज्जो फरमाइए। तवज्जो फरमाइए। दिन आबोताब के साथ रोशन, मगर लाइट्स जल रही हैं। शो का नाम राजा ऑनलाइन। लोगों को लाइन पे लाना बहुत जरूरी है। हम बस को चलाता नहीं है, हम उसको उड़ाते हैं। आज आपकी चौथी शादी है, तो कितने बच्चे हैं आपके? वैसे अंदाजन 32 या 34 हो गए। मेरे साथ ऐसा हुआ है कि सुबह ही सुबह तू उठाओ, पेट में तेरे दर्द हो रहा हो, बल उठ रहे हो और लोटे में पानी ना हो, मैं रात को आपके घर टैंकर भिजवा दूंगा। ये स्टूडियो है टीचर साहब। क्या कहा आपने टीचर? भाई पढ़ाई कैसी जा रही है आपकी? कंचा, एकदम कंचा। क्या फर्क नजर आता है 25 साल पहले की इंटरटेनमेंट में और आज की इंटरटेनमेंट में? टीवी पर चीजें ऐसी आती हैं कि बच्चे अपने बुजुर्गों को कहते हैं कि आप लोग अंदर चले जाइए, आपके देखने की नहीं है। फिर बुजुर्ग अंदर जाके देखते हैं अपने टीवी पे। तुम तो गरीब मेजबान हो। क्या नाम है तुम्हारा? हनीफ राजा। बराबर में चोर बैठा है ना, तो जनाब ऐसे मौके पे एंटी करप्शन छक्का मार देती है ना। ये एंटी करप्शन कहां से आ गई? देखिए प्रोग्राम राजा ऑनलाइन हर इतवार की शब रात 8:05 पे सिर्फ K21 न्यूज पर। जवानी कैसी गुजरी? जवानी तो अब भी गुजर रही। शादी अरेंज मैरिज थी। मैंने जावेद को डायरेक्ट प्रपोज किया। नजमी आलम कभी झूठ नहीं बोलती। ये सबसे बड़ा झूठ होगा अगर मैं कहूँगा कि नहीं बोलते। जहाँ खूबसूरत फीमेल्स को देखते हैं तो कुछ आउट ऑफ कंट्रोल। ये मरवाने वाला है। ये पता है ठरक का सवाल था ये। कोई ऐसी ख्वाहिश जिसकी अभी तकमील बाकी हो। अल्लाह पाक हमारे मुल्क को ऐसा कर दे कि हम सर उठा के चल। चमड़ी जाए मगर दमड़ी न जाए। कंजूस नहीं, कोई मुझे कंजूस नहीं कह सकता। वजह सुबह उठकर सबसे पहले आंखें खोलती हूँ क्या? फिर यूं हुआ कि जब भी जरूरत पड़ी हमें हर शख्स इत्तेफाक से मसरूफ हो गया। देखिए कराची वाले सीजन 2 हर इतवार रात 11:05 पर सिर्फ K21 न्यूज पर। तवज्जो फरमाइए। फसाई आलूदगी बन रही है मुस्तकिल बीमारियों की वजह। बड़े पैमाने पर नुकसानदेह गैसेस का इखराज। तवज्जो फरमाइए। तवज्जो फरमाइए। दिन आबोताब के साथ रोशन, मगर लाइट्स जल रही हैं। शो का नाम राजा ऑनलाइन। लोगों को लाइन पे लाना बहुत जरूरी है। हम बस को चलाता नहीं है, हम उसको उड़ाते हैं। आज आपकी चौथी शादी है, तो कितने बच्चे हैं आपके? वैसे अंदाजन 32 या 34 हो गए। मेरे साथ ऐसा हुआ है
कि सुबह ही सुबह तू उठाओ, पेट में तेरे दर्द हो रहा हो, बल उठ रहे हो और लोटे में पानी ना हो। मैं रात को आपके घर टैंकर भिजवा दूंगा। ये स्टूडियो है टीचर साहब। क्या कहा आपने फटीचर? भाई पढ़ाई कैसी जा रही है आपकी? कंचा, एकदम कंचा। क्या फर्क नजर आता है 25 साल पहले की एंटरटेनमेंट में और आज की एंटरटेनमेंट में? टीवी पर चीजें ऐसी आती हैं कि बच्चे अपने बुजुर्गों को कहते हैं कि आप लोग अंदर चले जाइए, आपके देखने की नहीं है। फिर बुजुर्ग अंदर जाके देखते हैं अपने टीवी पे। तुम तो गरीब मेजबान हो। क्या नाम है तुम्हारा? हनीफ राजा। बराबर में चोर बैठा है ना, तो जनाब ऐसे मौके पे एंटी करप्शन छापा मार देती है ना। ये एंटी करप्शन कहां से आ गई? देखिए प्रोग्राम राजा ऑनलाइन हर इतवार की शब रात 8:05 पे सिर्फ K21 न्यूज पर। जवानी कैसी गुजरी? जवानी तो अब भी गुजर रही। शादी अरेंज मैरिज थी। मैंने जावेद को डायरेक्ट प्रपोज किया। नजमी आलम कभी झूठ नहीं बोलती। ये सबसे बड़ा झूठ होगा अगर मैं कहूँगा कि नहीं बोलते। जहाँ खूबसूरत फीमेल्स को देखते हैं तो कुछ आउट ऑफ कंट्रोल। ये मरवाने वाला है। मुझे पता है ठरक का सवाल था ये। कोई ऐसी ख्वाहिश जिसकी अभी तकमील बाकी हो। अल्लाह पाक हमारे मुल्क को ऐसा कर दे कि आप सर उठा के चल जाए। चमड़ी जाए मगर दमड़ी न जाए। कंजूस नहीं, कोई मुझे कंजूस नहीं कह सकता। वजह सुबह उठकर सबसे पहले आंखें खोलती हूँ क्या? फिर यूं हुआ कि जब भी जरूरत पड़ी हमें, हर शख्स इत्तेफाक से मसरूफ हो गया। देखिए कराची वाले सीजन 2 हर इतवार रात 11:05 पर सिर्फ K21 न्यूज पर। In any manner prejudicial to the ideology of Pakistan or the sovereignty, integrity or security of Pakistan or the integrity or independence of the judiciary of Pakistan, or which defames or brings into ridicule the judiciary or the armed forces of Pakistan, unless a period of 5 years has elapsed since his release, or he has been on conviction for any offence involving moral turpitude, sentenced to imprisonment for a term of not less than 2 years, unless a period of 5 years has elapsed since his release, or he has been dismissed from the service of Pakistan or service of a corporation or office set up or controlled by the federal government, provincial government or a local government on the grounds of misconduct, unless a period of 5 years has elapsed since his dismissal, or he has been removed or compulsorily retired from the service of Pakistan or service of a corporation or office set up or controlled by the federal government, provincial government or a local government on the grounds of misconduct, unless a period of 3 years has elapsed since his removal or compulsory retirement, or he has been in the service of Pakistan or of any statutory body or any body which is owned or controlled by the government or in which the government has a controlling share or interest, unless a period of 2 years has elapsed since he ceased to be in such service, or he, whether by himself or by any person or body of persons in trust for him or for his benefit or on his account or as a member of a Hindu undivided family, has any share or interest in a contract, not being a contract between a cooperative society and government, for the supply of goods to or for the execution of any contract or for the performance of any service undertaken by government, provided that the disqualification under this paragraph shall not apply to a person, 1, where the share or interest in the contract devolves on him by inheritance. जरा बात ना करें माइक के सामने लाहौर से, आपकी आवाज यहाँ आ रही है। शुक्रिया जी। Provided that the disqualification under this paragraph shall not apply to a person, 1, where the share or interest in the contract devolves on him by inheritance or succession or as a legatee, executor or administrator until the expiration of 6 months after it has so devolved on him. 2,
where the contract has been entered into by or on behalf of a public company as defined in the Companies Ordinance 1984, of which he is a shareholder but is not a director holding an office of profit under the company. Or 3, where he is a member of a Hindu undivided family and the contract has been entered into by any other member of that family in the course of carrying on a separate business in which he has no share or interest. Or explanation. In this article, goods isko skip karke not disqualification. G. So we can come to M pe chaliye. G. He holds any office of profit in the service of Pakistan other than the following offices, namely, again, an office which is not whole-time office remunerated either by salary or by fee. 2, the office of Lambardar, whether called by this or any other title. 3, the Qawmi Razakars. 4, any office the holder whereof by virtue of such office is liable to be called up for military training or military service under any law providing for the constitution or raising of a force. Or N, he has obtained a loan for an amount of 2 million rupees or more from any bank, financial institution, cooperative society or cooperative body in his own name or in the name of his spouse or any of his dependents, which remains unpaid for more than 1 year from the due date or has got such loan written off. Or O, he or his spouse or any of his dependents has defaulted in payment of government dues and utility expenses, including telephone, electricity, gas and water charges in excess of 10,000 rupees for over 6 months at the time of filing his nomination papers. Or P, he is for the time being disqualified from being elected or chosen as a member of the Majlis-e-Shura, Parliament or of a provincial assembly under any law for the time being in force. Explanation. For the purposes of this paragraph, law shall not include an ordinance promulgated under Article 89 or Article 128. 2. Then if any question arises whether a member of Majlis-e-Shura Parliament has become disqualified from being a member, the Speaker or as the case may be, the Chairman shall, unless he decides that no such question has arisen, refer the question to the Election Commission within 30 days. And if he fails to do so within the aforesaid period, it shall be deemed to have been referred to the Election Commission. 3. The Election Commission shall decide the question within 90 days from its receipt or deemed to have been received, and if it is of the opinion that the member has become disqualified, he shall cease to be a member and his seat shall become vacant. And then 63 is disqualification on grounds of defection. How do you distinguish between 62 and 63? My Lord, now, of course, 62 is qualification and 63 is disqualification, but both these conditions are applicable at the time of entry, at the entry point, which is to say that when a candidate files his nomination papers for Parliament or Provincial Assembly, must be eligible under both 62 and not ineligible under 63. And subsequently, if once a member gets elected, then again, he must... No, it doesn't say elected. It says a person shall be disqualified from being elected. From being elected. So yes, it's sir. Pre-election. G, 62, so as I said. 63. G63 also, it says from being elected. No, but some Article 3 says if he is a member. If he is a member, then, and if there is anything, for example, now there could be few instances. If you just, let's go to 62. Certain things are factual. That's right, sir. He is a citizen of Pakistan. Either he is or he is not. And the 2 is age of 25 years. I mean, that's also fact. Either you are or you're not. There's no debate here. And then being on the electoral rolls of a province, that is also factual. Now we go to C. That's again with relation factual. To now comes the more difficult ones. D to G. Which are, I imagine, not easy to ascertain. He's of good character. And which? Are you of good character, Attorney General? Don't answer that. Yeah. No, depends how you see me. You know, that's what I had to say. Please don't answer that. Okay. Not suggesting anything. No, but I'm just saying. This actually says it I'm all. just saying your supporters may say excellent character, and your detractors may say horrible character. Subjective. How you see, how you perceive what is a good character. What is good character?
So it is. And who will determine it? Who will determine it? Yes. So that these are also all open-ended. You know, if we see D, and it goes on to say who not commonly known as one who violates Islamic injunctions. Yeah. So here it is, you may be in absolute violation of Islamic injunctions, but if it is not known. Yes. So, okay, so it's very strange sort of wording. That's right. Then we go to E. He has adequate knowledge of Islamic teachings. Yeah. I don't know how many will pass muster in this courtroom. What level of Islamic teachings we are talking about. Right. And practices obligatory duties prescribed by Islam, as well as abstains from major sins. Okay, now we all pray for forgiveness of our sins. So we are all sinners in that way. He is sagacious, righteous, non-profligate, honest, and ameen. There being no declaration to the contrary by a court of law. Now this is tied up with the court of law clause. The court of law, for instance, the cases before us were people not possessing a degree or producing a fake degree or not a recognized degree. So there is some sort of declaration that this was a stipulation. Now there is another thing inbuilt with that. The Constitution never provided for a degree. Yeah. That's subordinate legislation. The Constitution did not want you to be a graduate. I think that was inserted in 2008. Yeah. By Musharraf was then the president. 2002. 2002. So, but it is not one of the prescribed conditionalities either of 62 or 63. It was perhaps introduced under Clause P, subclause P of subclause 1 of 63. 63(1)P, which permits prescribing additional disqualifications through an act of parliament. Read it again. P1P kya hai? He is for the time being disqualified from being elected or chosen as a member of the Majlis-e-Shura, Parliament, or of a provincial assembly under any law for the time being in force. Now, here the word time being has been used twice. Yeah. It could have said he is disqualified for being elected. So time being. Yes. And it's been used, the word time being has been used twice in this thing. So it assumes it's not a permanent disqualification. I don't know. That's what the first usage of for the time being actually indicates, what my lord has just observed, that perhaps it is a time-bound disqualification which can be introduced through a statute. Okay. Now, with regard to the disqualification of, did the law for degrees, the law did not provide a time period disqualification. So the Supreme Court, in the case of Samiullah Baloch, held that since no disqualification period has been prescribed, it will be forever. So long as the declaration is in the field, the disqualification stays. And the two be resolved now, if the judgment of the Supreme Court also stands and the law also stands, that till the law came into effect, that may have been the position, but since the law has now occupied the field of legislation and prescribed a particular period of time, unless we hear a challenge to the law, which there is no challenge to the law, then why should we disregard the law? That's one way of looking at it. And we don't need to touch the judgment at all, because at that time, this aspect of the matter had not been legislated upon either in the Constitution or by law. So then the courts kind of filled in the vacuum and said that it should be lifetime because there is no period of disqualification. So Samiullah Baloch judgment stays intact, but the law has come in place and it is in the nature of a non-obstante clause. That's one reading of it. What do you have to say to that? So the question would be, can the sub-constitutional legislation control the Constitution? So that is one, and then the second would be, can there be legislative overruling of a judgment without first removing the basis on which the judgment came out? So, can we go to the judgment now of the Supreme Court? My lord, relevant provisions, whatever you think are relevant for our reading. Paragraphs, my lord. Paragraph 35 है. जी 35 and 434 page पे. जी.
So this is PLD 2018 Supreme Court 405. ये चार जजमेंट जो One thing is very important. उनका रेफरेंस है पहले इसके अंदर ना, चार जजमेंट हैं, उसके साथ फिर समीउल्लाह है, एक इम्तियाज अहमद का केस है, एक अब्दुल गफूर है, एक मोहम्मद खान है और एक अलादीनो भाइयों है. Aladino Bhayo, first Aladino Bhayo, and then the review which came out later in 2020, and the court took a somewhat different view. Mr. Attorney General, to nullify Samiullah Baloch, the amendment would have been in the Constitution. My lord, that's why I mean, if you're looking at the basis of the judgment, the basis of the judgment emanates from the Constitution. So unless the Constitution were to be amended, Samiullah Baloch could not be undone. So, because Samiullah Baloch is interpreting a constitutional provision, and Samiullah Baloch basically holds that the declaration which is referred to in 62(1)(f) has to remain in field till such time, the declaration in the field, the disqualification stands. Then what my lord has observed carries. There is no time limit provided under Article 62. So there are no time limits as far as my lord the Chief Justice had just gone through, took us through clauses A through G. Now, as far as D, E, F are concerned, they are all without any timeline. Now, the question before your lordship, and it was also argued in Samiullah Baloch. In fact, all the counsels before Samiullah Baloch. If we consider that through Samiullah Baloch the Constitution has been amended, then the constitutional amendment is required, as per my understanding. My lord, it is interpretation. My lord, with respect, Samiullah Baloch also read something into the Constitution which was not provided, and like. What did they read into the... My lord, while comparing now, while examining 62(1)(f), the court held that so long as the declaration is in the field, this disqualification stands. While at the same time, when they were examining 63(1)(h), which is under 63 and relates to moral turpitude, which includes dishonesty, and there is a 5-year time limit, the court took a different view while examining both, and it said that, because there is a personal cost price that a person has prepared by going to prison, so therefore 5 years is good enough. But what the court did not, or with respect, overlook was that in both cases, the declarations are there. Now in 63(1)(h), there is a conviction which stands. It's only that it's really a question of interpretation, because what's very interesting, speaking for myself, if you look at 63 G, H and I, I mean, most of the heinous crimes, especially against the integrity and sovereignty of the country, and that person can be allowed to contest election. Where there are punishments, he goes through punishments and comes out and contests election. What is a bit odd is that a civil declaration, which is just for some misdemeanor, like misconduct, which doesn't even carry a criminal punishment. Absolutely. That carries an absolute bar for the rest of the life. That seems to be a bit odd, because if you commit murder, you commit treason, you commit whatever, you can come back and contest election. But if you just forget to write something in the form, you would be out forever. So how does one reconcile? So it's a matter of interpretation. Yes, so that is what my respectful submission would be, because in both, in G, H and also in I, there is an adverse finding against the person, a declaration by a court of law against that person. In those proceedings, those declarations, of course, subsist. He serves the time or whatever punishment provided by law, and then he can come back in after 5 years. Now here, while looking at 62(1)(f), where there is this, the standard of proof is lower compared to those criminal proceedings under 63(1)(h), which is beyond any shadow of doubt, and that declaration has still come out beyond any shadow of doubt. And here is preponderance of evidence, or somewhere between the two, and here the person is out forever. But before we go into that, could you just explain to us how can any court, a civil court, grant declaration which is in the negative? I mean, how can a court grant a declaration that you're not sagacious? That cannot happen. So how does that work? I mean, I've been always perplexed about this. We can't get a negative declaration from any court. Can a court say that you're not sagacious?
Why would that happen? Because no civil proceedings could lead to a negative declaration. It's always positive. So I don't understand how a court will ever give such a declaration. So then most of the courts which have given this declaration are the constitutional courts. So you have that's another degree question. Case. And in those cases, is the declaration absolutely clear? I mean, does it say that you're not sagacious, or then we infer from the judgment that because you presented a fake degree, as a consequence, we understand that you are not a mean? I mean, let me just go to the language of 62(1)(f) to understand what do we mean by declaration. Declaration, and also what is a court of law, because, and I say this, and my lord has just observed, in Ishaq Hakwani's case in 2015, a 7-member bench actually framed these 4 questions. They left them unanswered for some other case in future, and those questions were that what would be that court which is to give this sort of declaration? What would be the happened procedure? then in that case? They left it open, sir. These questions were not answered by a 7-member bench. So which court would it be? What procedure would it follow? What would be the standard of proof? And who will have the locus standi? Now, these are the questions which are very, very relevant for the purposes of for this declaration by a court of law. And then also whether the courts exercising, let's say, constitutional jurisdiction, who cannot record evidence, where witnesses cannot be cross-examined, a person against whom an allegation has been brought cannot really defend himself as he is able to in a trial, would the declaration coming from constitutional court suffice for 62(1)? Mr. Attorney General, the question which has been there for a while now is, first of all, can there be a civil court granting a negative declaration, number one? And number two, the question is that in constitutional proceedings, where there is no evidence being taken, the court has arrived at a decision that a fake degree has been, for example, I don't know what the other cases are, fake degree has been presented by this person, does not necessarily mean that the court is moving further and saying that you are now non-sagacious or whatever. It's simply saying in this particular matter, a false degree was presented. But I don't know of any judgment where they've actually gone ahead and said, then as a consequence, you're a fraud. So I don't know, so is there a declaration actually coming out of the Constitutional Court also? And can they, without taking any evidence, give such a declaration about a person? My respectful submission is, my lord, that a constitutional court, now mindful that this 7-member bench left these questions open, but then there are 2 judgments. One in PLD 2015 Supreme Court 265, which is Panama 1. Justice Ijaz Afzal Khan, speaking for majority, said that a court of law for the purposes of 62(1)(f) would be a court which can actually record evidence, which is a plenary court of original, revisional, appellate jurisdiction in civil and criminal proceedings. But without recording evidence, declaration can be given? Cannot be given. Yeah. And then the same... But even a negative declaration cannot be given, even if you record evidence. Right, I don't understand this. And then in Aladino Bhaio, the second Aladino Bhaio, the review Aladino Bhaio, they revisited the original judgment which was given in 2013, where under it was held that once a declaration under 62(1)(f) is given, it does not go away with the flux of time. Declaration में तो यही है ना कि person may not file his own case for declaring him Amin. Yeah. Somebody has to challenge his character. That's right. Then in that case, the declaration will come whether he is Amin, sagacious, righteous or not. Yeah. So ये declaration होगा ना, खुद तो जाके नहीं मांग सकता declaration. दूसरा negative as per somebody will come challenging. सिर्फ paternity पे हो सकता है शायद. एक exception है 42 में. There is no other exception. Section 42 में तो legal character कोई deny करता है तो suit file होता है ना. If somebody is denying his legal character, then he can file the suit under section 42 of the Excessive Back. What right? और अगर आप constitutional courts के cases भी ले लें ना, तो for example, somebody has not, for example, election tribunal says that the nomination form में फलां चीज नहीं है, तो मिस डिक्लेरेशन इन्होंने की है. चलिए ये बात तो हो गई, इन्होंने मिस डिक्लेरेशन की. अब इसका क्या मतलब, फिर हम खुद जोड़ते हैं, हम कहते हैं कि क्योंकि मिस डिक्लेरेशन की है इसलिए फिर आप अमीन नहीं है, इसलिए 62(1)(f) लग. But the court has not said it. The court is not declaring that you are non-sagacious or not Amin. But the court is simply saying you have filed there has been a misdeclaration in the form. So, उस पर जरा elaborate करें. How do we actually get? Where is the declaration, actual declaration from the court? तो उसमें कहीं पर वो correction के भी provision है अब जो nomination papers हैं. और ये सो मोटो डिक्लेरेशन है या कोई केस फाइल होने के बाद है ये डिक्लेरेशन? Now, this is again very interesting because
In some judgments in Sher Alam's case, for example, the court says that a writ for quo warranto can be filed, and that obviously comes in constitutional jurisdiction. And in fact, this court can take suo motu notice under 184(3) and gives quo warranto देखा ना, वो तो Article 199 में it is totally different. बिल्कुल. The person has to show under what authority of law he is enjoying the office. That's right, sir. वो तो ऑफिस में जाने के बाद है, not prior to. जी, ऑफिस में जाने के बाद होगा, but as far as that declaration is concerned, question is, can that declaration be given in those proceedings, or for that somebody has to go to civil court or some court which has the original jurisdiction to try and receive evidence, allow the person against whom an allegation has been brought to cross-examine. एक चीज जरा देखिए, come back to Article 62. Read G. He has not, after the establishment of Pakistan, worked against the integrity of the country or opposed the ideology of Pakistan. Yes. Now, if we read 62(1)G on its own with the judgment of Samiullah case, the ban is lifetime ban. But if we read them together. Now read 63(1)G. It's the same language, ideology of Pakistan. And here it prescribes a ban for 5 years. Or the sovereignty, integrity, or security of Pakistan. No, it's the same 62(1)G and 63(1)G are more or less similarly worded. That's right. It is working against integrity or opposed to the ideology of Pakistan. That's right, sir. Now, if we apply Sabiullah Baloch to 62(1)G, it is lifetime ban. And if we apply 63(1)G, it is 5-year ban. Unless you say 62(1)G, Samiullah Baloch is not attracted to 62(1)G. That could be one argument. So it's interesting what my lord has observed, because if a person is dishonest और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाए और उसको सजा हो जाए, तो फिर 2 साल काटने के बाद 5 साल बाद वापस आ जाएगा. मुकदमा ना हो और पता नहीं क्या हो और एक declaration आ जाए, तो then he's gone. If he has been convicted and goes to jail, so his sins are expiated, right? And he's okay. Yeah. Now, if he is, for instance, acquitted or is not even prosecuted, then he is lifetime banned. So I find it difficult that a court of law which has convicted a person, meaning your guilt was established 100%, you are banned for only 5 years, and if your guilt has not been established, because every criminal case has 2 components, conviction and sentence. That's right. You can be convicted and you can be sent on parole, or you can be convicted till the rising of the court, or whatever it is, or maybe not. Say for good conduct, we don't convict you this time, we don't sentence you this time, we just convict you. That's right. So that will be a lifetime ban, and the person will say, can you please send me to jail so I can contest elections again after 5 years? Yeah, I would rather the rising of the court, so I can just go back after 5 years. So see, certain things are very clear. You are a citizen of Pakistan. I mean, I find okay that it's pretty clear. There may be some gray areas where you may be holding 2-3 nationalities, or whatever the case is, or you may have given up, or whatever, but generally age is a determinative factor, it's clear. And then we come to D, E, F and G, which are vague, and they're overlapping as well, because it says is of good character. Now, can any human being possibly say this on oath if he's truthful? If he's truthful. So it appears that as far as D, E and G is concerned, there's no third-party declaration. You know, who's actually saying that he doesn't have adequate knowledge of Islam? Who's saying that he's said anything against the integrity of the country? So there's no third party, right? So how does the disqualification work? On that election, and then it forgets about it, and then the next election he can contest? I mean, we found out that he doesn't have adequate knowledge of Islam.
20 years ago, and he missed the elections that time. Then he's now become a saint, perhaps. Alim. An alim. And then what happens? Hafiz, alim. So एक तो वो समझ नहीं आ रही, लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि F में तो ये है कि एक declaration खड़ी हुई है थर्ड पार्टी की, तो जब तक वो खड़ी हुई है वो चलता रहेगा. That's what Samiullah Baloch saying. Samiullah Baloch actually turns on the declaration. वो हुआ ये कि actually 18th Amendment में ये जो declaration by court of law लाने का purpose तो ये था कि वो returning officers जो है ना वो डिटरमिन ना करते रहे या इस किस्म का एलिगेशन कोई और रैंडमली ना आकर लगा दे, और ताकि ये जो डी, ई और जी के अंदर जो हो सकता है वो एफ में ना हो. Because perhaps some easy. आपके मुताबिक वो उल्टा हो गया. How does D, E and G play out actually? I want to ask this question. आज से 10 साल पहले किसी ने इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान के बारे में कोई बात स्पीच कर दी, बस खत्म हो गई बात. अब वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता. ये देखिए कुछ लोग होते हैं तो उन्होंने 5 years कर दिए ना, वो कहते हैं यस आई सीन द लाइट. अब इस्लाम में भी तौबा की गुंजाइश आखिर मिनट तक है. वो कह सकता है जी मुझे, जैसे माय लॉर्ड ने ऑब्जर्व किया कि मुझे इस्लाम के बारे में नहीं पता था, अब मैंने सारे अब लाइफ टाइम बैन उसको कर दिया कि वो फिर शायद हाफिज बन गया हो सकता है, आलिम बन गया हो सकता है, आप और बेहतर और हम सबसे बेहतर कुरान शरीफ समझने लगा हो, और वो लाइफ टाइम बैन में आ गया क्योंकि उसको 20 साल पहले या 10 साल पहले या 5 साल पहले इन चीजों के मुतालिक इल्म नहीं था. समीउल्लाह बलूच जो है इट एक्ट्स एज अ गलिटीन. वो कहते हैं कि जब आखिरी अपील में जब आप आएंगे तो बस उसके डिसीजन से पहले तो अगर आप रिपेंटेंस कर लें तो हो सकता है, वरना वंस that happens then there is no repentance. कहाँ छोड़ा? नहीं छोड़ा. 184(3) में तो वैसे ही नहीं होता, बट अदरवाइज भी नहीं. रिपेंटेंस कहाँ लिखा हुआ है? साहब सुनने जरा, जी साहब समीउल्लाह बलूच देखें, इसमें असल बात यह है कि डिफरेंस हमने मालूम करना होगा 62 63A में. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? एज फार एज आई एम कंसर्न, 62 is not giving power to decide against a person. देखिए इसमें तो सिंपल ये इट इज डिपेंडेंट अपॉन 63. 63 में जो कार्रवाई करेंगे वो दिखाएंगे, 62 में वो कहेंगे यू आर नॉट क्वालिफाइड. वेयर एज डिसक्वालिफिकेशन इज इन 63. अगर कोई शख्स सपोज कोई काम करता है, कोई गलत काम करता है, तो अगर आप जी और एच को पढ़ लें, जी और एच वो डिटरमाइन करते हैं कि कोर्ट ऑफ लॉ से जब उसको कोई डिक्लेरेशन हो, ये उस डिक्लेरेशन की बात हो रही है. आई थिंक सो जी. आइए इस पे बात करें कि ये 62(1)(f) कहाँ पे पावर देते हैं कि आप इतने टाइम के लिए डिस्क्वालीफाई हो, इतने टाइम के लिए. वो तो सिर्फ ये बताते हैं कोई शख्स पेपर सबमिट हो रहे हैं उससे पहले बता दिए कि ये फ्ला कोर्ट से इसको सजा हुई, लिहाजा पेपर खारिज. दैट्स ऑल. मैटर एंड्स. The authority dealing with this matter have no power to decide the disqualification period of that person. वो disqualification के period तो 63 ने बता दिया. ये सजा जुर्म करोगे तो इतनी सजा होगी, और उस जुर्म की सजा पूरी होने के 2 साल बाद जब आप निकलेंगे तो फिर आप क्वालिफाई होंगे. तो ये आप जो पहला सवाल जो आपसे किया कि डिफरेंस, आप डिफरेंस जब बताएंगे तो खुद ब खुद पता चलेगा व्हाट इज 62 एंड व्हाट इज 63. So if 62(1)(f) is juxtaposed with 63(1)(h), H and H both. H moral turpitude. H moral turpitude है because वो उसके साथ dishonesty etc. वो उसके साथ है moral turpitude being very broad, और वो examine हुआ Samiullah belief. उसको अगर आप सामने रखें तो the consequence then, if they are to be reconciled, then the consequence is only one, which is that the timeline which is provided for the declaration in 63(1)(h) must necessarily apply to the time to the फर्क ये हो गया ना कि H में अगर conviction हो गई because it attracted an offense and so it led to conviction, then he can come back. But if it was lesser than even a case where it could constitute an offense and so he could not be taken in a criminal case, a simple declaration was given on the civil side, that goes on unlimited. अब यही समझ नहीं आती, because otherwise then we also have to stay away from the concept of reading into the constitution. But now that you have started reading in 63A, so I was just that is also a question. So you must stop from reading furthermore. Reading in just another aspect if you can attend to. Can you read D? My lord. Again. He is of good character and is not commonly known as one who violates Islamic injunctions. Now please read F. He is sagacious, righteous, non-profligate, honest and ameen, there being no declaration to the contrary by a court of law. Now, what does this mean? There being no declaration to the contrary by a court of law. In clause D,
and in clause E, and in clause G, these words are not mentioned. That's right. So either you say clause D, E, and G are redundant, they're meaningless clauses, because the words, there being no declaration, either the same wording should have been followed. And I can't, at least I cannot understand the difference between good character and sagacious. I mean, good character is something different from sagacious. Is good character different from being righteous? Non-profligate. What does that even mean? What does non-profligate mean? What does it mean? Who doesn't spend wastefully? Israf. Yeah. So good character. Yeah. So if you are doing wuzu and wasting water, you become a profligate. Because there's a hadith of the Prophet, that's right, do not waste water, and even if you're standing next to a flowing river. Yeah. So then he's a profligate. So, and then we go honest. Good character, every good character person is an honest person, I would imagine. And Ameen. I mean, you know, these are words which a Muslim would never even dare utter in deference to the Holy Prophet, that only he is and none of us are. I mean, that is humility and abject humility. You will never say that. Otherwise, why would you seek forgiveness for whenever someone dies? Please forgive his sins. Do we ever say he's entitled to Jannat and Allah Ta'ala grant him Jannat? He never committed a sin. We don't even pray that for ourselves. No honest person will say any of these things, that he's sagacious, righteous, non-profligate. Even the greatest saints in Islam were scared when they were dying, that they were scared of death because they were apprehensive of what may they be meeting in the hereafter. So I don't know, is this generally a wish list kind of situation as opposed to because otherwise everybody can, if I was filing a lamination paper and if someone says he's not of good character, I would not even challenge it. I said, I'm sure I've done something wrong in my life. Maybe I've done it wrong yesterday, so I don't know. So if you're honest and you say, right, his person is right, I am not sagacious, righteous, non-profligate, honest. I do not switch off the lights when I go out of a room. I waste electricity. I waste human resources which the Almighty provides. So where does it end then? I can bring any case into disqualify someone, and I want to save someone, I can also do the same thing. That's why. Should such power vest in judges who are themselves humans? That's why they want a greater test for parliamentarians than they have for themselves. Does this language find mention in the oath of office of a judge? That I'm not profligate? Does it mention in the recommendations of a judge? All it says you have to be 45 years of age, practicing law for 10 years. It could be so we have a lower standard than parliamentarians. Why is this language then not reflected there as well? You know, let's accuse ourselves before we accuse anybody else what they are or what they are not. So either we have a much lesser test, we can't, at least I would be very scared to meet this test, terrified to meet this test. So either we don't have a similar test, so we have to read the Constitution as a living whole, and where the Constitution has brought down the acts, it clearly says 2 years, 5 years, 3 years, 2 years, or it's factual, you're not a citizen, fine, that's very clear. There is no punishment here, but you're out. So without a punishment, you're out. There's no punishment. So, but suppose a person is a citizen of Pakistan, not a Pakistani citizen, but becomes a citizen of Pakistan later. Would he stand disqualified for life? Suppose he filed a nomination paper and he had another nationality or whatever, and he got disqualified. Is it disqualification for life? And then subsequently he said, okay, I've surrendered my US nationality and now I want to contest. So I don't know, we have to read it in a way that is meaningful. And we must bear in mind the conditionalities that were imposed to exclude people from this. I mean, the degree situation. Thankfully, it wasn't there when the Qaid was around, because he would have been disqualified. That's right. No, he wasn't a graduate. Amendment कब हुई?
ये amendment 2002 की 8 की है 2002 में तो किसने की amendment? This was presidential order. क्या वो president खुद इन पे उतर सकता था, इन तमाम requirement पूरी कर सकता? But ये military general ज़ियाउल हक नहीं होते, बाद में डिग्रीज करते हैं, शुरू में नहीं होते. नॉन इलेक्टेड मेंबर्स अगर अमेंडमेंट करेंगे तो यही होगा. Mr. Attorney General, the question is that while we're looking at D, E and G, which to my mind appears to be a guideline for the voters, the actual gatekeepers, and they might keep this in mind when they're voting because nobody can execute them and put anybody behind anything. So D, E and G to sir guideline ho sakti hai voters ke liye, and that's never been agitated. The $1 million question is, how do we look at the line, no declaration to the contrary by a court of law? What do we do with this? I mean, this is in the Constitution. If I may, I think my lords have raised the questions. Can we read the law on declarations? What is the law on declarations? Section 42 of the Section 42 of the Special Relief Act. I would imagine, is that the only declaration that has been indicated here? There's no other declaration. और तो कोई है नहीं. कोई और law होता है declarations का? ये Specific Relief Act. Only Special Relief Act, Section 42. Legal character के ऊपर जो है ना, वो that is the only law. Declaratory suits are filed under 62(1)(f). Section 42. Constitution में रहा. ये तो इन्होंने कर दिया ना, बट अगर कोई चैलेंज करेगा तो वो तो 42 में ही करेगा ना. नेगेटिव डिक्लेरेशन. Negative declaration concept है ना. Positive declaration is not negative declaration. We have held in paternity cases that you cannot do negative declarations. Paternity can किया ना, negative positive. negative कर सकते हैं paternity. नहीं, negative positive, हाँ. नेगेटिव नहीं हो सकता है क्या? Person regularly character right of any property. दे देना इनको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सर. आप अटॉर्नी जनरल को दे देना. कह सकता हूँ कि हम ऑनेस्ट. ये दे देना प्लीज. ये मैं दावा फाइल कर सकता हूँ कोई झूठा नहीं, मैं ऑनेस्ट. Yes. Ji. So that's it. Ji sir. I have it before me. Mr. Jilani's iPad is very helpful. Discretion of court as to declaration of status or right. Any person entitled to any legal character or to any right as to any property may institute a suit against any person denying or interested to deny his title to such character or right, and the court may in its discretion make therein a declaration that he is so entitled, and the plaintiff need not in such suit ask for any further relief. Bar to such declaration, provided that no court shall make any such declaration where the plaintiff, being able to seek further relief than a mere declaration of title, omits to do so. By the court, to what is understood by court? A civil court? Yes. Under Section 9, or is it a constitutional court? Oh, this is it's a civil court where evidence can be led, witnesses can be examined, where a burden of proof is discharged, and then there is an opportunity of rebuttal. Suppose in a case where I've done so even, we observe hearing a civil petition for leave to appeal or an appeal that the appellant had dishonestly filed a suit. Suppose we hold that, and we've held so, and impose costs on him. Will that constitute a declaration of a court of law in terms of Article 62(1)(f)? My respectful submission is no, sir. Why? Because you are not a court where that particular issue is actually conclusively determined through a trial. So we could observe in other cases. We could say in a criminal case that I don't believe this witness is a liar. And that witness will then be struck by 62(1)(f) because it's a declaration of a court of law. In a judgment in a criminal case, he was not an accused there, but he was a witness. And the court says, I don't trust this witness. I found him to lie. Yeah. My lord, so it's, then you can bring out every case. We may make an observation against a lawyer. He misled the court, for instance. Sometimes we do that. My lord, regretfully. And then if a lawyer contests election, the person will say, you have held that he misled the court. He is, of course, how can you allow him now to contest an election? He's banned for life.
My lord, now जी साहब एक चीज और देख लीजिए, डिक्लेरेटरी जजमेंट्स का जो सुप्रीम कोर्ट के लिए प्रोवाइडेड है ना, वो आर्टिकल 184 सब आर्टिकल 1 में वो डिक्लेरेटरी जजमेंट्स हैं। सूबे और वफाक के दरमियान जो झगड़े होते हैं ना, उसमें लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट शैल प्रोनाउंस डिक्लेरेटरी जजमेंट। उसके अलावा के डिक्लेरेटरी जजमेंट 184 और 185 में लिखा हुआ है। No, 184.3 is not mere declaration. I mean, 184.3, the court goes on to conduct. शिजाज शौकत साहब यहाँ बैठे हैं जो सिविल कोर्ट के माहिर हैं, तो आप बताइए ना ये वाली डिक्लेरेशन कैसे होगी? दो चीजें ऐड कर दूं। बता दें। आप सपोर्ट कर रहे हैं लॉ को या अपोज कर रहे हैं लॉ? But I'm supporting the law. The law. I'm against. We want to hear from those who are opposing the law. There's none. So then there is somebody who said yes. Then hear him out. I am opposing this. So yeah, I think in the course of proceedings, let's hear. I just want to understand how the opposition is. That's right. जी बताइए। आप अपोज कर रहे हैं तो पहले ये बताइए कि इसको चैलेंज किया है? मैं लॉ को इस बारे में अपोज कर रहा हूँ। नहीं, पहले बताइए कि अगर है तो हाई कोर्ट में चैलेंज किया वायरिस को इसकी आपने? मैंने तो चैलेंज नहीं किया। तो फिर अब क्या अपोज करेंगे आप? गुजारिश ये मालूम, क्योंकि समीउल्लाह बलोच केस अगर मौजूद है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन कर रहा है, माइक अपने साथ, इसीलिए तो आपसे पूछा ना, समीउल्लाह बलोच है, उसके बाद आप समझते हैं कि लॉ गलत अमेंड हुआ है, 232 गलत आ गया है, तो वेदर यू हैव चैलेंज द वायरिस इन द हाई कोर्ट or not? That can be challenged before this proceeding, my lord, because that question is just alive before the honorable and the same notice has been issued on that question. And in this proceeding, the honorable court has every authority to declare the law which has been passed in violating the provision of the constitution or whereby. But अभी उस्मान आपने कहा था कि are you supporting life disqualification or? सर मैंने कहा था कि नहीं उस्मान ने क्या कहा था? मैंने ये कहा है मालूम कि जब तक समीउल्लाह बलोच मौजूद है ये लॉ नहीं आ सकता, ये लॉ अल्ट्रा वाइड। मेन केस में आपकी क्या है कि डिस्क्वालिफिकेशन लाइफ को आप सपोर्ट करते हैं या नहीं? मैं डिस्क्वालिफिकेशन को असिस्ट मैं इस पॉइंट पे करना चाहता हूँ कि रीविजिट हो सकता है कानून, लेकिन वो इन कंडीशंस के साथ रीविजिट हो सकता है। वो आप एक देखें, वजाहत से बात कीजिए ना, गोल शोल बातें ना कीजिए ना। आप लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन के फेवर में या खिलाफ हैं? सीधी बात मैं लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन की फेवर में उस हद तक हूँ कि अगर समीउल्लाह बलोच प्रवेल करता है। आपसे सीधी बात पूछ, हम ये क्या सवाल जवाब दे रहे हैं आप? नहीं, either you support the principle or not. लॉ को सपोर्ट मैं इसलिए नहीं कर सकता कि लॉ अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है। अगेंस्ट द जजमेंट है, इंटरप्रिटेशन रीइंटरप्रेट हो सकती है प्रोविजन। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जब तक था उसके बाद पार्लियामेंट ने लॉ अमेंड किया। अगर आप ये कह रहे हैं इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद पार्लियामेंट लॉ नहीं बना सकती? लॉ बना सकती है स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन के बारे में, जहां स्टैट्यूट इंटरप्रेट हुआ। चलिए लॉ का तो ठीक हो गया, बट आर यू saying that the principle settled in Samiullah Baloch, you agree with it? No, that I don't agree. I want to say that there is some conditions for the on the basis of state decisive principle कि कब वो जजमेंट जो है वो रिविजिट हो सकती है और क्या वो कंडीशन। आप बार-बार वही चीज रिपीट ना करें ना, आप सीधी बात हमसे कर नहीं रहे हैं। जजमेंट को छोड़ दीजिए 2 मिनट के लिए, लॉ को भी छोड़ दीजिए, हम सिर्फ आपकी राय मालूम करना चाह रहे हैं। आप लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन को 62(1)(f सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? कुछ हाँ या ना तो कर रहे हैं। मैं नहीं सपोर्ट कर रहा, लेकिन नहीं कर रहे हैं। अच्छा, हम सुनना चाहते हैं कि कौन सपोर्ट कर रहा है। एक सेकंड ठहर जाए, हम लोग सुनेंगे आपकी वक्त पे। सुप्रीम कोर्ट में जबरी गुमशुदगी केस की समाअत जारी है। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदरायत 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है, जिसमें इस बात पे बहस चल रही है कि कानून रिविजिट हो सकता है, लेकिन सर्टेन कंडीशंस के तहत हो सकता है। लॉ में रिविजिट की इजाज़त है, लेकिन सर्टेन कंडीशंस को देखते हुए रिविजिट की इजाज़त होती है। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच की 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली केस की बराह रास्त समाअत। क्या इलेक्शन एक्ट की तरमीम को किसी ने चैलेंज किया? चीफ जस्टिस पाकिस्तान का अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार।
पंजाब फतह करने का मिशन। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और साबिक वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का आज लाहौर का दौरा शेड्यूल। बिलावल भुट्टो जरदारी पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास की सदारत करेंगे। बिलावल हाउस लाहौर में मुनक़िदा इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल और आम इंतखाबात के हवाले से अहम फैसले होंगे। सरबरा JUI मौलाना फजल रहमान ने एक बार फिर इलेक्शन के इल्तिवा का मुतालबा कर दिया। कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड, सिर्फ एक पार्टी की बात नहीं, दो सूबों को भी यकसा पुरअमन माहौल फराहम किया जाए। शुमाल और जनूबी वज़ीरिस्तान में हमारे कारकुनान पर हमले हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान दोनों के हालात ख़राब हैं। ऐसी सूरत में इलेक्शन मुहिम कैसे चलेगी? कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव, कारोबार का मुस्बत आगाज। 100 इंडेक्स में 600 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। कुछ देर के लिए 65,000 की नफ्सियाती हद बहाल हुई, ताहम बाद में मार्केट दोबारा मनफी जोन में चली गई और 64,000 की सतह पर आ गई। कराची के इलाके मेमन गोट और जंजाल गोट में फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक हुए। मेमन गोट में फायरिंग से जाँ बहक भैंसों के बाड़े के मालिक अब्दुल करीम को डाकुओं ने दौरान डकैती मुजाहमत पर गोली मारी। दूसरी जानब सुपर हाईवे जंजाल गोट में फायरिंग से 30 साल शख्स जाँ बहक हुआ। मकतूल की शनाख्त अमीन ज़ादा के नाम से हुई। कराची में न्यू ईयर नाइट पर हवाई फायरिंग से सर में गोली लगने से जख्मी बच्ची चल बसी। सानिया माबाद की इकलौती बच्ची थी। वर्षा गम से निढाल हैं, रिश्तेदारों समेत पूरा मोहल्ला आबदीदा। बच्ची के वालिद का कहना था कि लोगों की खुशियां हमारा गम बन गई। और कराची में माई कोलाची रोड के करीब गाड़ी उलट गई। हादसे में एक शख्स जा बहा और 2 अफराद जख्मी हो गए। इत्तला मिलने पर इमदादी टीमें जाए वक़्वा पर पहुंची। लाश और जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक जा बहक और जख्मियों की शनाख्त 55 साल हारून, 60 साल अब्दुल कादिर और 45 साल शहजाद के नामों से हुई। अस्सलामुअलैकुम, K21 न्यूज़ के साथ मैं हूं सैयद मेहदी अब्बास। हेडलाइंस आप जान चुके। सुप्रीम कोर्ट में ताहयात नाअहली का केस जारी है। आपको बराह रास्त ले चलते हैं। डिक्लेरेशन पे आपने उसको चैलेंज कर दिया, वो प्रूव हो गया कि 24 साल का है। आपकी राय में वो फॉर लाइफ डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, फिर वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकता। Is it your point? With your honorable permission, sir, अब वजह क्या हुई? उस वक्त पहले ये मेरी वजह, यही पॉइंट है आप सर। मेरी ये पॉइंट उस वक्त इसलिए सुनी जब नहीं गई, वो शख्स दाखिल हो गया, उसने वो चेक बैरियर क्रॉस कर लिया, वो झूठ के बावजूद वो बलूचिस्तान में वजीर दाखिला बना, जो अभी से पहले केस। फिर जातियात पे ना जाइए। नहीं सर, हम जातियात को छोड़ दीजिए, हम आईनी नुक्ते की बात कर रहे हैं। हो सकता है बहुत बुरा आदमी है, हम उसमें नहीं जाना चाहते, तो आप जातियात को छोड़ दीजिए, आइन की बात करें। आप पार्लियामेंटेरियन है ना, हम जातियात पे बहुत सकता है अच्छा आदमी बुरा आदमी, वो हमारे सामने बहस नहीं हमने करेंगे, क्योंकि हम एक जनरल प्रिंसिपल तयन करना चाह रहे हैं। जनरल बलोच साहब, देखिए मैं आपको बता, जो हमारे लिए कंपैरिजन में प्रॉब्लम आ रही है ना, एक तरफ 63A में आप जितना मर्जी क्राइम कर दें, आप कुछ अरसा सजा काटें, 5 साल गुजारें तो वापस आ जाए। हमें ये प्रॉब्लम हो रही है कि सिविल डिक्लेरेशन में सजा नहीं है, कोई सजा तो उसने नहीं काटी, सिवाय ये सजा उसने काटी कि वो वाला इलेक्शन मिस हो गया उसका। अगले इलेक्शन में तो वो आ सके ना। अब ये कहना कि अगले इलेक्शन में भी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा, ये हमें समझ नहीं आ रही कि सिविल उसने झूठ बोला, झूठ की सजा आपने दी कि तुम इस नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हो गए तुम्हारे, तुमने इलेक्शन नहीं लड़ा, सजा मिल गई ना। जो क्रिमिनल साइड पे उसको वैसे सजा मिल रही, सिविल साइड पे ये सजा हो गई। अब आगे चले ना, अब वो क्या, उसने जो एक झूठ बोल दिया, मिस डिक्लेरेशन कर दी, अब वो सारी उम्र कैसे। दूसरी तरफ फिर तो हो ना, आइन में हर जगह लिमिटेशन है, टाइम की स्टोरी है हर जगह, तो फिर इस जगह भी तो कुछ होनी चाहिए ना। मैं इस हक में हूँ कि 232 अभी जो जून यार, मैं इस हक की बात छोड़ देना। अगर देखें, अच्छा एक्चुअली आई एम स्पॉटिंग इज दैट मखदूम अली खान, कैन वी रिक्वेस्ट यू टू
Since Mr. Makhdoom Ali Khan has written on the constitution, I don't know if he's involved in any case before us. Are you in these matters? Huh? Yes. My lord, which case are you in? I have filed a CMA 6 of 2024. For whom? In favor of disqualification or lifetime or not? My lord, not in favor. But you're not in, why, who have you filed it for? For Mr. Jahangir Khan Tareen, my lord. Okay. Now, one thing which nobody has attended to yet, at least one way of interpreting the constitution is what the original constitution said. And this constitution has been, I don't know what's the correct word, changed or ravaged from time to time, what you want to use it. Can we read the original constitution as it was enacted in 1973? My lord. And see what the constitution then said? My lord, I will read that provision to your lordship. Would you like to do it, or shall we ask the Attorney General to do so? As your lordship pleases, the history is... No, we were thinking of appointing you as amicus, but you are representing a party, so anyways, let's... as your lordship pleases. 62, do you have the original constitution? Yes, my lord, I have, and the history is traced in Samiullah Baloch. No, we want to read the actual text. Yes, my lord. The text is there. 85. Yeah, we have it, my lord. Qualifications for membership of parliament. Can you come to one or the other mic? My lord, benefit of... My lord, Article 62, there used to be only 3 qualifications. One, he's a citizen of Pakistan. I read the whole article. My lord, a person shall not be qualified to be elected or chosen as a member of parliament unless he's a citizen of Pakistan. B, he's in the case of the National Assembly not less than 25 years of age and is enrolled as a voter in any electoral roll for the election to that assembly. C, he's in the case of the Senate not less than 30 years of age and is enrolled as a voter in any area in a province, or as the case may be, the federal capital or the federally administered tribal areas from where he seeks membership. And D, he possesses such other qualifications as may be prescribed by Act of Parliament. So these troublesome provisions were not there? No, my lord. When did they come into? My lord, by Presidential Order number 14 of 1985, which is also called the Revival of the Constitution Order. This is General Zia. General Zia, when the martial law was coming to an end and partyless elections were soon to Is it ironic that a person who violates the constitution of the country puts in these conditions? I find that a bit troublesome, isn't it? Yes, he after D... Was he of good character? If he violates the oath that he took to uphold and protect the Constitution, and he destroys the Constitution, it's very ironic for me that he inserts a good character, knowledge of Islamic teachings. I wonder which knowledge of Islamic teaching mandates judges to be sent home because they don't swear an oath of fealty to the martial law administrator. What is your view on that? My lord, these are, with great respect, all these provisions which have been added by the RCO or the Presidential Order 14. Was he non-profligate? My lord, these are matters which I would say... Yeah, we want your answer on this. My lord, these are matters for divine judgment. These are matters for divine judgment. You mean to say matter of treason is for divine judgment? My lord, no. And treason is not an issue, but if we come to treason, then in person, martial law is admitted? Yes. If it comes to an act of treason, then in that particular case... Do you think he committed treason or not? My lord, in your lordship is talking of 1977. You're talking about, yes. Your lordship will then have to examine it. You know, we are asking your opinion. My lord, I would be bound by the judgment of this honorable court. We are asking your opinion. My opinion is different, but the judgment of this honorable... Share your opinion with us. The judgment of this honorable court in Begum Nusrat Bhutto's case takes a different view. चले आप नहीं बताना चाहते रहने दें फिर. My lord, my view... चले बाकी पढ़ लेते 63. तो ये D तक था. There was no present D, present E, present F, and present G. Yes, my lord. The D... and 63 was also pretty succinct. Yes, it was, my lord. 63 was also very limited. कैसे उसमें हम पढ़ने टाइम यही समझ ये सारे नहीं ला सकते ना
My Lord, 63, a person shall be disqualified from being elected or chosen as and from being a member of parliament if A, he is of unsound mind and has been so declared by a competent court, or B, he is an undischarged insolvent, or C, he ceases to be a citizen of Pakistan or acquires the citizenship of a foreign state, or D, he holds any office of profit in the service of Pakistan other than an office declared by law not to disqualify its holder, or E, if he is so disqualified by Act of Parliament. So it was pretty straightforward and simple. It was. And RCO kind of molded the constitution. Yes. RCO changed it in two respects. It brought in these qualifications and added a whole host of disqualifications as well. By a person who was of sagacious, righteous, non-profligate, honest, and good character. Yes. Yes. But the point is, 18th Amendment stamped on it. You see, My Lord, 8th Amendment stamped on it. No, देखिए, and then 18th Amendment. Mr. Makhdoom Ali Khan, at least now I will speak for myself. I don't know. Wherever this is one way of interpreting the Constitution, and I've held it in a judgment or two, that wherever there is problem areas or difference of opinion or two interpretations possible, at least I've chosen the one interpretation which found mentioned in the original pristine constitution chosen by the directly elected representatives of the people and not martial law administrators. Why are you so scared of martial law administrators to utter these words, Mr. Makhdoom Ali Khan? My Lord, may I submit that this is also the jurisprudence of this court. In Al-Jihad case, Mr. Justice Ajmal Mia took the view that if there is a conflict or tension between two provisions of the Constitution, one which was enacted at a time when the Constitution was in abeyance and other at the time when the Constitution was in full force, it is the latter which will then prevail, and that view has been reiterated in Samiullah Baloch, though the principles drawn from it thereafter are different. So what your Lordship is observing. Where is it mentioned in Samiullah Baloch? My Lord, in the Samiullah Baloch case itself. No, I just want to read that part. Yes, my Lord. Your Lordship will see the constitutional principle is identified in the Samiullah Baloch case itself at page 435. Page 435. At this point that you are saying? Yes, my Lord. This point is there on page 435. This is PLD 2018, Supreme Court 405. Which paragraph are you reading? Paragraph 22. If your Lordship will see, there are a number of judgments cited, and then it says reference by the President, PLD's 1957, Supreme Court 219 at 235. As such, the Constitution must be interpreted as a whole because it is an organic document that is meant to apply to the changing circumstances of time and space. Consequently, each provision of Constitution or part thereof has purpose, meaning, and integral place that must be understood, acknowledged, and applied harmoniously. It is only when a conflict between two provisions of the Constitution is irreconcilable and one of such provisions was inserted when the Constitution was held in abeyance, then the provision which was made part of the Constitution during the period of its abeyance would yield. But would it apply? Because after the 18th Amendment having stamping it, so it's not really, that was a democratic dispensation at that time. My Lord, it was, but your Lordships, prior to this also in Al-Jihad's case, took the view that in spite of the fact that whatever General Zia had done had been validated to a large extent by the 8th Amendment to the Constitution, this Honorable Court took the view that, and that was in particular, my Lord, in relation to a provision where a judge of the High Court declined to go to the Federal Shariat Court and was, as a result, sent home. Their Lordships took the view, particularly Mr. Justice Ajmal Mia, that this provision was inserted at a time when the country was going through a period of constitutional abeyance. No doubt it was validated by the 8th Amendment, but when we examine it and juxtapose it with other provisions relating to judiciary, this having been added at the time cannot
be allowed to hold sway, and that is why their lordships held that a judge of the High Court cannot be sent to the Federal Shariat Court against his will, and if he refuses, will not cease to hold the office of a judge of the High Court. So, in spite of that, this has been the jurisprudence of this Honorable Court, that in spite of the validation. Mr. Makhdoom Ali Khan, but would you put validation at par with an original enactment which has been thought about, carefully considered by every member of parliament? A validation was also a bitter pill for the parliamentarians to swallow. If you don't validate, I continue. So it may be that, okay, we are getting something, is better than nothing. Let's at least get on with it. But we are now faced with a problem. So simple validation, when the original constitution said something else, if there are two possible ways to interpret something, and more so when what has been added is very ambiguous. I don't know why these vague words were introduced. You could have simply said A, B, C, D, like every other thing is factual. Either it's a yes or it's a no. Are you of good character? Please don't answer this question. But which person would say this? I mean, it would be a very audacious person who would say, I'm honest, Ameen, and everything. And then probably he will be making other claims which will be totally not permissible. So simple validation is a bitter pill which has been swallowed from time to time to get democracy back on the rails. Would you not agree with that, since we consider you a constitutional expert, to consider validation at par with a constitutional provision, or it has to be read in the context of, because this judgment also says in space and time. The space then was a dictatorship. Either you continue another 10 years of a dictator or get some sort of a diluted form of democracy, get us back on the rails, whichever is better. So probably the parliamentarians, we should not always condemn the parliamentarians. We should see the difficult circumstances that they work under. I mean, we should respect them. And what would you have done? Let's put yourself in the position of parliament, make yourself a parliamentarian then, that you would, validate something which you may not be very happy with, but at least get the business back on track. How would you personally attend to it? My lord, my respectful submission is that though the earlier two judgments which I have just identified by this Honorable Court do not put it in the terms that your lordship has, but that was probably at the back of their mind when they said that an amendment made during the period of constitutional abeyance, if it is in conflict with or cannot be reconciled with the provision originally enacted in the Constitution, then the latter will prevail. So obviously this Honorable Court has not treated the validation at the same level as the original Constitution, recognizing all the difficulties which your lordship have articulated, but not articulating them in this particular manner. Otherwise, my lord, if any amendment made to the Constitution, eventually when made, stands on the same plane as any other constitutional provision, but your lordships have held that we will distinguish between constitutional provisions made during a period of constitutional abeyance. What's your main argument? Is this your mainstay of your argument? My lord, my main argument in this particular case would be that insofar as when your lordship examines Article 62 and 63, because some of these amendments, as your lordship has just now noticed, came in at the same time, there is a relationship between the two. And with great respect to this extent that Samiullah Baloch says that 62 and 63 have to be looked at through different lenses, it is with great respect incorrectly decided. Because when your lordship looks at 62 and 63 and the amendments came about at the same time, 62F, which your lordship is looking in particular, which says he's sagacious, righteous, non-profligate, honest, and Ameen, there being no declaration to the contrary by a court of law.
and your lordship examines it with 63(1)(h), he has been on conviction for any offense involving moral turpitude, sentenced to imprisonment for a term of not less than 2 years, unless a period of 5 years has elapsed since his release. They are to be read together. I mean, that is dependent upon 62 is dependent upon 63. 63, and I would go to the extent of saying that when your lordship looks at G, for instance, he has not, after the establishment of Pakistan, worked against the integrity of the country or opposed the ideology of Pakistan. It has to be related to H, which says he has been on conviction for any offense involving moral. So what does that mean? I mean, where does that leave these provisions 62? My lord, what's the effect? My submission would be that unless there is a conviction, and that would be the declaration I would be seeing, not at... So what are these clauses? They go? My lord, if there is no conviction, then in case of D, E and G, for example. My lord, D and E and F probably all will have to be related to H. 63(1)(h). F actually talks about a declaration. D, E, and G don't. They could be, one could argue that because there is no third-party declaration, we can go into conviction area. But where do we take the declaration part? My lord, declaration, now if your lordship looks at it in terms of section... One thing which immediately comes to mind is section 42 of the Specific Relief Act, which talks about declaration of a legal character. Now, this cannot be that kind of a declaration because, as your lordships have repeatedly observed, a negative declaration is impossible to obtain. Then your lordship... Sometimes permissible, negative declaration is permissible sometimes in some events that can be granted by the court. There has been some revisitation of Alvi Sons, but otherwise that remains good law. Then if your lordship looks at 199, that also is talking of declarations being made by this honorable court, but that's in a completely different context. That is only. So then what do you make out of this declaration for a court of law? My lord, I would say that the term is not used specifically in the section 42 sense of the term. Maybe it's a constitutional declaration. It's a constitutional declaration, and that the declaration which the constitution is envisaging is there has been a conviction already under 63(1)(h). And then there is this gateway. He cannot file his papers before the returning officer because at that time, the returning officer may refuse to accept them. But the anomaly which arises when your lordship looks at 63(1)(h) in particular, and G and H both, actually, when your lordship looks at it, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच की 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली केस की बराह रास्त समाअत जारी है। क्या इलेक्शन एक्ट की तरमीम को किसी ने चैलेंज किया? चीफ जस्टिस पाकिस्तान का अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार, जिसमें कहा गया कानून रिविजिट हो सकता है लेकिन सर्टेन कंडीशंस के तहत, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि मखदूम अली खान आप मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए खौफजदा क्यों हैं? फिर वकील मखदूम अली ने बताया कि 1985 में शके सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए आइन में डाली गई थी। न्यूज लॉन्च में वक्त ब्रेक का देखते रहिए K21 न्यूज। जी फ्रेश प्योर काउ मिल्क, माँ के प्यार की तरह खालिस। मार्केटेड बाय gbazaar.pk। सारिफीन की खिदमत ही हमारी लीडरशिप का है नस्बुलैन, जिसकी वजह से हमें हासिल है आपका एतमाद। क्यों? अब हुआ ना कुकिंग को फायदा, हर खाने में चिकन का जायका। डॉक्टर फहीम हर्बल, शुगर के मर्ज का जड़ से खात्मा, ताकत बहाल, फायदा न होने पर पैसे वापस। 0307 5444 381। जी फ्रेश प्योर काउ मिल्क, माँ के प्यार की तरह खालिस। Marketed by gbazaar.pk for free home delivery. Call now. ये सहूलत अभी सिर्फ कराची के लिए मैसर है। डॉक्टर फहीम हर्बल, शुगर के मरज का जड़ से खात्मा, ताकत बहाल, पहले ही दिन अद्वियात और इंसुलिन से छुटकारा, फायदा न होने पर पैसे वापस।
0307 5444 381। जी फ्रेश प्योर काउ मिल्क, माँ के प्यार की तरह खालिस। Marketed by gbazar.pk for free home delivery. Call now. ये सहूलत अभी सिर्फ कराची के लिए मैसर है। क्यों? अब हुआ ना कुकिंग को फायदा, हर खाने में चिकन का जायका। सारिफीन की खिदमत ही हमारी लीडरशिप का है नस्बुलैन, जिसकी वजह से हमें हासिल है आपका एतमाद। जी फ्रेश प्योर काउ मिल्क, माँ के प्यार की तरह खालिस। Marketed by gbazar.pk। सारिफीन की खिदमत ही हमारी लीडरशिप का है नस्बुलैन, जिसकी वजह से हमें हासिल है आपका एतमाद। क्यों? अब हुआ ना कुकिंग को फायदा, हर खाने में चिकन का जायका। डॉक्टर फहीम हर्बल, शुगर के मर्ज का जड़ से खात्मा, ताकत बहाल, फायदा न होने पर पैसे वापस। 0307 5444 381। जी फ्रेश प्योर काउ मिल्क, माँ के प्यार की तरह खालिस। Marketed by gbazar.pk for free home delivery. Call now. ये सहूलत अभी सिर्फ कराची के लिए मैसर है। क्यों? अब हुआ ना कुकिंग को फायदा, हर खाने में चिकन का जायका। सारिफीन की खिदमत ही हमारी लीडरशिप का है नस्बुलैन, जिसकी वजह से हमें हासिल है आपका एतमाद। जी फ्रेश प्योर काउ मिल्क, माँ के प्यार की तरह खालिस। Marketed by gbazar.pk। तवज्जो फरमाइए। हर जगह खौफ का राज, छीना झपटी उरूज पर। सियासी दावपेच, इख्तियारात की जंग, मईशत के उतार चढ़ाव और महलाती साजिशें, बदल रहा है खबर का अंदाज भी। पार्लिमानी सियासत हो या समाजी मसाइल, बात होगी बेबाक और तल्ख। शहर कायद से शहर इख्तिदार तक, हर खबर पर होगा तज्जिया, मगर थोड़ा मुख्तलिफ। इनसाइड पाकिस्तान विद मोहम्मद जफीर। देखिए प्रोग्राम इनसाइड पाकिस्तान विद मोहम्मद जफीर पीर से जुमेरात रात 10:05 पर सिर्फ K21 न्यूज पर। तवज्जो फरमाइए, सड़कों पर गैर जिम्मेदाराना पार्किंग का निजाम, ट्रैफिक जैम की अहम वजह। तवज्जो फरमाइए। जवानी कैसी गुजरी? जवानी तो अब भी गुजर रही। शादी अरेंज मैरिज थी। मैंने जावेद को डायरेक्ट प्रपोज किया। नजमी आलम कभी झूठ नहीं बोलती। ये सबसे बड़ा झूठ होगा अगर मैं कहूँगा कि नहीं बोलते। जहाँ खूबसूरत फीमेल्स को देखते हैं तो कुछ आउट ऑफ कंट्रोल। ये मरवाने वाला है। ये पता है ठरक का सवाल था ये। कोई ऐसी ख्वाहिश जिसकी अभी तकमील बाकी हो। अल्लाह पाक हमारे मुल्क को ऐसा कर दे कि आप सर उठा के चल। चमड़ी जाए मगर दमड़ी न।
कंजूस नहीं हूँ, कोई मुझे कंजूस नहीं कह सकता। वजह सुबह उठकर सबसे पहले आंखें खोलती हूँ क्या फिर यूं हुआ कि जब भी जरूरत पड़ी हमें हर शख्स इत्तेफाक से मसरूफ हो गया। देखिए कराची वाले सीजन 2 हर इतवार रात 11:05 पर सिर्फ K21 न्यूज पर। तवज्जो फरमाइए। दिन आबोताब के साथ रोशन मगर लाइट्स जल रही हैं। शो का नाम राजा ऑनलाइन, लोगों को लाइन पे लाना बहुत जरूरी है। हम बस को चलाता नहीं है, हम उसको उड़ाते हैं। आज आपकी चौथी शादी है, तो कितने बच्चे हैं आपके? वैसे अंदाजन 32 या 34 होंगे। मेरे साथ ऐसा हुआ है कि सुबह ही सुबह तू उठाओ, पेट में तेरे दर्द हो रहा हो, बल उठ रहे हो और लोटे में पानी ना हो, मैं रात को आपके घर टैंकर भिजवा दूंगा। ये स्टूडियो है टीचर साहब। क्या कहा आपने टीचर? भाई पढ़ाई कैसी जा रही है आपकी? कंचा, एकदम कंचा। क्या फर्क नजर आता है 25 साल पहले की एंटरटेनमेंट में और आज की एंटरटेनमेंट में? टीवी पर चीजें ऐसी आती हैं कि बच्चे अपने बुजुर्गों को कहते हैं कि आप लोग अंदर चले जाइए, आपके देखने की नहीं है। फिर बुजुर्ग अंदर जाके देखते हैं अपने टीवी पे। तुम तो गरीब मेजबान हो। क्या नाम है तुम्हारा? हनीफ राजा। बराबर में चोर बैठा है ना, तो जनाब ऐसे मौके पे एंटी करप्शन छक्का मार देती है ना। ये एंटी करप्शन कहां से आ गई? देखिए प्रोग्राम राजा ऑनलाइन हर इतवार की शब रात 8:05 पे सिर्फ K21 न्यूज पर। तवज्जो फरमाइए। फसाई आलूदगी बन रही है मुस्तकिल बीमारियों की वजह। बड़े पैमाने पर नुकसानदेह गैसेस का इखराज। तवज्जो फरमाइए। आवाम सबसे पहले। सवाल इक़्तिदार के उन लोगों से जिनका है ये काम। नकाब के पीछे की दुनिया बेनकाब करने। आ रहा हूं करने बात आवाम की। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए मैं। न्यूज़ लॉन्च कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में फिर से आपको खुशामदीद। नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोग्राम जवाब तो चाहिए के एंकर अदील खान। और इस बार एक और अच्छी खबर है कि प्रोग्राम जवाब तो चाहिए टीम के पूरे 50 प्रोग्राम्स मुकम्मल हो गए हैं। अदील, आपको दिली मुबारकबाद। मेहदी, बहुत शुक्रिया और एक बार फिर आपका भी शुक्रिया, क्योंकि K21 में जितने भी हमारी टीम है, जहाँ आप लोग हैं, हम सब एक फैमिली हैं और फैमिली की तरह ही जब काम करते हैं तो जो देखते हैं नाज़रीन, उनसे भी कहूँगा कि हमारे एफर्ट्स होते हैं, आप देखते हैं उसमें यहाँ जितने लोग काम कर रहे हैं, होल ओवर डाइट टीम की मैं बात करूँगा, सबका कहीं ना कहीं हिस्सा होता है।
और थैंक यू अगेन तमाम नाज़रीन जिन्होंने इतना पसंद किया। जवाब तो चाहिए को। जी आदिल, मुख्तसरन बताइएगा 50 प्रोग्राम्स पूरे होने पर दिली खुशी कैसी है और क्या क्या सीखा, क्या क्या सबक हासिल किया? मेरी खुशी नहीं है, एक्चुअली मैं बताऊँ, खुशी इस बात की तो है कि मैंने 50 प्रोग्राम किए, लेकिन जो हकायक से पर्दे हमने उठाए उसमें कहीं ना कहीं कराची वाले उन पर तो रहते हैं, हम कराची में ना, तो कहीं ना कहीं हमारा जो दिल है ना वो एक मैं कहता हूँ कि आप दीदा वर्ड उससे नहीं निकलता, क्योंकि मैं रोना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि बदले। मैं कहूँगा कि KMC डिपार्टमेंट मैंने आपको दिखाया, पार्किंग मैंने आपको दिखाया, डॉक्टर जाली मुख्तसर अरसे में आपने पूरे कर लिया, जाली डॉक्टर्स मैंने आपको दिखाए, पुलिस के किरदार दिखाए, अच्छे किरदार भी दिखाए, बुरे भी दिखाए। इस हमारे शहर कराची में जो ट्रैफिक के मामलात हैं मैंने वो दिखाए, मैंने वो तक दिखाया कि किस तरह धुआं मारती हुई गाड़ियां दनदनाते हुए इस शहर में फिर रही है, जो मुजर सेहत हवा मेरी फैमिली, आपकी फैमिली और देखने वाले तमाम नाज़रीन, इवन उन पुलिस वालों की फैमिली भी इसी कराची में जो रहती है वो सर्वाइव कर रही है। जी अदिल, आपकी काविशी काबिल सताइश है। अदिल, मुझे बताइएगा कि आपने अब टॉपिक पे आए थे कि आपने पॉलिटिक्स के ऊपर भी प्रोग्राम किया है, कराची की आवाम और फिर कराची की पॉलिटिक्स, उस बारे में कुछ बताइएगा। मैं भी बिल्कुल कराची की पॉलिटिक्स में आने से पहले मैं एक लाइन और देना चाहूँगा, बहुत ज़रूरी है कि मेरी जवाब तो जाएगी एंटायर टीम को। मैं बिल्कुल इस प्लेटफॉर्म के जरिए थैंक यू अदा करता हूँ कि जिन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया। ख़ास तौर पे मैं चंद नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन ये ज़रूर कहना चाहूँगा, लोग जानते हैं जिस तरह मेरे कैमरामैन उन्होंने काम किया है, जिस तरह मेरे स्पाई के लिए उन्होंने काम किया, जिस तरह लड़की है मेरे पास जो कॉन्टेंट क्रिएट करती है, मैं सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और थैंक यू अगेन कि आप लोगों ने मेरा साथ दिया जब भी हमने, और K21 के तमाम लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म फराहम किया और हमने सक्सेसफुली 50 प्रोग्राम्स को कंप्लीट किया। अब आ जाता हूँ आपके सवाल के ऊपर। अब ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है मेहदी कि पॉलिटिक्स का इस वक्त जो मामला चल रहे हैं, इलेक्शन सर पर है, 8 फरवरी की डेट है और आपके सामने जो डेट चल रही है उसमें दिन महीने कम ही रह गए, मतलब 1 महीना भी नहीं रह गया है। अब बात यह है कि एक्चुअल मैंने ये प्रोग्राम क्यों किया। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल सोशल मीडिया के जरिए पूछने की कोशिश की है कि आपका इस प्रोग्राम का पर्पस क्या था, तो मैं 3 से 4 पर्पस आप लोग के सामने रखता हूँ नाज़रीन, और मैं मेहदी ये कहूँगा कि आप सवाल करें क्योंकि हम वोट डालने जाते हैं। और मेरा पहला स्लोगन मेहदी आपको भी याद होगा, जो स्लोगन था कि वोट को इज्जत दो, ये सब सुनते आ रही है, मेरा नहीं है ये एक्चुअल, तो मैंने इसमें एडअप किया था कि वोट को इज्जत बाद में दो, पहले अपनी आवाम को इज्जत दो, क्योंकि आवाम होगी तो वोट पड़ेंगे भाई, वोट बहुत अच्छी बात आएंगे। तो हम अपनी आवाम को क्यों इज्जत नहीं दे रहे, क्यों हम ऐसे लोगों को पॉलिटिक्स में लाने की बात करते हैं जिनका किरदार क्या है, और एक्चुअल चले किरदार को भी हम साइड में रखते हैं। मेरा चंद सवाल है कि क्या कराची मेट्रो पाकिस्तान का जो एक सिटी है कराची, चले हम इसको ऑल ओवर समाते हैं, तो इसको मेट्रोपॉलिटन सिटी कहते हैं या नहीं कहते हैं? बिल्कुल कहते हैं। इसको इंटरनेशनल सिटी कहते हैं नहीं कहते हैं? बिल्कुल। इसको जब नेशनल स्टेडियम का वर्ड दिया जाता है तो नेशनल स्टेडियम कहा जाता है, जब इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करते हैं तो कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहा जाता है। सर मुझे बताएं कौन सी जगह इंटरनेशनल बन चुकी है? और कराची में, पाकिस्तान में जो पॉलिटिक्स की बड़ी जमातों की अगर मैं बात करूं तो उसमें कराची के जो स्टेक रखती है वो सबसे बड़ी जमात है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, उसके बाद आती है आपकी पीपल्स पार्टी, उसके बाद आती है आपकी PTI। अच्छा, इसमें कोई कैटेगरी नहीं बता रहा मैं, वर्ड टू वर्ड कौन पहली है कौन दूसरी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जमात इस्लामी भी पहली हो सकती है, पीपल्स पार्टी भी पहली हो सकती है और MQM भी पहले हो सकती है, लेकिन सवाल है कि जो स्टेक इतने टाइम से चलता आ रहा है, तो मेरे दिल ने कहा कि क्यों ना पहले मैं उन सरबराहान की जहाँ से वो इलेक्शन लड़ते हैं उनके इलाके की विजिट करूँ। तो मैं सबसे पहले पहुंचा NA 255 में। अच्छा। जो MQM के सब मौजूदा जो सरबराह हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी, उनकी मैं सीट पे गया, मैंने वहाँ पे आवाम से बात की। अगर आपको याद हो लियाकताबाद आप भी गए होंगे मेहदी, गोलगप्पे बड़े मशहूर हैं लियाकताबाद के, वो बड़ी बड़ी शॉप है। मैं उस दुकान पे गया, मैं निराला स्वीट पे गया, मैं कहीं और नहीं गया, मैं इस बार गलियों में नहीं गया। मैं आवाम के उन लोगों के पास गया जो NA 255 के रिहायशी हैं। मैंने उनसे पूछा सर माशाल्लाह मुबारक हो, नेशनल सिटी बन चुका है कराची। तो उन्होंने जो मुझे वर्ड्स कहे वो मैं कहूँगा प्रोग्राम में जरा सुने, उनका कहना क्या था, मेरा कहना नहीं था। मैंने सवाल, अच्छा बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये इलेक्शन पे क्यों प्रोग्राम, भाई आपके हकायत तभी रखेंगे ना कौन क्या कर रहा है। अच्छा, ये बात मैं सिर्फ MQM की नहीं कर रहा, अब मैं थोड़ा सा रुख आपको चेंज करता हूँ। इसी तरह मैंने जब बताया आपको 255 में, फिर भी मैं कहता हूँ कि MQM मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने कुछ जगहों पर काम किया, क्योंकि मैंने ये सवाल भी रखा था कि ये वही जमात है जिसने 2004-5 के अंदर कराची को बनाया था। और ये हर शख्स कहता है कि उस वक्त कराची दुनिया की एक कहते हैं ना लीडिंग सिटी बन रहा था, नेशनल सिटी हम कह रहे थे, वाकई में मेट्रोपॉलिटन सिटी दिखा था। तो उसमें किरदार मुस्तफ़ा कमाल भाई का था, इसमें कोई कमाल की बात नहीं। जबकि आपने प्रोग्राम देखा होगा तो वहाँ पे ex-MNA मुज़म्मिल कुरैशी जो पीपल्स पार्टी बिल्कुल मेरे साथ प्रोग्राम में अटैच हो गए। जब मैंने मुज़म्मिल कुरैशी से सवाल रखा कि सर आप भी उस टीम का हिस्सा हुआ करते थे, आज ज़रूर
आप पीपल्स पार्टी में हैं, लेकिन उस वक्त तो आप एमक्यूएम का पार्ट थे। आपने उस वक्त कराची आप सब ने मिलकर बनाया, आपके मेयर थे मुस्तफा कमाल भाई, जिन्होंने नो डाउट रात दिन लग के कराची में काम किया। तो उनका जवाब ये कुछ था, मैं चाहता हूँ, मैं नहीं अदा करना चाहता, लोग प्रोग्राम देखें, उसमें आवाज़ लोग सुने कि वो क्या कह रहे हैं। उन्हीं की टीम के लोग, आज ठीक है जमात तब्दील हो गई, पर उन्होंने ये बात जो बात की वो शायद मैं भी कहीं कहूँगा कि हाँ ऐसा होता है कि जब आपके पास पावर होती है तो आप काम करते हो, और इसमें कोई गलत बात नहीं कि मुस्तफा कमाल भाई के पास वो पावर थी, उनके पास चीज़ें थी और उन्होंने डिलीवर किया। ठीक है, अब आ जाते हैं थोड़ा सा लास्ट माजी की तरफ। हम 3 साल पुरानी बात करते हैं कि मैं गया एक और जगह जहाँ पर NA 243 की सीट से हमारे बानी PTI के बानी और हमारे वजीर आजम, क्योंकि हमारे वजीर आजम मुल्क के वजीर आजम थे ना भाई, तो हम सबके थे, साबिक वजीर आजम उस सीट से लड़े, जीते। उसके बाद उन्होंने वो सीट दे दी किसी और को। मेरा सवाल एक है, दरख्वास्त है उन तमाम लोगों से, जब आप सीट से लड़के जाते हैं, क्या आप कभी अपनी आवाम में आते हैं आप लोग? मैं नहीं कह रहा, आवाम प्रोग्राम में लोग कह रहे हैं, ये हम फिल्मों में देखा करते थे ये बातें। आवाम आज कहती है कि भाई वोट लेने के बाद कोई पलट के नहीं आता, मैं कोई नहीं आता। और ये फिल्मों में तो हम 1000 बार देखते हैं, लेकिन एक्चुअल हकीकत में भी ऐसे ही है कि इमरान खान साहब को पता ही नहीं है, साबका वजीर आजम साहब को, कि भाई आपके उस जहाँ से आप जीते थे, चल के थे, आज उसकी गलियाँ टूटी हुई हैं, पानी बह रहे हैं। गुलशन इकबाल एक ऐसा इलाका था जो बड़ा खूबसूरत देखने में आता था कराची का, लोग वहाँ शिफ्ट, आज वहाँ से लोग छोड़ के दूसरे इलाके जा रहे हैं, गलियाँ टूटी हुई हैं, पानी का निज़ाम खराब हो गया, पार्क एक आपने बना दिया, मैं नहीं सपोर्ट कर, लेकिन जो बाकी उजड़ गए उनका क्या, उनका कौन जिम्मेदार? अच्छा अदिल, आपने आवाम की बात की कि आपने कहा कि वोट को तो इज्जत दो, साथ साथ आवाम को इज्जत दो, क्योंकि आपको वोट आवाम ने ही देना है। अच्छा मुझे बताइएगा, आवाम की आपने बात की, तो आवाम इन जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, जो हुक्मरान हैं, जो जितने पॉलिटिकल पार्टीज़ 8 फरवरी के लिए इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं, उनसे खुश हैं या नाखुश? शिद्दत पसंदों को अलग करके मुझे बताइएगा। देखिए मेरी इसको सिंपल समझने का तरीका एक बहुत आसान सा देता हूँ मैं आपको। आपकी जेब में 100 रुपये जी, अगर मैं उसमें से 30 रुपये निकाल लेता हूँ तो बचे कितने आपके पास? 70 रुपये। हाँ, एक्चुअल इलेक्शन जब होता है इस मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर खास तौर पे, तो 30% वोट पड़ रहा है, 70% जाता है। वो इंसान, कोई इंसान वोट देने को आने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि सब नाखुश है। ये समझना पड़ेगा तमाम हमारे पॉलिटिकल लोगों को कि खुदारा आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में अगर एक जगह पे 5 लाख लोग रहते हैं और वहाँ वोट का टर्नओवर 1 लाख हुआ, तो सोचें आप कहाँ खड़े हुए। आपके कहने का मकसद है कि 70% अवाम वोट ही नहीं डालते, वोट ही नहीं। अगर आप 35 कर लें, 35 to 65 कर दें, अच्छा बहुत ज्यादा होगा तो 40-60 कर दें, भाई क्या मतलब, इलेक्शन हो रहे हैं भाई, वोट देने का हक है। आज इंसान ये सोचता है नहीं मैंने वोट देने जाना ही नहीं, क्यों? वो कहता है कि बदलाव नहीं आएगा। लेकिन मैं यहाँ पे मेहदी एक हाथ जोड़ के कहूँगा अपने तमाम पॉलिटिकल लोगों से, देखें जो खास तौर पे कराची का दर्द रखते हैं, ये स्लोगन मेरा वर्ड था कि जो लोग कराची का दर्द रखते हैं थोड़ा सोचें कराची आज कहाँ खड़ा हुआ है। कराची में क्या पीने का साफ पानी है? क्या औरंगी टाउन, लियाकताबाद, कोरंगी, लांडी, कैसे कैसे इलाके में आपको गिनवा दूँ, पानी नहीं है, लोगों के पास गैस नहीं है, पानी नहीं है, आप बुनियादी हक तो दे नहीं सके। और हम जब ये कहते हैं कि ये इंटरनेशनल सिटी है, तो सॉरी माय फ्रेंड, ये इंटरनेशनल सिटी आपके लिए तो हो सकती है, बाय नेम, बाय कागज़ के कुछ टुकड़ों में तो हो सकती है, पर हकायत ये नहीं है। और अगर कोई पॉलिटिशियन इस बात को नहीं मान रहा तो खुदारा वो गलियों में जाएं और अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में जाए और आंखें खोल के देखें कि लोगों के पास रोड तक नहीं है, रोड पे गंदे नाले, बारिश हो जाए तो उसी गड्ढे में लोग गिर जाते हैं। फिर आप सिर्फ मलहाल करते हैं, आप कहते हैं हमें बड़ा दुख हुआ, और आपके पास कुछ अल्फाज ही नहीं होते। अच्छा दिल, आपने बात की कराची का दर्द रखने वालों के हवाले से, तो मुझे बताइएगा कि कराची का दर्द रखने वाले इस बार कराची को दर्द से निकालेंगे? मैंने यही वो अगर हेडर कोई प्रोग्राम देखें तो हेडर की एक लाइन थी हमारी, वो भी यही है। अच्छा, क्या कराची को बार बार इलेक्शन के नाम पे, इलेक्शन के वोट लेने के बाद क्या आवाम को बार बार लॉलीपॉप दिया जाएगा या उनके लिए कुछ काम किया जाएगा? मैं और आप आज ये बात क्यों कर रहे हैं? चले एक मिसाल है मेरी कि हम कहते हैं कि इंटरनेशनल कंट्रीज की अगर हम बात करें, दुबई हमारे बाद बना, हमारे ही लोगों ने बनाया दुबई को। आज दुबई कहाँ खड़ा हुआ है? आप देखें कि वो हमसे 100 साल आगे जा चुका है। वही लोग कराची में जो काम करते हैं वो यहाँ से निकल के माइग्रेट करके दूसरी कंट्री चले जाते हैं। टैलेंटेड लोग पढ़ने के बाद इसी कराची यूनिवर्सिटी से हज़ारों तलबात पास आउट होते हैं। उसके बाद उनसे सवाल करो तो वो पता है जवाब में क्या कहते हैं मेहदी, कि हमें इस मुल्क में नहीं रहना, हमें तो बाहर जाना है, हमारा फ्यूचर बाहर है। तो यार इस मुल्क को कौन बनाएगा मेहदी?
इस मुल्क को बनाने वाले लोग थे, इस मुल्क को बनाया गया है, जद्दोजहद है इस मुल्क में। खुदारा ओन करे, मैं सिर्फ कराची की बात फिर कहूँगा, नहीं कह रहा, पूरे मुल्क को ओन करें, क्योंकि हमारा मुल्क के बराबर वाले मुल्कों को देखें। अच्छा, लेकिन अदील ऐसे लोगों को मौके भी तो नहीं मिलते। अभी हाल ही में वो 28 गोल्ड मेडलिस्ट जो लड़का था वो भी बिल्कुल जॉबलेस है, तो ऐसे लोगों को अगर मौके दे हमारा कराची, हमारा पाकिस्तान मुल्क, तो ये पाकिस्तान में स्टे करेंगे, फिर ये तरक्की के ज़ामिन हो सकते हैं। देखिए पोटेंशियल है, आप यकीन करें मेहदी, वरना 76 ईयर्स के अंदर लोग कितना कुछ हुआ है इस कराची में, लेकिन आज पाकिस्तान में हुआ है। पाकिस्तान फिर भी स्टेबल है, पाकिस्तान है, यकीन करें है, ये मेरा मुल्क है, मेरा वतन है, ये है, और मैं इसको ओन करता हूँ। अगर कराची क्या पूरे पाकिस्तान के स्टूडेंट ये तय कर लें कि हमें कराची के लिए कुछ करना है या पाकिस्तान के लिए कुछ करना है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम ना कर सकें। और फिर मैं यहाँ पर एक बात बड़ा वाज़ेह कर दूँ कि देखिए मुस्तफ़ा कमाल भाई जो आए थे वो कहीं और से नहीं आए थे, वो भी यहीं के पाकिस्तान के ही रिहायशी थे। दिल था, वो कहते हैं ना, जज्बा था, दिल था, सोच थी, विजन क्रिएट किया, उस शख्स ने काम किया, डिलीवर किया। ऐसे और भी 1000 मुस्तफ़ा कमाल बन सकते हैं इस कराची में, ऐसा पोटेंशियल है। इस पाकिस्तान को बनाने के लिए और भी अच्छे लोग खड़े होकर कराची की तरह पूरे पाकिस्तान को सजा सकते हैं, बस सिर्फ नजर सानी की ज़रूरत है। और खुदारा भाई यंगस्टर्स को मौका दें, क्योंकि नई सोच, नई जनरेशन जो आगे आ रही है वो एक नई सोच के साथ आ रही है और वो करना चाहती है काम। लेकिन हमारे आज भी सीटों पे अगर वही लोग लड़ेंगे सीटें जिनकी उम्रें 60 साल हो चुकी हैं, 55, मैं तो कहता हूँ यार सारी बात छोड़ें मेहदी, सबके बायोग्राफी निकालें, सबकी एजेस निकालें। भाई आपने अपनी ज़िंदगी में क्या किया जो आप कह रहे हैं हम मुल्क के लिए कर लेंगे? भाई आप उन यंगस्टर को लाएं जो गोल्ड मेडल लेके यूनिवर्सिटी से बाहर आता है, उसको लेके आए, उसको ओन करने का मौका दें, ताकि वो कराची और पाकिस्तान को बनाए। तो लगा को मौका देना चाहिए। उसी को बार बार रिपीट करते हैं, किसी का बेटा आ जाता है, कभी सॉरी टू से मादर चाहूंगा, लेकिन हकायत ये है कि कोई ना कोई फैमिली में से निकल, यार सबकी फैमिलीज में ही कैपेबल लोग हैं। मेरी फैमिली में कैपेबल लोग नहीं है, आपकी फैमिली में कैपेबल लोग नहीं है, मतलब सिर्फ उन्हीं की फैमिली में कैपेबल लोग हैं। लोग माजरत के साथ हमें पॉलिटिकल वाले कह देंगे, लेकिन एक्चुअल देखें हकायत पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जब इस रोड पे गुजरता हूँ तो मेरा दिल दुखता है कि मेरा वही शहर कराची कहाँ खड़ा हुआ है और हम आज कहाँ जा रहे हैं। अच्छा अदील, ये बात हो गई थी पॉलिटिक्स की। अब मुझे बताइएगा कि न्यू ईयर की आमद पर तमाम चेहरों पर मुस्कुराहट बिखरी हुई है कि और उम्मीद भी लगाई हुई है कि नया आने वाला साल अब उनके लिए बेहतर होगा। लेकिन साथ ही साथ जो आतिशदगी के वाक़यात हुए हैं, जिन मॉल्स में आतिशदगी के वाक़यात देखने में आए हैं, जिनकी दुकानें जलकर खाकसर हो चुकी हैं, उनका क्या बनेगा? मेहदी, आपने 2 सवाल एक साथ किए मेरी नज़र में, एक नहीं किया, 2 सवाल रखे। पहले तो तमाम नाज़रीन जो देख रहे हैं हम कहते हैं चलें हैप्पी न्यू ईयर, लेकिन मैं वही बात करूँगा किस बात का हैप्पी न्यू ईयर। 150 से ज़्यादा एक जगह की दुकानें जल गई, 200 से ज़्यादा दुकानें जल गई, और फिर अभी 400 से ज़्यादा दुकानें सदर के अंदर जलते में मैं कहता हूँ 80 दुकानें जल गई। कहीं 5 डेड बॉडीज़ निकली, कहीं 4 डेड बॉडीज़ निकली। किस बात का हैप्पी न्यू ईयर? ये वाक़या दिसंबर में हुआ है, ठीक है, किस बात का हैप्पी न्यू ईयर? क्या मैं वही बात पर आ रहा हूँ कि मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। सदर का मैंने प्रोग्राम किया था मोबाइल मार्केट का, जब आग लगी है, 80 से ज़्यादा दुकानें जल गई, 400 से ज़्यादा दुकानें थी वहाँ पे। जब मेरी ताजिर बरादरी से बात हुई है मेहदी, वो कहते हैं कि हमने अपनी तरफ, उन्होंने एक डिपार्टमेंट का नाम लिया कि उसकी गफलत थी, शॉर्ट सर्किट हुआ, व्हाटएवर। मैं कहता हूँ जब मैंने उस जगह का विजिट किया मेहदी, तारे खुली। आज देखिए दुनिया कहाँ जा रही, मैं फिर बिल्कुल कंसील्ड वायरिंग का हम कब से सुनते आ रहे हैं कि भाई वायरिंग ओपन नहीं होनी चाहिए, बच्चे भी होते हैं, कोई हाथ लगा दे। आप मेरा वो प्रोग्राम देखें, उसके अंदर तारे ऐसे लग रहे हैं जैसे वाजिया तारे सामने से जा रही हो, अगर कोई शरारत भी कर दे तब भी ऐसा वाकया सामने आ जाए। हम कहाँ खड़े? फिर दूसरी बात, मैंने दरख्वास्त की थी आखिरी प्रोग्राम में, मैं आपके जरिए एक दरख्वास्त भी कर देता हूँ कि भाई उन तमाम मॉल्स को बंद कर दें जिन मॉल्स में फायर एग्जिट का जगह ना हो या फायर को कंट्रोल करने के इंतजामात ना हो। आप उसको बंद करें मॉल को, क्योंकि देखें अभी इसी प्रोग्राम के अंदर मैंने एक चीज़ दिखाई कि 2nd फ्लोर तक आग पहुंची और वहाँ आग बुझ गई। जबकि आग अगर लगती तो 400 दुकानें जद में आती, पर वो बुझने की सबसे बड़ी वजह मैं आपको मेहदी बताता हूँ वो क्या थी कि हर दुकान के बाहर एक बॉल लगी हुई थी जो फायर कंट्रोल करती है, और वो बॉल इतनी ज़बरदस्त बॉल है कि जैसी वो हीट उस पर जाएगी वो एकदम ब्लास्ट हो जाती है बॉल, और जब वो ब्लास्ट होती है बॉल तो वो पूरी आग को रोक देती है 10 मीटर के दौरान। हर दुकान के बाहर एक बॉल लगी हुई थी 2nd फ्लोर पे। यकीन करें दुकान के बाहर का जो बेसमेंट है ना वो तो जला, जो एक आता होता है, लेकिन दुकान के अंदर आग नहीं आई। मेरी दरखास्त है, वो बॉल कितने की है? 3000, 4000, 5000। यार आप लगाएं। आप जो यूनियन सिस्टम्स होती हैं मॉल्स की, उनको खुदारा चाहिए कि भाई आप सबकी दुकान पे नफ्स करवा दें। क्या होगा? थोड़ा खर्चा हो जाएगा ना,
जानों से तो बचेंगे। जानों से आज बचेंगे। 150 दुकानें आप उठा लें अपना अर्शी मॉल की, वो बंद पड़ी हुई हैं। आरजे मॉल चले जाएं, वो बंद पड़ा हुआ है। आपकी 80 से ज्यादा दुकानें जल गई, सर बंद पड़ी हुई हैं। 80 घर नहीं, 80 दुकानें नहीं है दोस्त, 80 खानदान है। बिल्कुल 150 दुकानें नहीं है, 150 खानदान है। आरजे मॉल में 200 दुकानें हैं अगर, तो 200 दुकानें नहीं है, 200 खानदान है। कहाँ जा रहे हैं मेहदी? किस बात का हैप्पी न्यू ईयर मेहदी? हैप्पी न्यू ईयर नहीं, सॉरी टू से आप जाएं हैप्पी न्यू ईयर, मैं कहता हूँ एक फूल लेके उनके घर चले जाएं जिनके प्यारे चले गए, उनसे आयादात कर लें। किस बात का हैप्पी न्यू ईयर? और फायरिंग एक बार फिर अभी नोटिस आईजी साहब की तरफ से लिया गया कि फायरिंग नहीं होनी थी। कैसे हुई फायरिंग? क्या नहीं हुई? क्या 36 से ज्यादा लोग जख्मी नहीं हुए कराची शहर के अंदर? वो जो गोली रिटर्न वापस आई है, क्या उसने जख्मी नहीं किया? आज ही एक खबर पढ़ रहा था कि जो बच्ची जख्मी थी हवाई फायरिंग से, जिसके सर पे गोली लगी थी, वो आज दम तोड़ गई। और उनके लवाहिकीन का ये कहना है कि ये जो लोगों की खुशियाँ हमारे ख़ानदान के लिए गम में तब्दील हो गई। अब आप ये देखें ना, खुशी और गम किस बात का हैप्पी न्यू ईयर? जिसके घर से जनाजा उठा है उसके दिल से पूछे मेहदी कि वो दिल से दुआ दे रहा होगा या फिर वो बद्दुआ दे रहा होगा उस फायरिंग करने वाले को। और जिसने भी लॉ बनाया, मैं आजी साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने लॉ तो बनाया पर इम्प्लीमेंट कभी भी नहीं हुआ। आपको चाहिए आप बाद में एहतसाब करें उन लोगों का, पहले अपनी पुलिस का एहतसाब करें सर। तो उन तमाम SHOs को बुलाएं और पूछें कि आपके इलाके में कैसे फायरिंग हुई। बिल्कुल, लेकिन नहीं, वजू का जो वही बात वहीं की पड़ी हुई है कि हर साल ये मैसेज आता है, हर साल तमाम SSPs कहते हैं, SHOs कहते हैं, IG कहते हैं, लेकिन नहीं, एंड ऑफ द डे वही फायरिंग होती है, वही चरागा किया जाता है और एंड में कोई ना कोई जख्मी हो जाता है। और ऐसे ही पुलिस के अहकामात हवा में उड़ा दिए जाते हैं। बहुत शुक्रिया आदिल खान, प्रोग्राम न्यूज़ लॉन्च कराची, लाहौर, इस्लामाबाद को टाइम देने के लिए, अपना कीमती वक्त इनायत करने के लिए। और फिर से एक बार दिली मुबारकबाद आपको, आपके 50 प्रोग्राम्स पूरे होने पर। आदिल से बात हो रही थी आतिश ज़दगी के बढ़ते वाक़यात और न्यू ईयर के हवाले से, और कराची की पॉलिटिक्स और कराची की आवाम के हवाले से। और ये भी बात हुई कि कराची की आवाम कितना इस बार खुश हैं सियासतदानों से और कितना नाखुश हैं। बहुत शुक्रिया आदिल न्यूज़ लॉन्च को टाइम देने के लिए। फिल वक्त स्टूडियो में वक्त हुआ ब्रेक का, देखते रहिए न्यूज़ लॉन्च कराची, लाहौर, इस्लामाबाद। सारिफीन की खिदमत ही हमारी लीडरशिप का है नज़्बुलैन, जिसकी वजह से हमें हासिल है आपका एतमाद। जी फ्रेश प्योर काउ मिल्क, माँ के प्यार की तरह खालिस। मार्केटेड बाय gbazaar.pk। क्यों, अब हुआ ना कुकिंग को फायदा, हर खाने में चिकन का जायका। डॉक्टर फहीम हर्बल, शुगर के मर्ज का जड़ से खात्मा, ताकत बहाल, फायदा न होने पर पैसे वापस। 0307 544 381। ये दूध कौन पिएगा? बेटा, तुम्हारी टीचर बता रही थी कि तुम पायलट बनना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो। तुम क्या क्या बनना चाहते हो? मम्मा, मैं तो आप जैसा बनना चाहता हूँ। क्योंकि माँ के प्यार में मिलावट नहीं होती। जी फ्रेश प्योर काउ मिल्क, माँ के प्यार की तरह खालिस। Marketed by gbazaar.pk for free home delivery. Call now. ये सहूलत अभी सिर्फ कराची के लिए मैसर है। डॉक्टर फहीम हर्बल, शुगर के मरज का जड़ से खात्मा, ताकत बहाल, पहले ही दिन अद्वियात और इंसुलिन से छुटकारा, फायदा न होने पर पैसे वापस। 0307 544 381। जी फ्रेश प्योर काउ मिल्क, माँ के प्यार की तरह खालिस। Marketed by gbazaar.pk for free home delivery. Call now. ये सहूलत अभी सिर्फ कराची के लिए मैसर है। क्यों, अब हुआ ना कुकिंग को फायदा, हर खाने में चिकन का जायका। सारिफीन की खिदमत ही हमारी लीडरशिप का है नज़्बुलैन, जिसकी वजह से हमें हासिल है आपका एतमाद। जी फ्रेश प्योर काउ मिल्क, माँ के प्यार की तरह खालिस। Marketed by gbazaar.pk। शहर कायद और माफिया का राज, गैर जिम्मेदाराना पार्किंग, जिम्मेदार खामोश तमाशाई, ला कानूनियत ही कानून,
मुहज़्ज़िब माशरा और बेहिसी, अमनो अमान के रिट पर अवाम, सफाई निस्फ़ ईमान लेकिन हम क्या किसी ने सुनी है चीखें? नहीं, पर अब सब सुनेंगे क्योंकि चीख उठा कराची। देखिए प्रोग्राम चीख उठा कराची जुमेरात से हफ्ता शाम 7:05 पर सिर्फ K21 न्यूज पर। तुमसे मिली है ये सारी खुशियाँ, तुमसे मिला है ये दो जहां। हमने है पाया तेरा ही साया, तू जो न होता तो क्या होता यहाँ। खुदा तेरे बंदे हैं, बंदे हैं हम, ना रोक सके कोई हमारे ये कदम। सिर्फ तू ही है हमारे दिल में, और तू जाना कोई जाएंगे हम। शुक्रगुजार है बंदे तेरे, 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 शुक्रगुजार है बंदे तेरे। देखिए अल्लाह तेरे शुक्रगुजार बंदे हर जुम्मे की रात शब 11:05 पर सिर्फ K21 न्यूज पर। सियासी दावपेच, इख्तियारात की जंग, मईशत के उतार चढ़ाव और महलाती साजिशें, बदल रहा है खबर का अंदाज भी। पार्लिमानी सियासत हो या समाजी मसाइल, बात होगी बेबाक और तल्ख। शहर कायद से शहर इख्तिदार तक, हर खबर पर होगा तज्जिया, मगर थोड़ा मुख्तलिफ। इनसाइड पाकिस्तान विद मोहम्मद जफीर। देखिए प्रोग्राम इनसाइड पाकिस्तान विद मोहम्मद जफीर पीर से जुमेरात रात 10:05 पर सिर्फ K21 न्यूज पर।
आवाम सबसे पहले। अस्सलामुअलैकुम। न्यूज़ लाउंज के साथ मैं हूं मोहम्मद अकबर तारिक और मैं हूं सैयद मेहदी अब्बा। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच की 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली केस की बराह रास्त समाअत। क्या इलेक्शन एक्ट की तरमीम को किसी ने चैलेंज किया? क्या कोई शख्स हल्फिया तौर पर कह सकता है कि वो अच्छे किरदार का मालिक है? चीफ जस्टिस पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल से इत्तेफाक। बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ के पास रहेगा या नहीं? पिशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील पर समाअत। इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील पर फैसला महफूज। दरखास्त पर समाअत पिशावर हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज खान ने की। आम इंतखाबात की तैयारियां। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और साबिक वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का लाहौर का दौरा शेड्यूल। बिलावल भुट्टो जरदारी पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास की सदारत भी करेंगे। बिलावल हाउस लाहौर में मुनक्किदा इजलास में मुल्की सियासी सूरत हाल और आम इंतखाबात के हवाले से अहम फैसले होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर आसिफ अली जरदारी से डिप्टी जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह की मुलाकात। सूबे की सियासी सूरत हाल पर बातचीत। आसिफ अली जरदारी और नासिर हुसैन शाह के दरमियान दीगर उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हमजा शहबाज ने कहा है कि मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए 10 साला मुआशी प्लान तैयार करेंगे। हमजा शहबाज का कहना था कि बानी पीटीआई ने 1 करोड़ नौकरियां 50 लाख घर देने का वादा किया था। किसी को एक घर नहीं मिला बल्कि गरीबों के घरों को गिराया गया। बोले इलेक्शन में मुल्क की तकदीर का फैसला होना है। लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने एक बार फिर इलेक्शन के इल्तिवा का मुतालबा कर दिया। कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड सिर्फ एक पार्टी की बात नहीं, 2 सूबों को भी यकसा पुरअमन माहौल फराहम किया जाए। शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान में हमारे कारकुनान पर हमले हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान दोनों के हालात ख़राब हैं। ऐसी सूरत में इलेक्शन मुहिम कैसे चलेगी? साबिक वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की 7 में कॉलम निगार। मोहम्मद अबड़ो की रिहाइश का अहमद। मोहम्मद खान अबड़ो के भाई की वफात पर इजहार ताज़ियत। मुराद अली शाह का कहना था कि पीपल्स पार्टी को आम इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। हमारी लेवल प्लेइंग फील्ड इस मुल्क की आवाम है। 9 मई के वाक़यात में PTI के टॉप लीडर मुलव्विस थे। साबिक वजीर आला सिंध का इल्जाम। पिशावर पुलिस की बरवक्त कार्रवाई दहशतगर्दों के बड़े हमले को पसपा कर दिया। 8 से 10 शिद्दत पसंद पुलिस थाना और चौकी पर हमला करना चाहते थे। पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए दहशतगर्दों का मंसूबा नाकाम बना दिया। SSP ऑपरेशंस पिशावर के मुताबिक बरवक्त जवाबी कार्रवाई से दहशतगर्द अपना हदफ हासिल न कर सके। रेंजर्स और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। कराची के इलाके मुरीद गोट लियाकताबाद से लियारी गैंग वॉर और भत्ताखोरी मुलव्विस मुलजिम अनस आफ्ताब गिरफ्तार। रेंजर्स तर्जुमान के मुताबिक मुलजिम ने अपने साथी के हमरा एक बिल्डर से 1 लाख रुपए भत्ते का मुतालबा किया था। मुलजिम लियारी गैंग वॉर का सरगर्म कारकुन है। गिरफ्तार मुलजिम को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया। कराची के इलाके मेमन गोट और जंजाल गोट में फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक हो गए। मेमन गोट में फायरिंग से जाँ बहक भैंसों के बाड़े के मालिक अब्दुल करीम को डाकुओं ने दौरान डकैती मुजाहमत पर गोली मारी। दूसरी जानब सुपर हाईवे जंजाल गोट में फायरिंग से 30 साला शख्स जाँ बहक हुआ।
मकतूल की शनाख्त अमीन ज़ादे के नाम से हुई। तकरीबन वाकया रात को 12 बजे के बाद वाकया पेश आया है और तकरीबन 1:45 बजे हमें पता चला है और हम लेके गए उसको कोरंगी नंबर 5। अम्मी एक सेकंड, अम्मी तो कोरंगी 5 लेके गए। 5 नंबर वालों ने फ़ौरन उसको देखा और कहा कि जिना लेके जाएं। जिना में जाके उसकी जब ट्रीटमेंट शुरू हुई तो सिटी स्कैन के बाद फिर पता चला कि उसके सर में गोली लगी और गोली जो है ना वो काफ़ी अंदर तक चली गई है। ऑपरेशन नहीं कर देखिए, नॉर्मली जो आतिशबाजी और गोली जो चल रही थी, जो हर साल का जो रिवायत है वो बरकरार थी और बस इस बार हम शिकार हो गए इस बात का। क्या बोलूं, मेरी तो बच्ची वापसी नहीं आएगी। दुनिया की खुशी में हमारा गम, मेरी बच्ची वापसी नहीं आएगी। रात को ऐसी खुशी से रो रही थी, अम्मी मैं आऊँगी, बुब्बू दे दो मुझे, अम्मी मुझे बुब्बू दे दो। कराची में न्यू ईयर नाइट पर हवाई फायरिंग से सर में गोली लगने से जख्मी बच्ची चल बसी। सानिया माँ बाप की इकलौती बच्ची थी। गुस्सा गम से निढाल हैं रिश्तेदारों समेत पूरा मोहल्ला आबदीदा। बच्ची के वालिद का कहना था कि लोगों की ख्वाहिशियाँ और खुशियाँ हमारा गम बन गईं। आलमी कवानीन पामान। साल 2024 में भी सहूनी रियासत की जानिब से मजलूम फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी जारी। इसराइली बमबारी से मज़ीद 15 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। 7 अक्टूबर से अब तक शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 21,978 हो गई, जबकि 57,657 ज़ख्मी हो चुके। इसराइली जेल में कैद एक और फ़लस्तीनी को शहीद कर दिया गया। दूसरी जानिब मगरबी किनारे से इसराइली फ़ौज ने 2 ख़वातीन समेत मज़ीद 32 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा में स्वाबी के इलाके रशकई में मामूली तलकलामी पर फायरिंग करके बाप बेटी को कत्ल कर दिया गया। जाम बहक अफराद की शनाख्त 30 साला शहाब अली और 10 साला सलमा के नाम से हुई। मकतूल की वालिदा की मुद्दत में थाना कालू खान में मुल्जिमान के खिलाफ दोहरे कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुल्जिमान फायरिंग करने के बाद फरार हो गए। लाशें डी अस्पताल कालू खान मुंतकिल। डेरा गाजी खान में खाद नायाब। खाद के हसूल के लिए काश्तकार परेशान। खाद के हसूल के लिए दर बदर होने पर मजबूर किसानों का कहना है कि गुज़िश्ता कई रोज़ से मार्केट के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन हमें खाद नहीं मिलती। ब्लैक में बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक होने वाले साबिक वफाकी वज़ीर शीरी मज़ारी की बेटी ईमान मज़ारी और उनके शोहर वकील अब्दुल हादी के वलीमा और कवाली नाइट की वीडियोज़ मंजर आम पर आ गई। दावत वलीमा मुल्तान में मुनाक़िद हुई थी। तुम तीनों गरीब हो ना? बहुत ज्यादा सरकार। तुम्हें गरीबों से हमदर्दी भी है? जी बिल्कुल। पुअर फंड का मतलब समझते हो? गरीब फंड यानी गरीबों से जमा किया हुआ चंदा। हमने तुम्हारी तरफ से भी चंदा दे दिया। फिक्र नहीं, तुम्हारी तनख्वाह में से काट लेंगे। क्या समझे? अबे जिंदा हो या मर गए? अभी तक तो जिंदा है जी। जिंदा हो तो फिर भागो यहाँ से। खून सफेद हो गया है कम वक्तों का। गरीबों से कोई हमदर्दी नहीं, हालांकि खुद गरीब है। और बिस्मिल्लाह। माशाअल्लाह क्या मूछे हैं। खाना खराब का बच्चा। खुदा करे आपका ये शिमला श्रीनगर तक पहुंचे। वाह वाह वाह। माफ कीजिएगा, आप कौन है शिमला? इन सीढ़ियों में मैं तुम्हें अपना जुग्राफिया क्या बताऊं।
इस हल्दी खान है तो दौड़ा दौड़ा के मेरी हिस्ट्री खराब कर। लेजेंडरी कॉमेडियन लहरी के मद्दा उनका 95वां योम पैदाइश मनाना न भूले। लहरी ने फिल्मी करियर का आगाज 50 की दहाई में किया, जो 30 साल तक जारी रहा। उन्होंने 300 से ज़ायद फिल्मों में काम किया। मज़ाहिर अदाकारी में भी मुनफरिद अंदाज के मालिक रहे। अदाकार लहरी ने निगार अवार्ड समेत दर्जनों अवार्ड हासिल किए। लहरी 13 सितंबर 2012 को कराची में वफात पा गए थे। सर्दियों के बेहतरीन मौसम में होने वाली मुसलसल लोड शेडिंग के लिए दो लाइंस। रोशन है दिल के दाग, ना आँखों के शबने जरा, क्यों शाम ही से महफिल के सब चरा। रोशन है दिल के दाग, ना के शब्द। गुज़िश्ता 4 दहाइयों से वो हर नस्ल में यकसा मकबूल गुलकार सज्जाद अली ने सर्दियों में बिजली की लोड शेडिंग पर एक और गाना रिलीज कर दिया, जिसमें उन्होंने अवाम के सबसे बड़े मसले लोड शेडिंग को मौसीकी के साथ पेश किया। They are coming back. They live to hunt. They are predators. और हॉलीवुड हॉरर थ्रिलर मूवी प्रे टू दी हंट का फुल टीजर ट्रेलर जारी। फिल्म जल्द ही सिनेमाघरों में धूम मचाने आ रही है। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए अब आपको बताया जाए कि सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 62(1)(f) के तहत सियासतदानों की ताहयात नाअहली से मुतालिक केस की समाअत जारी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल बंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसर्रत हिलाली शामिल हैं। समाअत के आगाज पर चीफ जस्टिस ने पूछा कि अटॉर्नी जनरल आपका मौक़िफ़ क्या है, इलेक्शन एक्ट चलना चाहिए या सुप्रीम कोर्ट के फैसले। उस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अदालत से दरख्वास्त है कि ताहियत नाअहली के फैसले का दोबारा जायजा ले, जबकि इलेक्शन एक्ट की तायीद करूंगा क्योंकि ये विफाक का बनाया गया कानून है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहियत नाअहली की तशरीह के फैसले का दोबारा जायजा लिया जाए। दरख्वास्त गुजार के वकील ने भी ताहियत नाअहली की मुखालफत करते हुए कहा कि मैंने 2018 में दरख्वास्त दायर की जब 62(1)(f) के तहत ताहियत नाअहली का फैसला आया। इस पर जस्टिस ने सवाल किया कि क्या इलेक्शन एक्ट की तरमीम को किसी ने चैलेंज किया। तमाम एडवोकेट जनरल अटॉर्नी जनरल के मौक़िफ़ की तायीद करते हैं या मुखालिफत। चीफ जस्टिस के पूछने पर तमाम एडवोकेट जनरल्स ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम के अटॉर्नी जनरल के मौक़िफ़ की तायीद कर दी। जस्टिस मंसूर अली ने सवाल किया कि क्या सवाल यह है कि क्या ज़िली आइनी कानून साजी से आइन में रद्द-ओ-बदल मुमकिन है? क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ख़त्म करने के लिए आइन में तरमीम करनी पड़ेगी? क्या आइन में जो लिखा है इस कानून साजी से बदला जा सकता है? कत्ल और गद्दारी जैसे संगीन जुर्म में कुछ अरसे बाद इलेक्शन लड़ सकते हैं, लेकिन मामूली वजूहात की बुनियाद पर ताहियत नाअहली गैर मुनासिब नहीं लगती। एक शख्स को एक बार सजा मिल गई तो बात खत्म क्यों नहीं हो जाती? ऐसा कैसे हो सकता है कि सजा काट लेने के बाद भी कभी इंतखाबात ना लड़ सके?
सुप्रीम कोर्ट में लापता अफराद और जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली बेंच का हिस्सा हैं। मुतादिद अफराद ने जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ दरखास्तें दायर कर रखी हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि लापता अफराद का मसला इस वक्त हल होगा जब हम सब मिलकर उसे हल करेंगे। मसला उस वक्त हल होगा जब हम सब अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। नोटिस तो नहीं किया, लेकिन अटॉर्नी जनरल आएँ और यहाँ बातें सुने तो अच्छा होगा। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट को कानून साजी का हुक्म दे सकती है। हम समझते हैं कि हर इदारे को अपनी हदूद में रहना चाहिए। हम पार्लियामान को कानून साजी करने का हुक्म नहीं दे सकते। कानून बन गया है, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, उसे पढ़ लें। हम समझते थे कि मिसिंग पर्सनस का मसला अहम है तो केस लगा दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि जबरी गुमशुदगियों से मुतालिक कमीशन बना तो हुआ है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने सवाल किया कि कौन सा कमीशन बना है। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा कि जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की सरबराही में लापता अफराद कमीशन बनाया गया। अदालत हुकूमत से पूछे 50 साल से लापता अफराद पर कानून साजी क्यों नहीं की। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि अदालत कैसे पार्लियामेंट को हुक्म दे सकती है कि फुला कानून साजी करो। आइन की कौन सी शक अदालत को इजाज़त देती है कि पार्लियामेंट को कानून साजी का हुक्म दे। PTI के वकील शोएब शाहीन ने कहा हमारी अपील पर रजिस्ट्रार के एतराज़ात हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि हम ऑफिस की जानिब से लगाए गए एतराज़ात ख़त्म करते हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि अदालत कानून साजी का इख्तियार नहीं रखती, सिर्फ कानून कलदम कर सकती है। बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ के पास रहेगा या नहीं। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज खान ने दरखास्त की समाअत की। दौरान समाअत इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलाइल देते हुए इलेक्शन कमीशन की हाई कोर्ट के फैसले पर नजरसानी की इस्तदा की है। इलेक्शन कमीशन ने PTI को नोटिस जारी किया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन PTI ने सही तरीके से नहीं कराए। इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पर सवाल उठाए गए। कहा गया कि इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर आईनी है। सिंगल बेंच ने इंतखाबी निशान से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल किया। इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर हुक्म इम्तना जारी किया गया है। इलेक्शन कमीशन इसमें फरीक था, उसको नहीं सुना गया। वफाक हुकूमत केस में फरीक ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन एक बाइख्तियार इदारा है, उसे अपने फैसले करने का इख्तियार है। उन्होंने जो रिलीफ दिया वो पूरा फैसला है, उसके बाद कुछ नहीं बचा। इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर ऐसा फैसला नहीं दिया जा सकता। खबर यह है कि निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ चौधरी शुजात हुसैन के घर पहुंचे, जहां उन्होंने चौधरी शुजात हुसैन की अयादत की। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि चौधरी शुजात पाकिस्तान के मोतबर सियासतदान हैं। चौधरी शुजात ने रवादारी और मफाहमत की सियासत की है। अपडेट कर रहे हैं अपने नाज़रीन को, बताते चलें अहम तरीन खबर के हवाले से। अनवारुल हक काकड़ ने चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइशगाह पर उनसे मुलाकात की है। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ चौधरी शुजात हुसैन के घर पहुंचे, जहां उन्होंने चौधरी शुजात हुसैन की अयादत की। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि चौधरी शुजात हुसैन पाकिस्तान के मोतबर सियासतदान हैं। चौधरी शुजात हुसैन ने रवादारी और मफाहमत की सियासत की है। हम अपडेट अपने नाज़रीन को दे रहे हैं कि निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ चौधरी शुजात हुसैन के घर पहुंचे, जहां उन्होंने चौधरी शुजात हुसैन की अयादत की। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि चौधरी शुजात पाकिस्तान के मोतबर सियासतदान हैं। चौधरी शुजात ने रवादारी और मुफाहमत की सियासत की है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ चौधरी शुजात हुसैन के घर पहुंचे, जहां उन्होंने चौधरी शुजात हुसैन की अयादत की है। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि चौधरी शुजात पाकिस्तान के मोतबर सियासतदान हैं। चौधरी शुजात ने रवादारी और मुफाहमत की सियासत की। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा K21 न्यूज़ इस्लामाबाद ज़मीर हुसैन ज़मीर से। जी ज़मीर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने आज बकायदा तौर पर चौधरी शुजात के घर जो है वो पहुंचे हैं और बकायदा तौर पर उन्होंने उनसे आज मुलाकात की है। और इस मुलाकात में जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है उस पर भी जो है वो मुशावरत की गई है। और उसके साथ साथ चौधरी शुजात की जो सेहत के हवाले से जो है उनसे दरियाफ्त किया गया है, उनकी इयादत की गई है।
क्योंकि चौधरी शुजात जो हैं उनकी सेहत कुछ नासाज थी, जिस वजह से आज जो वज़ीर आज़म वहाँ पहुंचे हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर उनसे मुलाकात भी की है, मुल्की सियासी सूरत-हाल पर भी बातचीत की है और उनकी सेहत के हवाले से भी उनसे बातचीत की है। जी, तफसीलात के लिए शुक्रिया ज़मीर हुसैन। ज़मीर, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए K21 न्यूज़। जी फ्रेश प्योर काउ मिल्क, माँ के प्यार की तरह खालिस। मार्केटेड बाय GBazaar.pk। सारिफीन की खिदमत ही हमारी लीडरशिप का है नस्बुलैन, जिसकी वजह से हमें हासिल है आपका एतमाद। क्यों, अब हुआ ना कुकिंग को फायदा, हर खाने में चिकन का जायका। हकीम साजिद इस्लाम, अब इंसुलिन गोलियों से निजात पाएं, लबलबा तंदुरुस्त पाएं गारंटी के साथ। शुगर के मर्ज का इलाज और शुगर की वजह से होने वाली कमजोरियों का खात्मा। राब्ता नंबर 0311929976। जी फ्रेश प्योर काउ मिल्क, माँ के प्यार की तरह खालिस। Marketed by GBazaar.pk for free home delivery. Call now. ये सहूलत अभी सिर्फ कराची के लिए मैसर है। डॉक्टर फहीम हर्बल, शुगर के मर्ज का जड़ से खात्मा, ताकत बहाल, फायदा न होने पर पैसे वापस। 0307 5444 381। क्यों, अब हुआ ना कुकिंग को फायदा, हर खाने में चिकन का जायका। सारिफीन की खिदमत ही हमारी लीडरशिप का है नस्बुलैन, जिसकी वजह से हमें हासिल है आपका एतमाद। जी फ्रेश प्योर काउ मिल्क, माँ के प्यार की तरह खालिस। Marketed by GBazaar.pk। आवाम सबसे पहले। सवाल इक़्तिदार के उन लोगों से जिनका है ये काम। नकाब के पीछे की दुनिया बेनकाब करने। आ रहा हूं करने बात आवाम की। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए मैं। देखिए प्रोग्राम जवाब तो चाहिए, पीर से जुमा शाम 4:05 पर सिर्फ K21 न्यूज़ पर। तवज्जो फरमाइए। दिन आबोताब के साथ रोशन मगर लाइट्स जल रही हैं। शो का नाम राजा ऑनलाइन, लोगों को लाइन पे लाना बहुत जरूरी है। हम बस को चलाता नहीं है, हम उसको उड़ाते हैं। आज आपकी चौथी शादी है, तो कितने बच्चे हैं आपके? वैसे अंदाजन 32 या 34 हो गए। मेरे साथ ऐसा हुआ है कि सुबह ही सुबह तू उठाओ, पेट में तेरे दर्द हो रहा हो, बल उठ रहे हो और लोटे में पानी ना हो, मैं रात को आपके घर टैंकर भिजवा दूंगा। ये स्टूडियो है टीचर साहब। क्या कहा आपने? टीचर भाई, पढ़ाई कैसी जा रही है आपकी? कंचा, एकदम कंचा। क्या फर्क नजर आता है 25 साल पहले की इंटरटेनमेंट में और आज की इंटरटेनमेंट में? टीवी पर चीजें ऐसी आती हैं कि बच्चे अपने बुजुर्गों को कहते हैं कि आप लोग अंदर चले जाइए, आपके देखने की नहीं है। फिर बुजुर्ग अंदर जाके देखते हैं अपने टीवी पे। तुम तो गरीब मेजबान हो, क्या नाम है तुम्हारा? हनीफ राजा। बराबर में चोर बैठा है ना,
तो जनाब ऐसे मौके पे एंटी करप्शन छापा मार देती है ना। ये एंटी करप्शन कहां से आ गई? देखिए प्रोग्राम राजा ऑनलाइन हर इतवार की शब रात 8:05 पे सिर्फ K21 न्यूज पर। सारिफीन की खिदमत ही हमारी लीडरशिप का है नज़्बुलैन, जिसकी वजह से हमें हासिल है आप। कि बातें शुरू हो गई हैं करने इलेक्शन को पोस्टपोन करने की। उसमें पहल तो की है मौलाना फजल रहमान साहब ने। उनको अमन अमान का खदशा है। पाकिस्तान तो ऐसे खदशात से हमेशा दो चार रहा है। वो जो दहशतगर्दी जिसने पाकिस्तान को बदनाम कर रखा था, आर्म्ड फोर्सेस ने उन पर कार्रवाई की। नेशनल एक्शन प्लान के तहत कौम ने इजाज़त दी कि कार्रवाई करो, पार्लियामेंट ने इजाज़त दी कि कार्रवाई करो, और उसमें हमारी सक्सेस स्टोरी भी आ गई। ये तो और बात है कि उसके बाद जो हुकूमत आई खान साहब की, उसने ऐसे एलिमेंट को इनकरेज करने की कोशिश की, प्रमोट करने की कोशिश की। जब ये ऐलान किया कि वहाँ के जो कैदी हैं उनको वापस लाएंगे और उनको मेन स्ट्रीम में शामिल करके और आगे चलेंगे, ऐसी ऐलानात का असर हम सब आज देख रहे हैं कि जो इस तरह के मुलविस होते हैं दहशतगर्दी में, अगर कोई उसको इनकरेज करता है तो उसके नतायज का हमें पता है पहले से। और इसी वजह से नेशनल एक्शन प्लान बना था, जो पाकिस्तान की सरजमीन में किसी और के झंडे लगने शुरू हुए थे। लेकिन खैर, इमरान खान साहब की बात का क्या कहूँ कि वो अक्सर भौचाल पैदा करने के माहिर लगते हैं और पाकिस्तान को किसी सूरत हाल से दो चार होना पड़ा है। लेकिन आपको और हम सबको अफवाज पाकिस्तान की उस ताकत पर भरोसा है तो इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकती है, जबकि पहले भी किया था। लेकिन इसके बावजूद ये कहना कि जी कुछ दिन पीछे हो सकती है इलेक्शन, तो एक्चुअली मौलाना फजल रहमान साहब सुप्रीम कोर्ट की हद तक कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की जो हैसियत है उसको मशकूक बनाने की कोशिश है। मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज करने का क्या होता है कि 8 फरवरी का ऐलान हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गारंटीज लिखवा के ली और 8 फरवरी की तारीख को न चेंज करने वाले वायदे भी लिए गए। अब एक पॉलिटिकल पार्टी का लीडर इस तरह से बातें करके वो न आइन का और न सुप्रीम कोर्ट का ख्याल रख रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट अपने ही ऐलान पर क्या करेगी? ऐलान, मुझे तो उम्मीद है कि चीफ जस्टिस साहब अपनी बात पे अड़े रहेंगे। मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी ताख़ीर की हिमायत करेगी। हम वो वाहिद पार्टी हैं जो इस वक्त तक इलेक्शन मांग रहे हैं। ये इलेक्शन मांग रहे हैं कौम के लिए, ये पीपल्स पार्टी के लिए नहीं है। सारी कौम जो इस वक्त उनसे पाकिस्तान छीना हुआ है, जब उनकी अमल दरामद नहीं है, अमल दखल अंदाजी नहीं है, फैसलों में नहीं है, तो इस वक्त पाकिस्तान को मैं समझता हूँ छीना गया है और ये कौम के पास नहीं रहा, कौम के पास नहीं है। ये बात आइन के भी खिलाफ है। हमने वो सब कुछ करने दिया
इलेक्शन कमीशन को भी टाइम लगा है, निगरान भी अपने 3 महीने से ज़्यादा चल रही है, कहीं तो साल भर भी होने को आया है, कहीं कुछ हुआ है। ये सारा अरसा एक अपॉइंटेड हुकूमत का आईनी शक्ल नहीं है, इसलिए मेरी इस्तदा कोर्टों से होगी कि इस पर अपना रद्द-ए-अमल देंगे और वो जो कौम के फ़ायदे के लिए होगा। हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अगर चाहिए तो भी अवाम का फैसला उसमें अवलीन किरदार अदा करता है। नवाज शरीफ साहब चुप हैं। मैंने पहले भी कहा था कि शायद नवाज शरीफ साहब को पंजाब में वो पजीराई नहीं मिल रही, इसलिए कभी भी उन्होंने ये बयान तो दिया नहीं कि इलेक्शन उस टाइम पे होने चाहिए, कि उसने अभी तक बयान नहीं दिया। हाँ, अपने पार्टी के अंदर के जो मामलात हैं वो हो सकता है ठीक कर रहे हों, लेकिन सारी कराची में पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी, जिसमें उनका बताना है कि मौलाना फजल रहमान सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को मशकूक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इलेक्शन मुहिम के लिए मौलाना साहब तैयार नहीं तो इलेक्शन के इल्तिवा की गुजारिश करना मुनासिब नहीं। नवाज शरीफ को पंजाब में अब वो सीट नहीं मिल सकती जो वो उम्मीद कर रहे हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, कराची में पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी थी। उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी कराची के लिए काम कर रही है, कराची की सड़कें पीपल्स पार्टी ने बनाई हैं। ये कहना गलत है कि इलेक्शन को ताखीर से करवाया जाए। मौलाना फजल रहमान इलेक्शन कमीशन को चैलेंज कर रहे हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने PK91 में इंतखाबी अमल में तातुल के मामले पर मज़कूरा हल्के के लिए नजरसानी प्रोग्राम जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के हल्के PK91 में कागजात की जांच पड़ताल 5 जनवरी तक होगी। उम्मीदवार अपीलें 9 जनवरी तक दायर कर सकेंगे। इलेक्शन कमीशन ने नजरसानी प्रोग्राम में करार दिया कि ट्रिब्यूनल केसेस पर फैसला 16 जनवरी तक करेंगे, जबकि इस हल्के के उम्मीदवार 18 जनवरी तक कागजात नामजदगी वापस ले सकेंगे। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 18 जनवरी को लगेगी। इलेक्शन कमीशन का कहना था कि PK91 में इंतखाबी निशान 19 जनवरी को दिए जाएंगे, जबकि पोलिंग 8 फरवरी को ही होगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के बाद PK91 में इंतखाबी अमल तातुल का शिकार हुआ। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने इंतखाबात मौखर करने का मुतालबा कर दिया। डेरा इस्माइल खान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मौलाना फजल रहमान का कहना था कि हम नहीं समझते इलेक्शन हो सकेंगे, इलेक्शन चंद दिन मौखर हो जाएंगे तो कोई हर्ज नहीं। इलेक्शन कमीशन को हमारी दरख्वास्त पर गौर न करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इलेक्शन में जाना चाहते हैं लेकिन माहौल भी होना चाहिए। इन हालात में हम कैसे इलेक्शन मुहिम चला सकते हैं। फजल रहमान का मजीद कहना था कि इस वक्त हमें सीट एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं, सीट एडजस्टमेंट ज़रूरत की बुनियाद पर होगी। 4 सालों में मईशत ज़मीन बोस हो चुकी है, मुल्क फिर से दिवालिया होने की तरफ जा रहा है। और दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट ने कौमी असम्बली के 2 हल्कों के लिए शेख रशीद के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपील समाअत के लिए मंजूर कर ली है। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने NA 56 और 57 से कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ शेख रशीद की अपील समाअत के लिए मंजूर की। अपीलेट ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस मिर्जा वक्कास रऊफ ने ROs को नोटिस जारी कर दिए। शेख रशीद की अपील पर समाअत 4 जनवरी को होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर आसिफ अली जरदारी से डिप्टी जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह ने मुलाकात की। मुलाकात में सूबे की सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई है। आसिफ जरदारी और नासिर हुसैन शाह के दरमियान दीगर उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि एक ऐसा देश बनाएंगे जहां सब्सिडी अशराफिये के बजाय
बराह रास्त गरीबों को मिले। बिलावल भुट्टो सरदारी ने अपने बयान में कहा कि आइए मजीद फलाही पाकिस्तान की तामीर के लिए आगे बढ़ें, एक ऐसा देश बनाएं जहां रियासत शहरियों को बुनियादी हुकूक मसलन बेहतर तालीम और तिब्बी सहूलियात मुफ्त फराहम करे। बिलावल भुट्टो का मजीद कहना था कि हम एक ऐसे मुस्तकबिल की जानिब बढ़ें जहां रंग, नस्ल, अकीदे की तफरीक के बगैर आवाम के लिए काम करें। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि पीपल्स पार्टी को आम इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। हमारी लेवल प्लेइंग फील्ड इस मुल्क की आवाम है। मुराद अली शाह सेहवन में कॉलम निगार मोहम्मद अबड़ो की रिहाइशगाह पहुंचे, जहां उन्होंने मोहम्मद खान अबड़ो के भाई की वफात पर उनसे ताज़ियत की। साबिक वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सूबाई असम्बली की नशस्त PS 77 पर आम इंतखाबात में हिस्सा लिया है। इलेक्शन में हिस्सा लेने की हर किसी को आज़ादी हासिल है। हमें उम्मीद है कि आम इंतखाबात अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे। उन्होंने कहा कि 9 मई के वाक़यात में PTI के टॉप लीडर्स मुलविस थे। और IG सिंध रिफ़त मुख्तार राजा और एडिशनल DG FIA अशरफ जुबैर सिद्दीकी पर मुश्तमिल ह्यूमन ट्रैफिकिंग से मुतालिक इजलास हुआ। एडिशनल डायरेक्टर जनरल FIA ने शुरका को इजलास एजेंडा पर ब्रीफिंग दी और इस ज़म में FIA की जानिब से किए गए इक़दाम का तफसीली जायजा लिया गया। एडिशनल DG FIA ने कहा कि इंसानी स्मगलिंग से मुतालिक अक्सर केसेस आगाही ना होने के सबब रिपोर्ट नहीं होते, जबकि कुछ केसेस अफसरान और निचली सतह पर मामूलात के मुताबिक मामलात के फुकदान के बायस रिपोर्ट नहीं होते। उन्होंने मजीद कहा कि हमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग से मुतालिक जनवरी से मार्च तक की रिपोर्ट जमा करवानी है। एडिशनल DG FIA ने मजीद कहा कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के कवानीन, कवायद और ज़वाबित से मुतालिक निचली सतह तक शऊर उजागरी के लिए आगाही प्रोग्राम्स का इनेकाद वक्त का तकाजा है। इस मौके पर सिंध पुलिस के फोकल पर्सन बराए ह्यूमन ट्रैफिकिंग का कहना था कि FIA की अमरीकी इदारे की मुजव्वज़ा असलाहात को मद्देनज़र रखते हुए ह्यूमन ट्रैफिकिंग से मुतालिक तमाम तजावीज़ पर अमल दरामदी रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। IG सिंध रिफ़त मुख्तार राजा ने हिदायत दी कि ज़मन में तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जाएँ और निचली सतह तक ह्यूमन ट्रैफिकिंग से मुतालिक आगाही को यकीनी बनाया जाए। अब आपको बताया जाए कि IMF बोर्ड ने इजलास तलब कर लिया, जिसमें पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ किस्त की मंजूरी दी जाएगी। IMF के पाकिस्तान के इक्तसादी जायजे और $70 करोड़ के लगभग मालियत की अगली किस्त की मंजूरी के लिए एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास का नया शेड्यूल जारी कर दिया गया, जिसके तहत पाकिस्तान के मामले पर IMF बोर्ड का इजलास 11 जनवरी से होगा। इजलास के दौरान पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ की अगली किस्त की मंजूरी दी जाएगी। लाहौर के हल्के NA 127 से पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी की मंजूरी का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया है। रिटर्निंग अफसर ने 4 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया है। फैसले में कहा गया है कि 2 सियासी जमातों से वाबस्तगी के मामले पर इलेक्शन कमीशन से रुजू किया जाए। शिकायत कुनंदा मोहम्मद अयाज मुतालिका फोरम पर रुजू करे। रिटर्निंग अफसर ने कहा कि शिकायत कुनंदा अयाज NA 127 से ताल्लुक़ नहीं रखता। शिकायत कुनंदा अयाज नारोवाल का रिहायशी है। फैसले में कहा गया है कि शिकायत कुनंदा मोहम्मद अयाज के एतराज़ात को मुस्तरद किया जाता है। वाज़ेह रहे कि बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी 2 सियासी जमातों से वाबस्तगी होने पर मुस्तरद करने की इस्तदा की गई थी। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि 15 जनवरी तक असासों की तफसीलात जमा न कराने वाले सेनेटर्स की मेंबरशिप मुअत्तल कर दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 28 सेनेटर्स ने ताहाल असासों की तफसीलात जमा नहीं करवाई, जिनमें यूसुफ रजा गिलानी, मुसद्दिक मलिक, शाहीन खालिद और ओन अब्बास ने असासों की तफसीलात जमा नहीं करवाई है। उसके अलावा सैफुल्ला न्याजी, मियाँ रजा रब्बानी, फैसल सब्जवारी, ताज हैदर, निसार खोड़ो और शौकत तरीन ने तफसीलात जमा नहीं करवाई। लियाकत खान तरकई, हिदायतुल्लाह खान, अताउर रहमान, जिशान खानजादा, सानिया निश्तर, दोस्त मोहम्मद खान, गर्दीप सिंह, अब्दुल कादिर, मोहम्मद कासिम, समीना मुमताज़, सईद अहमद हाशमी और दिनेश कुमार भी असासों की तफसीलात जमा न कराने वालों में शामिल हैं।
और जबकि इस्लामाबाद की मकामी अदालत में बानी पीटीआई के खिलाफ 6 और बुशरा बीबी के खिलाफ जाली रसीदों के केसेस पर समाअत बगैर कार्रवाई 16 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई है। एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास की रुखसत के बाद समाअत ड्यूटी जज अहमद अरशद ने की। बुशरा बीबी वकला के हमरा पेश हुए। अदालत ने बुशरा बीबी को हाजिर लगाकर जाने की इजाज़त दे दी। बानी पीटीआई को अदालत पेशी से मुतालिक रिपोर्ट भी जमा नहीं करवाई गई। प्रोसिक्यूशन की जानिब से कोई भी अदालत में पेश ना हुआ। अदालत ने 16 जनवरी तक जमानतों में तोसी करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। कराची के इलाके मुरीद गोट लियाकताबाद से लियारी गैंग वॉर और भत्ताखोरी में मुलविस मुलजिम अनस आफ्ताब को गिरफ्तार कर लिया। रेंजर्स और पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करके मुलजिम को गिरफ्तार किया। मुलजिम ने अपने साथी के हमरा एक बिल्डर से 1 लाख रुपए भत्ते का मुतालबा किया था। मुलजिम लियारी गैंग वॉर का सरगर्म कारकुन है। गिरफ्तार मुलजिम को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं कराची में माइकोलाची रोड के करीब गाड़ी उलट गई। हादसे में एक शख्स जान बहक और 2 अफराद जख्मी हो गए। इत्तला मिलने पर इमदादी टीमें जाए वक़ुआ पर पहुंची। लाश और जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक जान बहक और जख्मियों की शनाख्त 55 साल हारून, 60 साल अब्दुल कादिर और 45 साल शहजाद के नामों से हुई। कराची के इलाके में मेमन गोट और जंजाल गोट में फायरिंग से 2 अफराद जान बहक हो गए। मेमन गोट में फायरिंग से भैंसों के बाड़े का मालिक जान बहक हो गया। मकतूल की शनाख्त अब्दुल करीम के नाम से की गई। सुपर हाईवे जंजाल गोट में फायरिंग से 30 साल शख्स जान बहक हुआ। मकतूल की शनाख्त अमीन ज़ादा के नाम से हुई। मकतूल अमीन ज़ादा के दोस्त नईम उर रहमान ने बताया कि हम जंजाल गोट में होटल पर खाना खा रहे थे तो डाकू असलहे के साथ मोटरसाइकिल पर आए। मुलजिमान ने मुझसे मोबाइल फ़ोन और रकम छीनी। अमीन ज़ादा ने लूटमार के दौरान मुज़ाहमत की तो मुलजिमान ने उसे गोली मार दी। उधर कोरंगी सनती एरिया में डकैती की कोशिश नाकाम बना दी गई। मुबैना मुकाबले में मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। एंटी नारकोटिक्स फोर्स की मुनशियात स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। तर्जुमान ENF के मुताबिक 9 कार्रवाइयों में 214 किलो से ज़ायद मनशियात बरामद करके खातून समेत 6 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। लाहौर एयरपोर्ट पर कतर एयरवेज पर दोहा जाने वाले मुसाफिर से 2.5 किलो हेरोइन बरामद की गई है। शारा फैसल पर कुरियर ऑफिस में श्रीलंका जाने वाले पार्सल से 100 ग्राम हेरोइन बरामद कर ली गई। खैबर के इलाके में 4 कार्रवाइयों में 209 किलो चर्स बरामद हुई। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ इंसदाद मनशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए गए। रुख करेंगे दादू का, जहां डकैती की वारदातों में इजाफा होने लगा। मेडिकल स्टोर से डाकू लाखों रुपए लूट कर फरार हो गए। वारदात की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। डाकू ने मेडिकल स्टोर मुलाजमीन को यरगमाल बनाकर लाखों रुपए लूट लिए। CCTV पर देखा जा सकता है कि डाकू आसानी से डकैती कर रहे हैं। दुकानदारों ने SSP से वाकई का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। सुहाबी के इलाके रशकई में मामूली तल्ख कलामी पर फायरिंग करके बाप बेटी को कत्ल कर दिया गया। जहां बहक अफराद की शनाख्त 30 साल शहाब अली और 10 साल सलमा के नाम से हुई। मकतूल की वालिदा की मुद्दत में थाना कालू खान मुलजिम के खिलाफ दोहरे कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुलजिम फायरिंग करने के बाद फरार हो गए। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए कैटेगरी D अस्पताल कालू खान मुंतकिल कर दिया गया। और गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम गैर मुल्कियों की अपने वतन वापसी का सिलसिला जारी है। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ 917 अफगान शहरी अपने वतन वापस चले गए। वापस जाने वालों में 301 मर्द, 214 खवातीन और 402 बच्चे शामिल हैं। अब तक 4,56,562 अफगान शहरी पाकिस्तान छोड़ चुके हैं।
पेशावर के थाना रेगी मॉडल टाउन की हदूद में पुलिस चौकी पर शिद्दत पसंदों के हमले की कोशिश नाकाम बना दी गई। पुलिस हुकाम के मुताबिक पुलिस की बरवक्त जवाबी कार्रवाई के नतीजे में 8 से ज्यादा शिद्दत पसंद फरार होने गए। SSP ऑपरेशंस का कहना है कि जुम्मा खान जोड़ के करीब शिद्दत पसंद हमले में पोजीशन तलाश कर रहे थे। पुलिस ने शिद्दत पसंदों की कोशिश को नाकाम बना दिया। SSP का मजीद कहना है कि इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। और अब कुछ बात करेंगे बिजनेस के हवाले से। आपको बताएं कि पाकिस्तानी रुपया मजीद तगड़ा हो गया है। स्टॉक मार्केट में भी तेजी का रुझान बरकरार है। कारोबार के आगाज पर इंटरबैंक में डॉलर मजीद 36 पैसे सस्ता हो गया, जिसके बाद डॉलर की कीमत 281 रुपये 36 पैसे हो गई। स्टॉक मार्केट में कारोबार का मुस्बत आगाज हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स में 437 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंडेक्स 65,109 पॉइंट्स पर पहुंच गया। मौसम का अहवाल शामिल करते हुए आपको बताया जाए कि पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा के बाद इस्लामाबाद में भी धुंध ने कब्जा कर लिया। धुंध के बाद मामूलात ज़िंदगी मुतासिर होने लगी है। मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात से बंद किया गया। इस्लामाबाद में फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर हो गया है। पंजाब में धुंध के बायस ट्रैफिक हादसा में भी 2 अफराद जान बहक हो गए। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा के बाद इस्लामाबाद में भी धुंध ने कब्जा जमा लिया। मुख्तलिफ शहरों में धुंध का राज बरकरार। धुंध में सड़कें गुम हो गईं, रास्ते धुंधलाने लगे। हद निगाह इंतहाई कम होने से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। शदीद धुंध के बाइस मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात से बंद किया गया। मोटरवे पुलिस ने शहरियों को हिदायत की है कि गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। धुंध के बाइस मामूलात जिंदगी मुतासिर होने लगी। इस्लामाबाद में फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर हो गया। PIA के तर्जुमान का कहना है कि हद निगाह इंतहाई कम होने पर शारजा इस्लामाबाद की परवाज को पेशावर लैंड किया गया। इस्लामाबाद से इस्तांबुल, दम्माम, बहरीन, गिलगित और लंदन की परवाजों की रवानगी में भी ताखीर हुई है। शदीद धुंध के बाइस ट्रैफिक हादसात में भी इजाफा होने लगा। पंजाब के इलाके अहमदपुर शर्किया में मुसाफिर बस उलट गई। खातून समेत 2 अफराद की जानें चली गईं। हादसे में 3 अफराद जख्मी भी हुए हैं, जिन्हें करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। बैनुल-अक़वामी दुनिया का अहवाल शामिल करते हुए आपको बताएं, साल 2024 में भी मजलूम फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी है। इसराइली बमबारी से मजीद 15 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। 7 अक्टूबर से अब तक शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 21,978 हो गई है। इसराइल जबल में कैद और फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। देखिए इस रिपोर्ट में। आलमी कवानीन पामाल, अमन आलम के दावेदार सिर्फ ज़बानी जमा खर्च में मसरूफ। साल 2024 में भी मजलूम फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी न थम सकी। ग़ज़ा के 85% आबादी बेघर हो चुकी। दीर अल बलाह में इसराइली तैयारों ने एक घर पर हमला किया, जिसमें 15 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। सात अक्टूबर से अब तक 21,973 फ़लस्तीनी शहीद और 57,697 जख्मी हो चुके हैं। हमास के इसराइल पर हमलों में 1,139 इसराइली हलाक हुए थे।
दूसरी जानिब इसराइल की जेलों में कैद फ़लस्तीनियों को कत्ल करने का सिलसिला भी जारी है। इसराइल की जेल में 23 साला फ़लस्तीनी शहरी अब्दुर्रहमान को कत्ल कर दिया गया। अब तक इसराइल की जेलों में कैद 7 फ़लस्तीनियों को शहीद किया जा चुका है। मगरिबी किनारे से इसराइली फ़ौज ने 2 ख़वातीन समेत मज़ीद 32 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताया जाए कि डेरा गाजी खान में खाद के हुसूल के लिए काश्तकार परेशान हैं। काश्तकार मार्केट में खाद के हुसूल के लिए दरबदर हैं। किसानों का कहना है कि गुज़िश्ता कई रोज से मार्केट के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन हमें खाद नहीं मिल रही है। मजीद देखते हैं ये रिपोर्ट। डेरा गाजी खान में भी खाद का हुसूल काश्तकारों के लिए मुश्किलात का बाइस बन गया। काश्तकार खाद मार्केट में खाद का इंतजार करने पर मजबूर हैं। काश्तकारों का कहना था कि खाद ना मिलने से गंदम की फसल खत्म हो जाएगी। गंदम की फसल का शदीद नुकसान होगा। इस शहर में, इस हमारे ज़िले में खाद का बहुत बड़ा बहरान है और इसमें जो है वो छोटा किसान हमारा बहुत परेशान है। खाद का ज़ख़ीरा किया हुआ है, इनकी मर्ज़ी से, यहाँ की इंतज़ामिया की मर्ज़ी से ज़ख़ीरा किया हुआ है। हमारा ये मुतालबा है कि फौरी तौर पर खाद का बहरान ख़त्म किया जाए। मेहरबानी करके मैं आला हुक्मरान को जो सारे हुकूमत दे विच बैठन उन्हें को मेरी एक इतला है, मैं गरीब और किसान की शक्ल देके मेहरबानी करन खाद मुहैया करन, खाद देवन, वरना साढ़े को ये फसल बिल्कुल गुजर वैसी। काश्तकारों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि खाद के हुसूल को आसान बनाया जाए और खाद की ब्लैक मार्केटिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पंजाब में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान डेंगू के 2 नए मरीज रिपोर्ट हुए। सेक्रेटरी सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता साल पंजाब के 36 अजला में डेंगू के 15,185 कन्फर्म मरीज रिपोर्ट हुए। गुज़िश्ता रोज रिपोर्ट होने वाले दोनों मरीजों का ताल्लुक लाहौर से है। पंजाब भर के अस्पतालों में इस वक्त डेंगू के कुल 9 मरीज ज़ेर इलाज हैं। अब खेलों के मैदान से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी टेस्ट मैच के लिए पाकिस्तान टीम के 11 खिलाड़ी तय कर लिए गए हैं। सिडनी टेस्ट में मामूल हक को ड्रॉप करके ओपनर साइम अयूब को टेस्ट डेब्यू करवाया गया है, जबकि पाकिस्तान के लिए 8 T20 मैचेस खेल रहे हैं। सिडनी टेस्ट के लिए पाकिस्तान टीम में कप्तान शान मसूद, अब्दुल्ला शफीक, साइम अयूब, बाबर आजम, सऊद शकील, सलमान अली आगा, मोहम्मद रिजवान, साजिद खान, हसन अली, आमिर जमाल और मीर हमजा शामिल होंगे। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सीरीज का तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच कल से सिडनी में शुरू होगा। ऑस्ट्रेलिया को सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल है। गुज़िश्ता 4 दहाइयों से वो हर नस्ल में यकसा मकबूल गुलूकार सज्जाद अली ने सर्दियों में बिजली की लोड शेडिंग पर एक और गाना रिलीज कर दिया, जिसमें उन्होंने आवाम के सबसे बड़े मसले लोड शेडिंग को मौसीकी के साथ पेश किया है। आइए आप भी सुनिए। सर्दियों के बेहतरीन मौसम में होने वाली मुसलसल लोड शेडिंग के लिए 2 लाइन्स। रोशन है दिल के दाग ना आँखों की शब चरा, क्यों शाम ही से बुझी महफिल के सब चरा। रोशन है दिल के दाग ना आँखों के शब। और इसी के साथ न्यूज लाउंज का वक्त अपने ख़त्म को पहुंचता है। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए K21 न्यूज़। सारिफीन की खिदमत ही हमारी लीडरशिप का है नज़्बुलैन, जिसकी वजह से हमें हासिल है आपका एतमाद। जी फ्रेश प्योर काउ मिल्क,
माँ के प्यार की तरह खालिस। मार्केटेड बाय GBazaar.pk। क्यों, अब हुआ ना कुकिंग को फायदा, हर खाने में चिकन का जायका। हकीम साजिद इस्लाम, अमराज कल्ब, बांझपन, बेऔलादी, गंजपन, पित्ता पथरी, मोरों, पट्ठों, जोड़ों के दर्द, गुर्दों के डायलिसिस से निजात। राब्ता नंबर 0311929976। जी फ्रेश प्योर काउ मिल्क, माँ के प्यार की तरह खालिस। Marketed by GBazaar.pk for free home delivery. Call now. ये सहूलत अभी सिर्फ कराची के लिए मैसर है। डॉक्टर फहीम हर्बल, शुगर के मर्ज का जड़ से खात्मा, ताकत बहाल, फायदा न होने पर पैसे वापस। 0307544381। हकीम साजिद इस्लाम, अब इंसुलिन गोलियों से निजात पाएं, लबलबा तंदुरुस्त पाएं गारंटी के साथ। शुगर के मर्ज का इलाज और शुगर की वजह से होने वाली कमजोरियों का खात्मा। राब्ता नंबर 0311929976। जी फ्रेश प्योर काउ मिल्क, माँ के प्यार की तरह खालिस। Marketed by GBazaar.pk for free home delivery. Call now. ये सहूलत अभी सिर्फ कराची के लिए मैसर है। क्यों, अब हुआ ना कुकिंग को फायदा, हर खाने में चिकन का जायका। जी फ्रेश प्योर काउ मिल्क, माँ के प्यार की तरह खालिस। Marketed by GBazaar.pk। सारिफीन की खिदमत ही हमारी लीडरशिप का है नज़्बुलैन, जिसकी वजह से हमें हासिल है आपका एतमाद। आवाम सबसे पहले। सवाल इक़्तिदार के उन लोगों से जिनका है ये काम। नकाब के पीछे की दुनिया बेनकाब करने, आ रहा हूं करने बात आवाम की। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए मैं। देखिए प्रोग्राम जवाब तो चाहिए, पीर से जुमा शाम 4:05 पर सिर्फ K21 न्यूज पर। खल्क़े खुदा क्यों हैं परेशान? थाने से कमरे अदालत तक, आम आदमी के बुनियादी मसाइल पर मैं बात करूंगा कराची टुडे में। देखिए कराची टुडे पीर से जुमा 11:05 पर सिर्फ K21 न्यूज पर। हकीम साजिद इस्लाम, अमराज कल्ब, बांझपन, बेऔलादी, गंजपन, पित्ता पथरी, मोरों, पट्ठों, जोड़ों के दर्द, गुर्दों के डायलिसिस से निजात। राब्ता नंबर 0311929976। डॉक्टर फहीम हर्बल, शुगर के मरज का जड़ से खात्मा, ताकत बहाल, पहले ही दिन अद्वियात और इंसुलिन से छुटकारा, फायदा न होने पर पैसे वापस। 0307544381। जी फ्रेश प्योर काउ मिल्क, माँ के प्यार की तरह खालिस। Marketed by GBazaar.pk for free home delivery. Call now. ये सहूलत अभी सिर्फ कराची के लिए मैसर है। सारिफीन की खिदमत ही हमारी लीडरशिप का है नज़्बुलैन, जिसकी वजह से हमें हासिल है आपका एतमाद। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच की 62(1)F के तहत ताहयात नाअहली केस की बराह रास्त समाअत। क्या इलेक्शन एक्ट की तरमीम को किसी ने चैलेंज किया?
क्या कोई शख्स हल्फिया तौर पर यह कह सकता है कि वो अच्छे किरदार का मालिक है? चीफ जस्टिस पाकिस्तान का अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार। आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद या मंजूर होने के रिटर्निंग अफसरों के फैसले के खिलाफ अपीलें दायर करने का सिलसिला आज दूसरे रोज भी जारी। कराची में हल्का NA 248 से PTI उम्मीदवार अरसलान खालिद ने रिटर्निंग अफसर के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। RO ने MQM के कैसर पटेल के एतराज़ पर अरसलान खालिद के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर आसिफ अली जरदारी से डिप्टी जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह की मुलाकात। सूबे की सियासी सूरत हाल पर बातचीत। आसिफ अली जरदारी और नासिर हुसैन शाह के दरमियान दीगर उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने एक बार फिर इलेक्शन के इल्तिवा का मुतालबा कर दिया। कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड सिर्फ एक पार्टी की बात नहीं, दो सूबों को भी यकसा पुरअमन माहौल फराहम किया जाए। शुमाली और जनूबी वजीरिस्तान में हमारे कारकुनान पर हमले हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान दोनों के हालात खराब हैं। ऐसी सूरत में इलेक्शन मुहिम कैसे चलेगी? अनस आफ्ताब गिरफ्तार। रेंजर सर्जमान के मुताबिक मुलजिम ने अपने साथी के हमरा एक बिल्डर से 1 लाख रुपए भत्ते का मुतालबा किया था। कराची के इलाके मेमन गोट और जंजाल गोट में फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक हो गए। मेमन गोट में फायरिंग से जाँ बहक भैंसों के बाड़े के मालिक अब्दुल करीम को डाकुओं ने दौरान डकैती मुज़ाहमत पर गोली मारी। दूसरी जानब सुपर हाईवे जंजाल गोट में फायरिंग से 30 साल शख्स जाँ बहक हुआ। मकतूल की शनाख्त अमीन ज़ादा के नाम से हुई। और सिडनी टेस्ट के लिए टीम का ऐलान। इमामुल हक और शाहीन शाह आफरीदी टीम का हिस्सा नहीं, जबकि साइम अयूब डेब्यू करेंगे। प्लेइंग 11 में कप्तान शान मसूद, साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, सऊद शकील, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, साजिद खान, हसन अली, मीर हमजा और आमिर जमाल शामिल। तीसरा और आखिरी टेस्ट कल से शुरू हो रहा है। अस्सलामुअलैकुम। K21 न्यूज़ के साथ मैं हूं सैयद मेहदी अब्बास। हेडलाइंस आप जान चुके हैं और हेडलाइंस में आपने मुख्तलिफ खबरें जानी हैं और आपको बताएं कि जैकबाबाद में गैस की बंदिश के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज हो गए हैं। आपको जैकबाबाद से खबर दे रहे हैं कि जैकबाबाद में गैस की बंदिश के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन ने कौमी शाहराह ब्लॉक कर दी और टायर जलाकर गैस हुक्काम के खिलाफ नारेबाजी भी की। तफसीलात जान लेते हैं खावन चांडियों से। जी खावन चांडियों, अपडेट कीजिएगा। जी, जैकबाबाद में गैस की बंदिश के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। मुजाहिरीन ने कौमी शाहराह ब्लॉक करके और टायर जलाकर गैस के हुक्काम के खिलाफ नारेबाजी की। घोट गुलाब माछी के गाँव के सुई गैस बंदिश के खिलाफ कौमी शाहराह पर एहतजाज करते हुए धरना दिया। एहतजाज में खवातीन और बच्चे ने शरीक होकर गैस हुक्काम के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने मौके अख्तियार करके गुज़श्ता कई माह से हमारे इलाके में सुई गैस के सप्लाई मुअत्तल है। गैस के बंदिश के बावजूद भारी भरम रकम बिल हर माह भेज दिए जाते हैं। सुई गैस इलाके में गैस न होने से महंगे दामों LPG और लकड़ियां खरीद करने पर मजबूर हैं। गैस की बंदिश के मुसलसल शिकायत के बावजूद कोई अदला नहीं किया जा रहा। मुजाहिरीन ने सुई गैस सदरन गैस कंपनी समेत आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया। जी बहुत शुक्रिया खावन चांडियो, आप हमें जैकबाबाद से अपडेट कर रहे थे।
शिकारपुर में पुलिस ने कार्रवाई करके 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 4 मगवियों को बासियाब करा लिया। डाकुओं ने 4 मगवियों को चंद रोज कबल रुस्तम थाने की हुदूद से अगवा किया था। मगवियों की बाजियाबी के लिए एसएसपी शिकारपुर ने डीएसपी खानपुर की सरबराही में खुसूसी टीम तश्कील दी गई। मगवियों की बाजियाबी पर वर्षा ने एसएसपी शिकारपुर का शुक्रिया अदा किया और शिकारपुर पुलिस की शानदार कामयाबी पर पुलिस को खराज तहसीन भी पेश किया। कराची में गाड़ी की टक्कर से जख्मी होने वाले पुलिस एहलकार मुख्तियार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस एहलकार ने बयान में कहा कि गाड़ी मशकूक हालत में देखी तो दरियाफ्त किया और मुझे जान से मारने के लिए गाड़ी से टक्कर मार दी गई। सरकारी गाड़ी में मौजूद ड्राइवर ने कहा कि मेरा बाप सेक्रेटरी रेवेन्यू है, जबकि गाड़ी में ड्राइवर के साथ लड़की भी मौजूद थी। पुलिस ने सरकारी गाड़ी की तलाश के लिए फेज 8 के 2 बंगलों पर छापे मारे। कराची में भी अशय खुर्दनोश की कीमतों में इजाफे से शहरी परेशान हैं। करीब 2 वक्त की रोटी से महरूम हो गए। मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा K21 न्यूज़ मलिक फैसल से। जी फैसल, अपडेट कीजिए। मुल्क में जो महंगाई का तूफान है इसी तरह बरकरार है, जबकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कमी होने के बावजूद भी है शहर में और पूरे मुल्क में जगह जगह जो है खाने पीने की अशिया, खुर्दनोश अशिया जो है इसी तरह महंगाई है। अगर बात करें आटे की तो आटा चक्की वाला 150 से 160 में फ़रोख्त किया जा रहा है। वाइट आटा 50 से 150 170 में भी फ़रोख्त किया जा रहा है। अगर बात करें जो घी तेल की अगर कीमतें तो 400 से ज़ायद कीमतें में जो है शहरों से वसूल की जा रही है। अगर इसी तरह चावल की बात करें, बनास्पति आम चावल जो है वो 300 और 350 में फ़रोख्त किया जा रहा है। और चने की दाल, दाल मसूर, दाल मांग वो जो है जो कि 300 और 350 में फ़रोख्त की जा रही है। इस वक्त मौजूद है लियाकताबाद की मेन जो है राशन मार्केट में, जहाँ पर लोग जो है शहरी यहाँ पर राशन खरीदते हैं। हमारे साथ शहरी मौजूद है। अंकल, क्या क्या महंगा हो गया और क्या समझते हैं कि नए साल में कुछ कमी होगी? भाई कोई कमी नहीं करने का नज़र नहीं आता कहीं तक, दूर दूर तक हर चीज़ जो है आसमान से बातें कर रही है। दालें देख लें आप, मसूर की दाल देख लें 350 से ऊपर चली गई है। समझे, माश की दाल है 750 रुपये 800 रुपये किलो बिक रही है। अरहर की दाल है 750 800 रुपये किलो बिक रही है। वो दालें जो कहना चाहिए 100-150 रुपये बिकती थी, आज वो 700-800 रुपये तक पहुंच गई हैं। कोई पूछने वाला ही नहीं है। मेन जो है दो वक्त का जो खाना जो है आम शहरी या जो लोग गरीब लोग खाने का थे, तो वो अब 2 वक्त की रोटी खाने से भी महरूम हो गए। जी बहुत शुक्रिया मलिक फैसल, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा कि स्मोग में कमी के लिए एक बार फिर मसनूई बारिश बरसाने की पेशकश की गई है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी से लाहौर में मसनूई बारिश करने वाली मुत्तहदा अरब अमारात के महकमे मौसमियात की क्लाउड सीडिंग टीम के सरबराह ने मुलाकात की। मोहसिन नकवी ने स्मोग में कमी के लिए मसनूई बारिश बरसाने वाले UAE की टीम की काविशों को सराहते हुए कहा कि पाकिस्तान में पहली बार मसनूई बारिश बरसाकर UAE की टीम का नाम तारीख का हिस्सा बन चुका है। पाकिस्तानी कौम मुत्तहदा अरब अमारात के पायलट्स की इस काविश को फरामोश नहीं कर सकती। मुत्तहदा अरब अमारात की टीम के सरबराह और वफ्द के दीगर अरकान ने शानदार मेहमान नवाजी पर वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया भी अदा किया। लेस्को की जानिब से बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। मजीद 259 अफराद बिजली चोरी में मुलविस पाए गए। तमाम बिजली चोरों के खिलाफ FIR की दरखास्तें मुतालिका थानों में दायर की गई। 10 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। पकड़े जाने वाले कनेक्शंस में 6 कमर्शियल, 1 ज़रई और 252 डोमेस्टिक थे। लेस्को चीफ का कहना है कि बिजली चोरी के मुकम्मल खात्मे तक बिला तफरीक ग्रैंड ऑपरेशन जारी रहेगा। आपको अपडेट कर रहे हैं कि लेस्को की जानिब से बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। मजीद 259 अफराद बिजली चोरी में मुलविस पाए गए हैं। तमाम बिजली चोरों के खिलाफ FIR की दरखास्तें मुतालिका थानों में दायर की गई। 10 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। पकड़े जाने वाले कनेक्शंस में 6 कमर्शियल, 1 ज़रई और 252 डोमेस्टिक थे। लेस्को चीफ का कहना है कि बिजली चोरी के मुकम्मल खात्मे तक बिला तफरीक ग्रैंड ऑपरेशन जारी रहेगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए K21 न्यूज़। जी फ्रेश प्योर काउ मिल्क, माँ के प्यार की तरह खालिस।
Marketed by gbazaar.pk। सारिफीन की खिदमत ही हमारी लीडरशिप का है नज़्बुलैन, जिसकी वजह से हमें हासिल है आपका एतमाद। G Fresh Pure Cow Milk, माँ के प्यार की तरह खालिस। Marketed by gbazaar.pk for free home delivery. Call now. ये सहूलत अभी सिर्फ कराची के लिए मैसर है। डॉक्टर फहीम हर्बल, शुगर के मर्ज का जड़ से खात्मा, ताकत बहाल, फायदा न होने पर पैसे वापस। 0307 544 381। G Fresh Pure Cow Milk, माँ के प्यार की तरह खालिस। Marketed by gbazaar.pk for free home delivery. Call now. ये सहूलत अभी सिर्फ कराची के लिए मैसर है। हकीम साजिद इस्लाम, अब इंसुलिन गोलियों से निजात पाएं, लबलबा तंदुरुस्त पाएं गारंटी के साथ। शुगर के मर्ज का इलाज और शुगर की वजह से होने वाली कमजोरियों का खात्मा। राब्ता नंबर 0311 929996। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए, मैं आपका मेज़बान अदील खान। आज हम कराची के एक ऐसे मसाइल के ऊपर बात करने जा रहे हैं जो हर आवाम को कभी ना कभी फेस करना पड़ता है रोज की बिना पर। दोनों हाथों से कराची शहर को लूटा जा रहा है और साथ साथ कहा जाता है ये रोशनियों का शहर है। अब रोशनियों के शहर को देखने के लिए भी अगर आप बाहर निकलेंगे तो आपको एक चीज फेस जरूर करना पड़ेगी, वो है पार्किंग। और पार्किंग के आपको देना पड़ेंगे पैसे, और ये वही माफिया है जो दोनों हाथों से आप लोगों को लूट रहा है। चलते हैं, दिखाएंगे कराची के मसाइल हैं क्या। अच्छा जी, इस वक्त हम मौजूद है गुलशन इकबाल नीबा पर, और नीबा पर आपने देखा होगा कि फारिया मोबाइल मार्केट और एक बड़ा रश वाला रोड है। और ये रश वाला वो रोड है जिसके बीच में अगर मैं कहूँ आपसे कि एक तो जगह ही नहीं है ट्रैफिक चलने की, और उसके बावजूद भी रोडों के ऊपर पार्किंग लगा दी जाती है। आप मेरे अतराफ में देख सकते हैं कि हॉल नुमा जगहें बनी हुई है जिनके पास पार्किंग नहीं है, जो प्रोवाइड करना गवर्नमेंट का जरूर काम है। लेकिन पार्किंग ना होने की बिना पर एक तो रोड जैम होता है, और फिर रोड जैम इसलिए हो रहा है कि लोग यहाँ पे पार्किंग के पैसे पे कर रहे हैं जो शायद मैं कहूँगा कि गवर्नमेंट के खाते में जा ही नहीं रहे, और एक आवाम को दोनों हाथों से जिस तरह लूटा जा रहा है। आए चलें आपको दिखाते हैं। ये बताओ कि पर्ची कितने की दी थी इन्होंने? 20 रुपए की। बाइक की एक्चुअल चार्जेस कभी पता किए कितने हैं? नहीं दिए। आवाम को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। क्यों लूट रहे हो आवाम को? चश्मा पहनो पहले तो। हाँ जी, पर्ची कितने की है? गवर्नमेंट चार्जेस पर्ची कितने की पर्ची रखी है सर? 20 रुपए की। 10 रुपए गवर्नमेंट चार्जेस है। किस बात के 20 रुपए आप ले? इसकी अच्छी बात यह है कि इसमें 66% है वो डिटेक्ट हुए हैं, 590 लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं, और मर्डर का जो ज्यादातर रीजन रहा है वो दुश्मनियों का रहा है। और उसमें ये देखा गया कि जो बाहर के लोग थे यहाँ पे कुछ आके रहे हैं, कुछ उनकी दुश्मनियाँ थी अपने पीछे इलाकों में, अंदरूनी सिंध में भी या इवन दूसरे प्रोविंसेस में भी उनके केसेस ज्यादा हुए हैं मर्डर्स के। टेररिज्म के केसेस पिछले साल भी 3 हुए थे, इस साल भी 3 हुए हैं। वो तीनों केसेस जो है वो बिल्कुल क्लियर हैं, आपके सामने हैं। एक सचल के थाने पे मोबाइल पे अटैक हुआ था, ब्लास्ट हुआ था, उसमें जख्मी हुए थे हमारे जवान। एक आपने देखा होगा कि लियारी के उसमें रेंजर्स पे हुआ था अटैक। सबसे बड़ा जो इंसिडेंट हुआ था इस साल का वो हुआ था फरवरी में, जब केपीओ पे अटैक किया गया। किसी 20 रुपए ले रहे हैं आवाम से यहाँ पे। अरे बात करें ना, पैसे भी तो ले रहे हैं। पर्ची देते हैं आप लोगों को? कितने की पर्ची दी है? 20 रुपए की। गवर्नमेंट चार्जेस क्या है?
ये तो नहीं पता मुझे। नहीं मतलब 10 रुपए चार्जेस है गवर्नमेंट के, वो भी वो पार्किंग जो गवर्नमेंट ने अलॉट की है, जो दी गई है, तो आवाम को दोनों हाथों से लूटा जाता है। गाड़ी की चार्जेस रखे गए 30 रुपए, लेकिन लिए जा रहे हैं यहाँ पे 50 रुपए, और बाइक के रखे गए 10 रुपए, और वो लिए जा रहे हैं 30 से 20 रुपए, जो बंदा जितने पैसे दे दे। और अगर पैसे नहीं देते तो वो बाइक उठा ली जाती है, और फिर वही चालान की सूरत में 250 से 300 रुपए ट्रैफिक पुलिस के जो सेक्शन बना है वहाँ जाके पे करना पड़ता है। आवाम को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। और चलते हैं, यहाँ की भी आवाम जरा मौजूद है। सर आप यहाँ मौजूद हैं, क्या बाइक चार्जेस देते हैं आप? जी मैं तो खैर यहाँ, मैं तो दूसरी जगह से आया हूँ, लेकिन यहाँ पे लेते हैं मेरे ख्याल से। लेते हैं ना, नहीं वो तो पर्ची बंदा सामने खड़ा हुआ है, वो कह रहा है 20 रुपए चार्जेस है। आपको लगता है 20 रुपए चार्जेस हैं? कितने चार्जेस हैं? 20-30 रुपए मेरे ख्याल से लेते हैं। लेते हैं ना। एक्चुअल कभी हमने जानने की कोशिश करी कि गवर्नमेंट चार्जेस कितने? नहीं, हमने तो जाने की कोशिश नहीं की बहरहाल, लेकिन लेते हैं। एक और बाइक निकल रही है आपकी, क्या बाइक लगा रहे हैं, निकाल रहे हैं? नहीं निकाल रहे हैं सर। ये चार्जेस लेते हैं आपसे? नहीं हमसे तो नहीं। दुकान वाले ना आप तो? नहीं दुकान वाले नहीं। फ्री में आपको बाइक लगा दी? नहीं, मैं खड़ा हुआ था बाइक के पास। बाइक के पास खड़ा चला आया तो होगा ना, पर्ची लेके ही आपसे? नहीं आया था मेरे पास, मैंने दिए नहीं, मैं खड़ा हुआ था बाइक के पास ही। अच्छा, जब कोई अकड़ जाए नहीं देता तो ये पैसे नहीं लेते? नहीं पैसे लेते हैं, फिर भी पैसे तब भी पैसे लेते हैं? बिल्कुल पैसे लेते हैं। सही बदमाशी है ना, मतलब दोनों हाथों से लूटा जा रहा है कराची को। पार्किंग है 20 रुपए पार्किंग, 30 रुपए पार्किंग। यहाँ तो 20 रुपए पार्किंग है, जगह की 30 रुपए भी है, 40 रुपए भी पार्किंग है, अलग अलग पार्किंग है। जो नहीं देता ट्रैफिक हवलदार की सेटिंग होती है, उठा के निकल गए। हमारी खुद ये एक बड़ा अहम सवाल है कि ट्रैफिक पुलिस की सेटिंग होती है तो उसकी बाइक उठा ली जाती है, फिर चालान कितना देते हैं? 500-1000 रुपए तो पुलिस वाले खा जाते हैं सर। चालान अलग है, फिर पुलिस वाले को 1000 रुपए तो उनके अलग है, कौन देगा? अहम दिखाने का सिर्फ इतना मकसद है आपको, और बताने का भी इतना मकसद है कि आवाम को, कराची की आवाम को दोनों हाथों से किस तरह लूटा जा रहा है। जब कहते हैं कि ये रोशनियों का शहर है, तो ये रोशनियों के शहर से ज्यादा आवाम। उसको चेंज करने वाले जो यहाँ पे होते हैं, उन गैंग्स को पकड़ा गया है, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ से कुछ जो महंगे मोबाइल थे वो यहाँ से स्मगल हो रहे थे अफगानिस्तान, ईरान, दुबई। उस गैंग को भी हमने अनर्थ किया है, उसमें भी गिरफ्तारियाँ हुई हैं। तीसरी बात जो हमें किसी को मालूम नहीं थी, ऐसे गैजेट्स हैं जो ऑफिशियली इम्पोर्ट होके आ रहे थे चाइना से और बाकी जगहों से, और वो यूज़ हो रहे थे इस IMEI नंबर को चेंज करने में। उस गैंग को हमने पकड़ लिया है हैदराबाद से, और उसका हमने पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ पे उन्होंने वो गैजेट्स सप्लाई किए हैं, बेचे हैं, हमने हर डिस्ट्रिक्ट की पुलिस को इतला दी है। हमने कस्टम वालों को भी बताया कि ये जो इम्पोर्ट्स हो रही हैं ये हमारे लिए खतरनाक हैं। मोबाइल फोन्स की स्नैचिंग का मैंने आपको बताया, 2 व्हीलर्स का जो है वो 180 से 143 हुआ है परसेंटेज नंबर 280 पर डे से, मतलब उसमें भी वायर एक विजिबल जो है वो रिड्यूस हुई है। एक दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अदरवाइज शायद आपको फील ना हो रही हो। आपने देखा कि इलीगल इमिग्रेंट्स अफगानियों पे ऑपरेशन शुरू हुआ था 1 नवंबर से, लेकिन जैसे ही नई टीम ने चार्ज लिया था तो अगस्त में जो थे वो 22 केसेस थे और 71 लोग गिरफ्तार किए गए थे, अफगान जो इलीगल या मुहाजिरीन जिनको हम कहते हैं। सितंबर में अंडरस्टैंडिंग कि ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है स्ट्रीट क्राइम में भी और बाकी हीनियस ऑफेंसेस में भी। सितंबर में, अगस्त में 71 लोग पकड़े गए, सितंबर में 817, अक्टूबर में 457 लोग पकड़े और उनको जेलों में भेजा। तो पूरे साल में अगर 2308 पकड़े थे तो 1274 उसमें से हमने इन 2 महीनों में पकड़े। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं, अक्टूबर में फिर आखिरी कुछ दिनों में हमने ये ऑपरेशन रोक दिया था। इसलिए रोका था कि गवर्नमेंट की एक डेडलाइन आ गई थी कि आप जो है वो अपने वॉलंटियरली पाकिस्तान से चले जाएं। बज़ाहिर जो इसका इम्पैक्ट आया है, जो 1350 लोग पकड़े गए हैं, बज़ाहिर जो उसका इम्पैक्ट है, आप सब जर्नलिस्ट, आप सबको पता है कि कराची में कुछ ऐसे हीनियस ऑफेंसेस होते थे जहाँ पे हाउस डकैतियाँ होती थी, उसके साथ ही मर्डर या रेप भी होते थे। इस पूरे टाइम में ऐसा एक निगरान वज़ीर इत्तला सिंध और पुलिस अफसरान की ये मैं कहूंगा रोज की बिना पर हजारों बाइक यहाँ पर आके खड़ी होती है, गाड़ियां खड़ी होती हैं, और उसके बाद होता क्या है पता है, वो ये कि बदमाशी के तहत पैसे लिए जाते हैं और ये कहा जाता है कि अगर आप पैसे नहीं देंगे तो आपकी बाइक या कार गायब करा दी जाएगी। आए चले आपको पूरी दिखाते हैं। कहाँ लेके हूँ? पहले कराची का ट्रैफिक इतना जाम है, उसके बावजूद इतनी बड़ी पार्किंग आपके सामने लगा दी जाती है, आप लोग रोकते नहीं है? हम रोकते हैं सर, रोकते हैं, बिल्कुल रोकते हैं।
पे हैं, उसके बावजूद क्या बदमाशी की सूरत में? नहीं। पर आप ट्रैफिक एक मुहाफिज हैं, आप काम कर रहे होते हैं, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन क्या ये आपकी सुनती नहीं है माफिया जो ट्रैफिक? काफी तो नहीं सुनते हैं ना, उनको तो फिर उस तरीके से पेश आते हैं। आपने कभी अपने जो बड़े हुकाम के लोग हैं आपके, उनको अभी आपने इत्तला करी कि सर ये गैर कानूनी पार्किंग चल रही है, इनका क्या किया जाए? मैंने अभी भी इत्तला किया हुआ है, आ रहे हैं। इन पार्किंगों की वजह से क्या एम्बुलेंस नहीं फंसती? बिल्कुल फंसती है सर। तो कौन जिम्मेदार है इसका? जाहिर है हम भी जिम्मेदार है, ये शहरी भी जिम्मेदार है। ये शहरी अपने जिम्मेदार इसलिए क्योंकि ये बात ही नहीं करते। हाँ, आप सुन रहे हो बड़े प्यार से, क्या सुनना चाह रहे हो? ये देखना चाह रहे हैं। पार्किंग गाड़ी लगाते हैं आप लोग यहाँ पे? जी बिल्कुल। कितने पैसे देते हो? 20 रुपए। क्यों? बाइक के चार्जेस क्या मालूम है आपको? नहीं मालूम। एक तो गैर कानूनी पार्किंग, ऊपर से 10 रुपए चार्जिंग है बाइक के जो देना पड़ता है। आप 20 रुपए किस चीज के देते हो? बस हुकूमत है क्या? नहीं दे तो नहीं दे तो बदमाशी। हाँ, ये बड़ा प्यारा वर्ड है। क्या कहा आपने? नहीं दे तो बदमाशी। क्या बदमाशी? मतलब बाइक उठवा दी जाती है, क्या होता है? बाइक उठवा दी जाती है, बदमाशी दिखाते हैं, बदतमीजी करते हैं और क्या करते हैं, और धक्का धक्की होती है, यहीं से लड़ाइयाँ शुरू होती हैं। पूरा एक माफिया बनाया हुआ है इन लोगों ने। एक ये माफिया बना हुआ, ये अल्फाज जो है ना माफिया, ये अवाम का ही दिया हुआ है, क्योंकि एक्चुअल हो ये रहा है कि कराची वालों को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। मैं आपको रोड है, रोड की हालत देख लेना आप, क्या तमाशा लगाए हुए। ये कानून के मुहाफिज की टोपी कहाँ जा रही है, टोन कहाँ जा रही है, उसको अपना नहीं पता। ये मुहाफिज वो हैं जिनको शायद यही नहीं पता कि एक्चुअल इनका काम क्या है। सर इधर आइए। ट्रैफिक पुलिस का काम होता है आवाम की खिदमत करना, रोड को क्लियर करना। आखिर कब ये होगा कि आप यहाँ पर मना करेंगे? बिल्कुल कर रहे हैं, आप देखो हम पूरा काम करें, आप भी देखो ना, आवाम को एक को इधर घुमा रहे हैं तो देखो, ये देखो मरने के लिए खुद ब खुद तैयार है। अब इनको हम क्या करें? अच्छा, अभी तो ये वन वे वाला सीन चल रहा अलग है, ये जो पार्किंग क्यों लगती है इसका जवाब दें। सर इसको पार्किंग को हटाएं, असल में नाला भी खोदा हुआ है, इसी वजह से काफी बाइकें इनकी है। हाँ, और मार्केट वालों की भी है, बाकी कोई एक का ये मार्केट। अभी जैसे ही जवाब तो चाहिए कि टीम यहाँ पहुंची है, तो यकीन जाने कि हमारा माइक K21 का माइक देखते के साथ ही जो लोग टोपियां पहने हुए थे, जो लोगों को टोपी पहनाते हैं 20 रुपए की 50 रुपए की, उनकी टोपियां तक उतर चुकी हैं और वो आके आसपास खड़े होके हमें ही नोट करें। आए चले आपको दिखाते हैं और मजीद हो क्या रहा है। अच्छा जी, जैसे ही हम पहुंचे हैं फारिया मॉल से बढ़ते हुए आगे की तरफ, तो ये पार्किंग के जो लोग हैं वो यहाँ से गायब हो चुके हैं। अब आप ये देखें, ये यारो बे यारो मददगार जो वर्ड है ना, वो यहाँ साबित होता है कि अभी थोड़ी देर पहले तक सब ग्रीन कलर की टोपी पहन के, और जो टोपी पहनाई जाती है कराची वालों को, वो टोपियां इस वक्त गायब हो चुकी है कैमरे के। अच्छा, एक टोपी वाला दिख गया, आ जाए। हम ढूंढ रहे हैं टोपी वाला, ग्रीन टोपी वाले मिल गए हमें आखिरकार। आखिर ये बताओ कितनी पर्ची काट रहे हो दिन में बाइक वालों की? 10 रुपए। सच बोलो, अभी यहाँ पे 10 लोग आके बोल देंगे, सच बोलना अच्छी बात होती है। क्यों 20 रुपए 30 रुपए ले रहे हो बाइक के? 10 रुपए हम बाइक के लेते हैं, 30 रुपए हम कार के लेते हैं। जो सच है वही आपको आपके पास तो कार की पार्किंग की हदूद ही नहीं है। कार की पार्किंग है, ये वाली मेरी कार है। ये सारी वो लोग हैं जो शाह से ज्यादा शाह के वफादार हैं, और ये कोई शक नहीं है, ये लोग यहाँ रेगुलर काम तो कर रहे होते हैं। मैं भी 10 बार आता हूँ, ये मुझसे 10 बार 20 रुपए ले चुके हैं, लेकिन अभी ये मुझे बता रहे कि 10 रुपए आप दे दें। तो जनाब सच बोले, हलाल खिलाएं, हराम ना खिलाएं। आपके बच्चे अगर हराम खाएंगे तो यकीन करो भुगतना पड़ेगा आपको ही, ठीक है? जो लोग आपसे गलत काम करवा रहे हैं उनको मना करें, कहें कि फारिया मोबाइल मार्केट के बाहर अगर लीगल पार्किंग है, जो चालान अभी ये पर्ची दिखाइए जरा अपने हाथ से। 30 अच्छा जी, ऊपर से 30 है, ये देखें पर्ची पे लिखा तो 30 रुपए, और ये बाइक की पार्किंग में खड़े हुए हैं। अच्छा जी, चले अभी आवाम में आएगी ना, आवाम से पूछते हैं। आप यहीं होते हैं? अरे गाड़ियाँ चोरी हो रही हैं। ये तो बोले हम 10 रुपए लेते हैं, खाली 10 रुपए का 30 रुपए लेते हैं ये। अच्छा, ये अभी साहब कह रहे हैं अभी आप यहीं से निकले हैं, अभी कितने पैसे दिए इनको? मैंने नहीं दिए, लेकिन मैं देता हूँ 20 रुपए 30 रुपए, इनके रेट पक्के फिक्स हैं। गाड़ी है, बाइक है? जी बाइक लेकर आया हूँ। कितने पैसे लेते हैं लोग बाइक के? यार ये 20 रुपए लेते हैं। ये तो कह रहे हैं हम 10 रुपए लेते हैं। 20 रुपए सरीना वगैरह पर सब जगह 20 रुपए। हम भी यही कह रहे हैं कि एक्चुअल लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है कि 10 रुपए पार्किंग चार्जेस है, वो भी जो लीगल पार्किंग है, और 30 रुपए है गाड़ी के। क्या आप? हाँ बिल्कुल ये लीगल नहीं है। अभी हमने पुलिस को भी पकड़ा इस बात पे कि ये लीगल नहीं है, एम्बुलेंस से फंस जाती है। सर आप शहरी कराची के, कराची वालों को दोनों हाथों से नहीं लूटा जा रहा? यही बात है। यहाँ पे देख लो, नागन चौरंगी पे देख लो, सारे पथारे रोड पे खड़े हुए, यहाँ पे लेडीज होती है अपने साथ। चले इन्हीं के तवस्सुस से मैं आपको बता दूं कि हमारा मिशन जो इस वक्त जारी है, जवाब तो चाहिए टीम का, वो सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट दिखाना नहीं है। इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में मौजूद हैं और हम अब जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, जहाँ नागन की बात कर रहे हैं ना, वहाँ पर भी चोरी का बाजार गर्म किया हुआ और कराची वालों को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। जी लूट रहे, बिल्कुल लूट रहे हैं ये। मैं भी यहाँ से सरजानी देता हूँ, हर जगह जहाँ पार्किंग है वहाँ पे ये 20 रुपए 30 रुपए 20 रुपए 30 रुपए। कैमरे ऑन हुए हैं, वैसे ही वहीं से लेके सब भाग गए यहाँ से। और ये माफिया इतना स्ट्रॉन्ग माफिया है
जो सिर्फ जी जी की है ये, आप लोग मौजूद हो, आपको कोई नजर नहीं आएगा, ना पुलिस नजर आएगी, ना वो जो पार्किंग वाले पैदागिर है ना वो नजर आएंगे, सिर्फ आपको जो है ना अभी आपके जाते ही सब आ जाएंगे दोबारा। अभी हमारे जाते के साथ ही एक्चुअली बात सर, जैसे केएमसी के सर आप भी यहाँ मौजूद है, आपकी तो टोपी ही चेंज है, ये ऑरेंज टोपी वाले, एक है ग्रीन टोपी वाले और एक है ऑरेंज। सर क्या हो रहा है, आवाम तो गलत तो नहीं बोलेगी ना, देखिए हराम ना खिलाएं, हलाल खिलाएं। गलती अगर हो रही है ना तो इंसान एडमिट करेगा हाँ हमसे गलती हुई है। क्यों काट रहे हैं 20 रुपए की पर्ची आप लोग? हम लोग 10 रुपए बाइक के 30 रुपए कार के लेते हैं ना सर। यहाँ कितने पर्ची कटती है यहाँ पे? यार ये तो नहीं पता मेरे को। बाइक नहीं तुम्हारे पास? बाइक है लेकिन हम मार्केट वाले हैं ना। मार्केट वालों से पैसे नहीं लिए जाते? नहीं लिए जाते हैं भाई। कितने? हफ्ते देते हैं। हफ्ता किस चीज का हफ्ता? किस चीज का? हिफाजत होती है भाई। ये वर्ड सुने, ये मार्केट वाले, चले किसी के मुंह से सच तो निकला कि हम हफ्ता पे करते हैं क्योंकि भत्ता की सूरत में ही हफ्ता जाता है। और ये हफ्ता कभी आपने पूछा है गवर्नमेंट की जेब में जा रहा है या किसी प्राइवेट फर्म की जेब में जा रहा है? यार हमारी सेफ्टी होती है बाइक की, यही बड़ी है। जहाँ हम आपको गैर कानूनी पार्किंग दिखा रहे थे वहीं हमारे साथ यहाँ पे मार्केट के कुछ लोग हैं, वो जमा हो गए, जो सदर भी हैं। उनका कहना ये है कि यहाँ पर आप पार्किंग तो गैर कानूनी दिखा रहे हैं पर जो गैर कानूनी इतराफ है, आप दूसरी स्क्रीन में देख रहे होंगे, गटर का नाला पूरी तरह खुला हुआ है, जो बारिश दिखा चुके आप सब जान रहे हैं। अच्छा जी आप क्या कर रहे थे? चलें आपकी बात पहले रखते हैं। यार बात सारी है कि यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर बिल्कुल घटिया एडमिन है। यहाँ पर कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है। 3 साल से ये नाला खुला हुआ है, बारिश हो कुछ हो पानी सारा मार्केट में बेसमेंट में जाएगा। हम काम कोई वैसा थोड़ी करते हैं, हमारा मोबाइलों का काम है, इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो बात सारी है, नुकसान है हमें सीधा बारिश होती है ओवरफ्लो हो जाता है। थोड़ा सा आपके लिए आसान करता हूँ। आज हमारा मकसद ये था कि जो गैर कानूनी पार्किंग आपके सामने लगी है, सुना है कि मार्केट वाले भी पैसे भर रहे हैं, हफ्ते टू हफ्ता पैसे देते हैं। किस चीज का भत्ता आप लोग दे रहे हैं? ये बस हमारे साथ जुल्म है, क्लियर बात है। आवाम के साथ भी जुल्म है, कस्टमर के साथ भी, दुकानदार के साथ भी। जो आएगा उसको पैसे देने ही देने, भले वो 5 मिनट के लिए आए 10 मिनट के लिए आए। आपने सुना होगा 30 रुपए बाइक के लिए जा रहे हैं, 50 रुपए गाड़ी के लिए जा रहे हैं। और जब हमारी यहाँ से बात हुई तो इन्होंने क्लियरली डिनाई कर दिया कि हम पैसे नहीं लेते, 10 रुपए ले रहे हैं। भैया इनके पास पर्चियां आएंगे देते हैं, और पर्चियां जाली हैं, एडमिन की हैं, टाउन की हैं, कुछ नहीं पता। चलो ये तो हो गई आवाम की बात, आप लोग तो ताजिर हो, आप लोगों को भी नहीं छोड़ा इन्होंने हमें भी नहीं छोड़ा हुआ। ये तो हम लोगों का ये कि यूनिटी है तो हम लोग जरा थोड़ा प्रेशर डाल देते हैं, वरना हमें भी ना छोड़ा। भी देना पड़ रहा है। कितना देना पड़ रहा है? कुछ तो बताओ कितना देना? तकरीबन 3000, 2000, 1500 जो इन लोग का दिल करता है वो लेते हैं हफ्ते के। अच्छा जी चले हम मुर्तजा वहाब साहब से अपील कर देंगे। मुर्तजा वहाब साहब, एक्चुअल ये प्रोग्राम जो जवाब तो जाएगा आज है वो है गैर कानूनी पार्किंग, जो कराची वालों को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। और इस अवेयरनेस में कराची वाले गौर से सुन लें कि अगर कहीं पार्किंग है तो 10 रुपए बाइक की पार्किंग है और 30 रुपए कार की, वो भी जो लीगल पार्किंग है। बाकी जहाँ सर्विस रोड नहीं है वहाँ पार्किंग लीगल भी नहीं है। अपनी आवाज को बुलंद करें, वरना अगर रोजाना आप इसी तरह माफिया को देते रहेंगे, यकीन जाने आप दर बदर होते ही रहेंगे और दोनों हाथ से लुटते रहेंगे। ये कराची वालों को मैसेज है, अवेयरनेस है। बाकी मुमताज मार्केट की तरफ से मैं इतना कहूंगा कि मुर्तजा वहाब साहब, ये आपकी आवाम है, आप मेयर कराची हैं, गटर पूरी तरह बह रहा है, खुला हुआ है, खुदा ना खास्ता कोई कैजुअलिटी हो जाती है, कोई बंदा मर जाता है, कौन इसका जिम्मेदार होगा? यही था आपका मैसेज। मैंने आपकी तरफ से मैसेज दिया कि अल्लाह करे इस प्रोग्राम को देखने वाले लोग थोड़ा सा एहसास करते हुए आप लोग का काम करते। आए चले मार्केट मस्जिद दिखाते। आप यहाँ पे पार्किंग देख रहे हैं, क्यों, किस अथॉरिटी के तहत पार्किंग देख रहे हैं? सर हम अपनी मेहनत कर रहे हैं और इसके अलावा लोगों से चीज की मेहनत। रोड पे खड़े होकर अगर एक बंदा कहे कि मैंने गवर्नमेंट के रोड पे खड़े होकर मेहनत शुरू कर दी है तो फिर गवर्नमेंट तो बंद कर देती है, अपना गवर्नमेंट ही खत्म कर देते हैं। आप लोग अपना काम कर रहे हैं। तो सर हम मुझे भी काम कर रहे हैं, आप देख रहे हो गाड़ियाँ निकल रही हैं। किस के तहत आप आवाम से 20 रुपए 30 रुपए ले रहे हैं? किस तहत? 20 रुपए नहीं, आपने उसको बोला तो भाई आप इसको 20 रुपए दे दो। मैंने इसलिए क्योंकि उस बंदे के हाथ में 20 रुपए थे आपको। अच्छा चले मैंने कहा था मैं उनके ये बताओ कि बाइक से कितने पैसे आप लेते हैं? हम 10 भी देते हैं, 20 भी नहीं भी देते हमारे को। बाइकों के कितने पैसे लेते हैं आप? 20 रुपए। कितने लेते हैं भाई? 20 रुपए। ये आवाम पागल है। आप मैं बताऊं, आपने कह दिया कि मैंने वो हकायत दिखाने के लिए उसको कहा कि दो कितने, बोले उसने 20 रुपए मांगे। मैंने बोला कितने मांगे? चाचा देखिए, हलाल रोजी अल्लाह को पसंद है और हराम रोजी अल्लाह को पसंद नहीं है। मुझे इतना सा सवाल जवाब दे दें खाली, किस तहत आप यहाँ खड़े होकर चार्जेस ले रहे हैं लोगों से? किस वजह पे? किस वजह से? केएमसी में, डीएमसी में कोई तो एम्प्लॉयर होंगे आप? सर केएमसी के वालों से। केएमसी को पैसे कितने दे रहे हैं? सर हम जो जितने बनते हैं आधे उसको देते हैं, कुछ हमें मजदूरी। और पर्ची दिखाएं। पर्ची हमारे पास है। नहीं, आप लोग को शायद ये नहीं पता कि 10 रुपए एक्चुअल फीस है, आप लोग 20 रुपए गैर कानूनी दे रहे हैं इन लोगों को। अच्छा जी भाई, ये वो पर्ची आगे। चाचा दूसरी पर्ची निकालो, मैं आपकी दूसरी पर्ची अपने बाइक वाले से दिखा दूं। तो आप दिखा दो, जो है मेरे पास, देख लो, मेरे पास देख लो, जो मेरे पास है वही है।
मैं अगर आपको बोलूं कि आपकी जेब में ही दूसरी पर्ची पड़ी हुई है चाचा, मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि इंसान उतना अच्छा काम करे कि शायद मैं आपको छोड़ भी दूं, लेकिन अगर आप झूठ का सहारा लेंगे ना तो मुझे मुसलसल आप उकसाने में मजबूर करेंगे। ठीक है, आप क्यों 20 रुपए लेते हैं आवाम से, ये बता दो, निकाल दे मुझे वो पर्ची भी दिखा दे, मैं आपको कुछ नहीं कह रहा, मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं शायद ये आवाम ने ये मेरे पास है, ठीक है, आप जो बोल रहे हो तो हमने उससे 20 रुपए लिए। कितने पैसे लेते हैं लोग आप लोग? मैं तो गाड़ी लेके नहीं आता। गाड़ी लेके कितने पैसे देते सर आप लोग? 20 रुपए। और कार के? कार के 40 रुपए मेरे ख्याल में। अवेयरनेस ले लें थोड़ी सी, कराची वालों को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। सर जी आप बताएं, कुछ कहना चाह रहे हैं? सारी अवेयरनेस है, सब कुछ है, जरा सा इनसे कुछ करते ना पूरा गैंग है और इस तरह मारते हैं। और कराची वालों को आपको पता है क्या हाल हुआ, इस तरह मारते हैं कि मतलब कराची वाले लुट भी रहे हैं, 7-7 फुट भी रहे हैं, 7-7 फुट भी रहे हैं और बुरी तरह फुट रहे हैं। आप इनसे जरा सा कुछ बोल के तो देखें। हमने वहाँ से कैमरा लगाया, तमाम लोग भाग गए, गायब हैं, मार्केट में कोई नहीं है। मुझे सिर्फ इतना जानना है कि चले मुर्तजा वाब साहब कहते हैं हम काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट कहती है हम काम कर रहे हैं, क्या कराची वालों को नहीं लूटा जा रहा है ये माफिया पार्किंग की वजह से? कराची वालों को सिर्फ माफिया पार्किंग नहीं, मुर्तजा वाब तो बहुत सारी चीजें हैं। हम एक्चुअल अभी जिस पॉइंट पे काम कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि करोड़ों रुपए का यही सिर्फ यहाँ पे काम हो रहा है रेगुलर बेसिस पे? एक तो काम हो रहा है रेगुलर बेसिस पे, करोड़ों रुपए जमा रहे हैं, और ये जो जितना भी ये लोग काम कर रहे हैं इनमें आप मुझे बता दें कि कराची वाला कहाँ है? ये ताजिर थे जो जिनका कहना यह था कि खुला तजाद नहीं है, खुला भत्ता है जो गवर्नमेंट के नाम पे लिया जा रहा है। और ये वो लोग हैं कि अगर आप इनको कुछ कह दें तो ये सब एक होके इन्हीं ताजिरों को गालियों से नवाजते हैं, मारने से पीटने से नवाजना शुरू कर देंगे। मैं नहीं कह रहा, ये ताजिरों का कहना था। चलते हैं एक ब्रेक पर, ब्रेक से आने के बाद मजीद आपको दूसरे डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में मौजूद है और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में आपको दिखाएंगे कि वहाँ पे क्या काम चल रहा है। चलते हैं ब्रेक पे। क्यों, अब हुआ ना कुकिंग को फायदा, हर खाने में चिकन का जायका। सारिफीन की खिदमत ही हमारी लीडरशिप का है नज़्बुलैन, जिसकी वजह से हमें हासिल है आपका एतमाद। जी फ्रेश प्योर काउ मिल्क, माँ के प्यार की तरह खालिस। Marketed by gbazar.pk for free home delivery. Call now. ये सहूलत अभी सिर्फ कराची के लिए मैसर है। हकीम साजिद इस्लाम अमराज कल्ब, बांझपन, बेऔलादी, गंजपन, पित्ता पथरी, मोरों, पट्ठों, जोड़ों के दर्द, गुर्दों के डायलिसिस से निजात। राब्ता नंबर 0311929976। जी फ्रेश प्योर काउ मिल्क, माँ के प्यार की तरह खालिस। Marketed by gbazar.pk for free home delivery. Call now. ये सहूलत अभी सिर्फ कराची के लिए मैसर है। हकीम साजिद इस्लाम अब इंसुलिन गोलियों से निजात पाएं, लबलबा तंदुरुस्त पाएं गारंटी के साथ। शुगर के मर्ज का इलाज और शुगर की वजह से होने वाली कमजोरियों का खात्मा। राब्ता नंबर 0311929976। जी फ्रेश प्योर काउ मिल्क, माँ के प्यार की तरह खालिस। Marketed by gbazar.pk for free home delivery. Call now. ये सहूलत अभी सिर्फ कराची के लिए मैसर है। सारिफीन की खिदमत ही हमारी लीडरशिप का है नज़्बुलैन, जिसकी वजह से हमें हासिल है आपका एतमाद। क्यों, अब हुआ ना कुकिंग को फायदा, हर खाने में चिकन का जायका। इस वक्त मौजूद है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की एक बड़ी मशहूर जगह पे जिसको कहते हैं जियो मार्केट। और ये वो मार्केट है जो मोबाइल मार्केट है और उसके बाहर एक पार्किंग है जो पूरे नॉर्थ कराची को जोड़ती है। अगर मैं कहूँ तो नागन से आने वाले लोगों को भी इस रोड से जोड़ा जाता है और ये सीधा रोड जा रहा है यूपी से आने वाला रोड, ये भी वही रोड है जिसका एतराफ में आप देख सकते हैं कि जरा कैमरे की आंख दिखाए कि यहाँ लाखों की लोगों का आना रोज के बिना पर है। और बाइकों की अगर आप तादाद देखें तो आपको दिखे कि हर बाइक वाले से 20 रुपए चार्ज किया जा रहा है, जबकि ये गैर कानूनी पार्किंग है। और यहाँ पर अगर चार्ज भी लेना था तो वो 10 रुपए था, लेकिन यहाँ पे लिए जा रहे हैं 20 रुपए, जो अभी हम आपको दिखाएंगे भी। आए इधर आगे बढ़ते हैं। कितने की पर्ची काटी है इन्होंने आपकी? 2 गाड़ियां हैं, 20 रुपए की 2 गाड़ियों के। आपसे 2 गाड़ियों के 20 रुपए लिए इन्होंने? अच्छा भाई, क्यों लिए? आपकी पार्किंग तो रिस्ट्रिक्टेड पार्किंग के ऊपर कहीं पैसे लिखे हुए, जरा बताएं कहाँ लिखे हुए? 2 गाड़ियों के 20। कहाँ लिखे हुए हैं?
सर लिखे हुए नहीं है। क्यों? दिखाएं जरा, बुक अपनी दिखाएं, बुक दिखाएं, बुक दिखाएं। ये इनकी बुक है और जिसके ऊपर कहीं पर भी पैसे नहीं लिखे हुए। अभी मैंने आपको डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंदर भी दिखाया था कि पर्ची के ऊपर 20 रुपए, जो वैलिड पार्किंग है उसके ऊपर 10 रुपए लिखा हुआ होगा बाइक का चालान। और ये जो खुद साख्ता बनाई हुई गई पार्किंग है वो कहीं पर भी रुपया। आप ठेकेदार का क्या नाम है आपके? सर जब्बार। सर जब्बार, जब्बार सबको फोन लगाए सर। ठीक है सर, अभी आ जाते मैं बुला लेता हूँ। आप बुला लें, फोन मैं बुला लेता हूँ, बुला लेता हूँ, बुला लेता हूँ। वो यहाँ का जो करता धरता है वो बाइक पे साहब भाग चुके हैं। और आई थिंक अब आप ये देखिएगा इस मार्केट में कोई नहीं है। सवाल ये है आखिर कौन इसका जवाब दे। जो आवाम यहाँ खड़ी हुई है ना, ये शदीद इसलिए परेशान है कि कोई थोड़ी देर के लिए आए चाहे फौरन आए उसको 20 रुपए देने ही पड़ते हैं, जबकि एक्चुअली ये पार्किंग अनलीगल है। यहाँ पर अगर आवाम अपनी बाइक खड़ी कर भी रही है तो उसको पैसे नहीं देने चाहिए, क्योंकि ये काम पार्किंग बना के देना आपका काम गवर्नमेंट का है, जो आवाम को नहीं दिया जा रहा। यहाँ पर बहुत अभी वो लोग थे वो जो गायब हो गए यहाँ से, बाकी कहाँ गए? मैं चाहूंगा कैमरा मैन से लूंगा कोई सवाल। यहाँ पर आप पैसे देते हो बाइकों के? हाँ, क्या कह रहे हो? बोलो बोलो। बोलते हैं 30 रुपए हमारे को पर्ची के दो, उसके बाद गाड़ी गायब हो जाए, बोले हमारी जिम्मेदारी नहीं है। मतलब जो आदमी पैसे नहीं देता उसकी बाइक गायब हो जाती है? बाइक गायब हो जाती है। बेशक बेशक गाड़ी गायब हो जाती है, इनका कोई पता नहीं होता। यहाँ पे पार्किंग लेते हैं और पैसे लेते हैं, उसके बाद गाड़ी यहाँ से गायब। और पार्किंग अगर लेते भी तो कितनी लेते हैं? ये 30 रुपए लेते हैं। 40 रुपए लेते हैं बाइक के? ये एक बाइक के। रोड पे कोई तमाशा मचाया हुआ इन्होंने, गाड़ी किसी की बेचारे के पास नहीं है। मैं आप लोग को एक छोटी सी अवेयरनेस दे देता हूँ, आपके काम आएगी। एक्चुअल पूरे कराची के अंदर अगर कोई चार्ज पार्किंग होगा तो बाइक के 10 रुपए लेगा, ठीक है? उससे ज्यादा पार्किंग है ही नहीं। और अगर आप गाड़ी के अंदर है तो 30 रुपए है। लेकिन जरूरी है कि वो चार्ज पार्किंग गवर्नमेंट की तरफ से होगी। ये जितनी पार्किंग है ये सब अनलीगल है और ये अनलीगल माफिया बेपनाह तरीके से काम कर रहा है और सब कराची को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। ये वो आवाम है जिसको शायद मैं इधर से कहूंगा कैमरामैन को तो ऐसा दिखाएं कि भाई मुझे नहीं पता आप लोग क्यों आए उठ के, लेकिन आपसे भी तो कभी ना कभी पैसे तो लिए होंगे ना? हाँ, पैसे लेते हैं। और ना देने पर सुना है कि बाइक चोरी हो जाती है? चोरी हो जाती है, नहीं देते तो बाइक। मेरी यहाँ पर जो थाने जाओ, थाने हम कोशिश करेंगे कि थाने से सवाल करने की कि इसको कुछ चार्ज पार्किंग होती है उसका तो समझ में आता है। जो चार्ज पार्किंग है ही नहीं, जो टोटल अनलीगल पार्किंग है, जैसे कि जो करता धरता जो जी क्या कह रहे हैं? जिंदाबाद। जो करता धरता थे अभी वो बाइक पर यहाँ आए थे, लेकिन वो उतनी ही स्पीड से भाग गए कैमरे की आंख से, क्योंकि सवाल बनता था उनसे कि किस बेस पर ये लाखों रुपया रोजाना कमा रहे हैं कि आप अगर पर एवरेज निकालें 20 रुपए के हिसाब से तो इस वक्त भी जो मौजूदा बाइकें यहाँ खड़ी हुई है 10 से 20 हजार रुपए तक के अभी भी यहाँ पर खड़ा हुआ है। रोज की बिना पर ये 1-1 लाख रुपए यहाँ पे कमाते हैं। मेरा सवाल गवर्नमेंट के उन लोगों से है कि अगर यही खजाने में पैसे जमा हो तो यकीन जाने परेशानी का सामना इस आवाम को कम करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों हाथों से कराची की आवाम ही लुट रही है और जो आवाम पैसे नहीं भरती उनकी बाइक को यहाँ पर गायब करवा दिया जाता है। अब कोशिश करेंगे कि यहाँ पे पुलिस से राब्ता करने की कि आखिर कौन सरपरस्ते आला है जो इस चीजों को चलने दे रहा है। कोई तो होगा, कोई तो इस माफिया का करता धरता होगा, क्योंकि पार्किंग माफिया इस वक्त पूरे कराची शहर में जिस तरह काम कर रही है वो आप कैमरे की आंख में देख सकते। चलाएं, मजीद कोशिश करते हैं जरा मोबाइल मार्केट वालों से बात करने की कि इनके साथ क्या प्रॉब्लम्स है। आपका नाम मैं जानना चाहूंगा पहले तो। मेरा नाम मोहम्मद उमर है। उमर भाई ये बताएं कि इतनी बड़ी पार्किंग है, छोटी पार्किंग नहीं है, हजारों की तादाद में यहाँ बाइकें खड़ी हुई है, बताएं कि इतनी हजारों की तादाद में पार्किंग लगी, कभी जानने की कोशिश क्यों नहीं की आपने कि ये लीगल भी अनलीगल है? उसकी वजह ये कि हमसे पहले की ऑलरेडी चल रहा है और जो काम हमारे से पहले चल रहा है उसे जानने के लिए बंदा कारोबार करने आता है, अपने आप को वक्त देगा, अपने कारोबार को वक्त देगा। आपको पता है महंगाई इतनी होगी है, बंदा अपने कारोबार के अलावा किसी चीज के बारे में सोचता ही नहीं है। तो हमने भी कभी ये सोचा ही नहीं कि ये कैसे हजारों बार यहाँ से बाइकें चोरी होने की कंप्लेनें दर्ज हुई हैं, हजारों बार। जिसने पार्किंग नहीं दी उसकी बाइक यहाँ से चोरी हो जाती है। कभी तो मार्केट वालों ने भी कोशिश किया होगा ना कि यार इस पे बात तो करें कि आखिर चोर कौन है। मार्केट वालों की भी बकायदा चोरी हुई है, लेकिन कहने का मकसद किससे बात करें आप बताएं। हम पुलिस वालों के पास जाते हैं, वो आगे से शरीफ आदमी को वैसे डर लग रहा होता है कि यार ये हमें ही ना पूछतीछ कर लें कि कागज ला के दें, फिर गाड़ी आपने खड़ी क्यों की। सबसे पहला सवाल ये कर देते गाड़ी आपने क्यों खड़ी कर दी, हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है। फिर वो हमसे पूछते हैं जी सीसीटीवी कैमरा ला के दें। एक सवाल बहुत छोटा था, हजारों की तादाद में रोज लोग आते हैं यहाँ पे? जी अल्हम्दुलिल्लाह आते हैं। अगर मैं 20 रुपए के हिसाब से एवरेज निकालूं तो लाखों रुपए यहाँ से उठ रहे नहीं उठ रहे? बिल्कुल उठ रहे हैं भाई।
ये यहाँ के वो कहते हैं ना कमेटी के लोग होते हैं, सदर तो नहीं है पर कमेटी के लोग हैं, नॉलेज सब है इनको कि आवाम की बाइक भी यहाँ से चोरी होती है, चीजें मुस्तकिल चोरी हो रही है। लेकिन अहम बहुत सवाल है कि आखिर इनको पकड़ेगा कौन? जो पैसे नहीं भरते उनकी यहाँ से बाइकें चोरी कर दी जाती हैं, उठवा दी जाती हैं और एंड में जवाब ये होता है कि आपने पे नहीं किया था और हमें क्या पता आपकी बाइक का जवाब। बाकायदा बाइकों के ऊपर एक कार्टिस मार्क लगाया जाता है, वो क्या चीज होती है? वो इसलिए जिसने पार्किंग नहीं दी होती है उस पर कार्टेज लगा देते हैं जब वापसी जाएंगे। ये हाँ से बात करें, पार्किंग वाले जो लोग हैं उन्हें पकड़े। एक बंदा बात कर रहा है, बीच में इंटरप्ट क्यों कर रहे हो? मैं बिल्कुल करूंगा इंटरप्ट, मेरा भाई है वो। तो गलत क्या कर रहे हो? नहीं आप हमसे। अच्छा बात ये कि मेरी जो भी बात हुई है इनसे, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि इन्होंने आवाम के लिए बोला और ये आवाम ही है जो शायद चाहती नहीं है कि कोई काम करे या ना करे। हम काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि आप ना बोले, क्योंकि जो यहाँ का माफिया है ना वो इतना ताकतवर है कि वो इनको नुकसान पहुंचाएगा या फिर ये इनके साथ है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और आपको इस बात का बहुत अच्छी तरह पता है। बात रख रहा हूँ, आपके पास वो कार्ड है जो चला सकते हैं आप हर जगह। हमारे पास कोई कार्ड नहीं है शनाख्ती कार्ड के अलावा, ठीक है? इनका डर वाजिब है, मैं कह रहा हूँ ना, मेहरबानी है कि हमें शनाख्ती कार्ड बना के दे दिया है, वरना हमें तो ये वो भी ना दे, वो अफगानी और बंगालियों को देते हैं 10,000 20,000 लेके। हमसे तो वो डॉक्यूमेंट्स मांग लेते हैं जो हमारे दादा हिंदुस्तान में थे तो उनके पास थे, सही है? तो भाई हमारे पास कोई ऐसी आइडेंटिटी नहीं है जो आपके पास केटीवी की है, हमारे पास कह रहे हो ना कि आइडेंटिटी नहीं, इसकी वजह से हम नहीं चाहते सामने आना। तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कराची का शहरी डरा हुआ भी है और दोनों हाथों से लुट भी रहा है। और अगर ये मार्केट के सदर होने के साथ साथ जो कमेटी है कि अगर वो भी बात ना करे तो यकीन जाने कि माफिया कितना ताकतवर है कि वो कमेटी तक डरती है। और ये जो इतनी आवाम है ना, मैं कैमरामैन को दिखाऊंगा, दिखाएं ये आवाम ताकि सुने कि भाई आप लोग खुद नहीं चाहते अपने लिए खड़ा होना। जिसको ये नहीं पता कि 10 रुपए एक्चुअल पार्किंग है, 30 रुपए, वो यहाँ पर ये आवाम दोनों हाथों से लूटी जा रही है। मेरी मुर्तजा नहीं होती, केएमसी की पर्ची नहीं होती है, पता नहीं कौन सी। और हमने यही दिखाया कि एक्चुअल पर्ची भी लोगों के पास नहीं है। अच्छा हर कोई कतरा रहा है यहाँ से बात करना। ये वो लोग हैं जिनकी यहाँ दुकानें हैं और वो कतरा इसलिए रहे हैं क्योंकि उनका रोज का ताल्लुक है इन लोगों से। और ये लोग इतने बड़े माफिया सिस्टम में बैठे हुए कि अगर इनको कोई पैसे नहीं देगा तो इनकी बाइक गायब कर देगी। जैसे कि आपने देखा यूपी की बड़ी मशहूर मार्केट जियो मोबाइल मार्केट में मौजूद थे और अब ऐसा लग रहा है कि ये जो सारी बाइकें हैं ना, अब ये पार्किंग फ्री पार्किंग हो गई है। और इस वक्त ऐसा लग रहा है कि जितने भी पार्किंग के वो लोग थे जो आपने आपको माफिया कहते हैं इस चीज का, वो सब यहाँ से रफू चक्कर हो चुके हैं और इस वक्त आवाम को कोई पैसे देना नहीं पड़े। लेकिन ये बात भी मैं जानता हूँ कि जैसे ही हमारी टीम यहाँ से जवाब तो जाएगी तो उसके आधे घंटे के बाद वो सब लोग वापस आ जाएंगे, क्योंकि ये जितनी मार्केट है ये चाहती ही नहीं है कि वो लोग यहाँ पे काम ना करें। वो चाहते हैं कि दुकान के आगे से अगर वो सामान हटा देते हैं तो शायद कुछ लोगों का फायदा हो ही जाता है। वो कौन लोग हैं ये आने वाले वक्त में मैं सवाल छोड़ता हूँ। फिर मैं मुर्तज़ा अब्बास साहब आपसे दरख्वास्त करूंगा, यहाँ जो भी टाउन नाज़मीन यहाँ पर आने वाले कि खुदारा ये आवाम को या तो आप फ्री पार्किंग करके दें, अगर जगह नहीं है तो ये फ्री करके दें और आवाम की इसमें भी थोड़ी बहुत खिदमत करें। चलते हैं एक ब्रेक की तरफ और अब ब्रेक से आने के बाद मैं आपको वो मार्केट दिखाऊंगा जो कराची की एक और बड़ी मार्केट है जिसका नाम है सरीना मोबाइल मार्केट, वो भी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में ही वाक़ है। चलते हैं आपको दिखाते हैं। क्यों? अब हुआ ना कुकिंग को फायदा, हर खाने में चिकन का जायका। हकीम साजिद इस्लाम अमराज कल्ब, बांझपन, बेऔलादी, गंजपन, पित्ता पथरी, मोरों, पट्टों, जोड़ों के दर्द, गुर्दों के डायलिसिस से निजात। राब्ता नंबर 0311929976। जी फ्रेश प्योर काउ मिल्क, माँ के प्यार की तरह खालिस। Marketed by gbazar.pk for free home delivery. Call now. ये सहूलत अभी सिर्फ कराची के लिए मैसर है। सारिफीन की खिदमत ही हमारी लीडरशिप का है नस्बुलैन, जिसकी वजह से हमें हासिल है आपका एतमाद। क्यों? अब हुआ ना कुकिंग को फायदा, हर खाने में चिकन का जायका। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सरीना मोबाइल मार्केट और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर। आप मेरे अतराफ में देख सकते हैं पार्किंग नुमा जो एरिया है ये पूरे 1.5 से 2 किलोमीटर तक फैला हुआ है और रोज की बिना के ऊपर यहाँ पे आवाम को दोनों हाथों से लूटा जाता है, क्योंकि आवाम को ये पता ही नहीं है कि चार्ज पार्किंग की जो वैल्यू है वो 10 रुपए बाइक है और 30 रुपए जो है वो गाड़ी की है। और जहां चाहे इनका दिल चाहे मनपसंद जगहों पे गाड़ियां लगवा देते हैं। अब जहां ये मेरी अपनी जाती गाड़ी इन्होंने लगवाई है जिसके वो साहब मुझसे पैसे लेने आए,
वो बेसिकली पेट्रोल पंप के सामने एक कट है जो ब्लॉक कर दिया गया है, और अगर रोड ब्लॉक कर दिए जाएंगे तो आने वाली जो एम्बुलेंस हैं वो तक फंस जाएंगी, और जो आवाम सिर्फ चंद मिनट के लिए अपनी गाड़ी लगाने के लिए लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आवाम भी पहुंचा रही है। आवाम को चाहिए सही पार्किंग की डिमांड करे, अगर पार्किंग नहीं है तो अपने इक़्तिदार के लोगों से बात करके उस पार्किंग का कोई ना कोई रद्दोबल करे। लेकिन ये माशाल्लाह एक के बाद एक आ रहे हैं। हाँ भाई, ये क्या बेच रहे हो? क्या बेच रहे हो? ये क्या बेच रहे हैं आप? किस चीज की? आपने खुद कितनी दिहाड़ी पे ली हुई है पार्किंग, ये बताओ। दिहाड़ी पर हूँ मैं तो 500 पूछ रहा हूँ कितने? 500 रुपए दिहाड़ी। कोई डीएमसी से ताल्लुक नहीं, कोई गवर्नमेंट ताल्लुक नहीं, 500 रुपए दिहाड़ी पे काम कर, ऐसे ही ना। ये आप देख सकते हैं कि इनके हाथ में एक पर्ची है 10 रुपए की, एक 23 रुपए की, और एक 20 रुपए की, और एक 30 रुपए की। एक्चुअल ये पर्ची दिखाने की हमें दिखाने के लिए पर्ची है कि 10 रुपए गवर्नमेंट चार्जेस हैं, लेकिन यहाँ पर जितने लोग हैं आवाम से हम बात करेंगे, कोई एक कह दे कि मुझसे 10 रुपए लिए हों, मैं आपको वो दिखाऊंगा। ठीक है, आए चले मैं आवाम से देखते कि कितने पर्ची चल रही। ठीक है, पैसे आपने पे किए थे? जी, पे करने थे। कितने? 20 रुपए की दिए सब। 20 रुपए दिखा दे जरा प्लीज। ये आवाम है जिनको 20 रुपए की पर्ची दी गई है आपके सामने। इनका कहना है कि हमने तो 10 रुपए ज्यादा पर्ची किसी को नहीं देते। ये मैं कैमरामैन को कहूंगा, ये आवाम है, ये कोई खिलाई आवाम नहीं है। ये वैसे तो केएमसी की तरफ से ये है ही नहीं, पार्क चार्जिंग खत्म कर दी है। लेकिन ये पता नहीं, क्लियर कर लें, कुछ चार्ज पार्किंग है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन वो भी अभी है या नहीं, ये पहला सवाल है। तो गवर्नमेंट की तरफ से इशू हुई भी नहीं है, ये इन्होंने प्राइवेट। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि 10 रुपए गवर्नमेंट चार्जेस हैं बाइक के और 30 रुपए हैं गाड़ी के। लेकिन अगर ये 20 रुपए, तो पहला सवाल तो ये यहाँ खड़ा हो गया कि ये है ही अनलीगल, चोरी, ऊपर से सीना चोरी। और कमाल के लोग जो यहाँ से 10-20 रुपए ले रहे हैं, ये खुद ठेके पे 1000 रुपए ठेके पर काम कर रहे हैं कि हम पर डे कमा लेंगे, और चूना लगा के आवाम को बिल्कुल ऐसी दोनों हाथों से कराची वालों को लूटा जाएगा। क्या कहना चाहोगे अपने जो हुक्मरान बैठे हुए हैं जो कह रहे हैं बड़ी खुश है हमारी आवाम? मैं तो ये कहूंगा कि भाई पहले ही जब हमारी चार्ज पार्किंग हटा दी गई थी तो ये दोबारा लाई क्यों गई? एक गवर्नमेंट को प्रॉपर सेटअप बनाना चाहिए पार्किंग के लिए, क्योंकि ये मार्केट जो है इनका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, बिजनेस है इससे। ठीक है, तो इनको एक फैसिलिटेट करना चाहिए पब्लिक को कि भाई जो यहाँ पे आ रही है, टैक्स प्रॉपर ले रहे हो तो पार्किंग दो ना, बांगो बोलो पार्किंग दो हमें। हमारे पास पार्किंग नहीं है क्योंकि हम टैक्स तो दे रहे हैं खाने पीने हर चीज में, पर पार्किंग नहीं। भाई हाँ, क्या एक में क्या कह रहे हो? क्या याद आ रहा है हमें? मैं कह रहा हूँ ये मीडिया जो है जब इतनी महंगाई हुई थी उस वक्त कहा था, तो टीवी में क्या आप क्या सो रहे थे? आपको दिख नहीं रहा था कि हम बार बार टिकर चल रहा था कि महंगाई हो गई है, परसेंटेज बढ़ गई? तो आपको घर बैठे कैसे पता चला? आप लोग सो रहे थे। अच्छा, आप लोगों को महंगाई आ गई? आज आपको 20 रुपए की कैसे पता महंगाई आ गई? दुनिया को पता है, सब आवाम को पता है। पेट्रोल की ब्रेकिंग न्यूज किसने आपको दी? सब किसी ने नहीं दी। किसने दी? पेट्रोल के नहीं, वैसे ही आप हम जो टैक्स पे कर रहे हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है कि हम जो टैक्स पे कर रहे हैं वो टैक्स यूटिलाइज कहाँ हो रहा है, हमें ये बताया जाए। सवाल होना चाहिए, पर हजरत सर क्या सवाल कर रहे हैं? क्योंकि इनको वो समझ में नहीं आ रहा वो टैक्स पेयर है या नहीं है। हजरत थोड़ी बात क्या कहेंगे, महंगाई बढ़ गई उस पर बात करो, ये समझ रहे हैं हॉस्पिटल में जा। एक्चुअल नाजरीन, मैं आपके तवज्जो से एक और बात यहाँ बता दूं कि जब कोई प्रोग्राम किया जा रहा होता है किसी चीज के ऊपर, तो मोटिव वही रखा जाता है। क्योंकि मेरे पास भी 45 मिनट होते हैं, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि उस मोटिव को रखूं। तो जब मैं जिस दिन महंगाई का शो कर रहा हूँ ना, उस दिन मैं ये सवाल आपसे करूंगा। लेकिन ये भाईजान बड़े मौसूफ जो हमारे बैठे हुए हैं, इनको जादू से ख्वाब आया कि सुबह पेट्रोल बढ़ जाएगा। ये मीडिया ही है जो आप लोग को दिखाता है, बताता है, लेकिन उंगली उठाए बिल्कुल मैं कहूंगा कि 5 फिंगर्स नॉट इक्वल। लेकिन जो गलत है उसको गलत बोलें और जो सही काम कर रहा है उसको कम से कम अप्रिशिएट करें। 30 रुपए लिए, 30 रुपए बाइक के क्यों भाई? भाई क्यों लिए? पार्किंग है ना सर। कौन देख रहा है पार्किंग तुम्हारी? ये हैदर भाई होते हैं यहाँ। बुलाए इधर भाई। 700 रुपए ठेके पे लिया हुआ है हमने। 700 रुपए ठेके पे लिया? रोजाना काम हो नहीं हो, हमने 700 रुपए दे। आपने 1000 रुपए पे लिया? अच्छा, कमाल ये है कि चोरी की इंतहा देखें। मैं इक़्तिदार का वर्ड इसलिए यूज करता हूँ कि जो लोग इस चीज को देखते हैं वो गवर्नमेंट को भी नुकसान है। ये सवाल गवर्नमेंट के मैं लोगों से जरूर कहूंगा कि आप फिर इसका मतलब सही कर रहे हैं महंगाई बढ़ा के। क्योंकि ये लोग पता है क्या कह रहे हैं कि अपनी खुशी से लोग 10 की जगह मुझे 20 रुपए दे जाते हैं, 50 भी देते हैं। और झूठ नहीं बोलेंगे, बोलते हैं चाचा ये लो। महंगाई नहीं है? महंगाई क्यों नहीं है? महंगाई क्या कह रहे हैं? लोग तो फ्री में पैसे दे जाते हैं। आप देखो, हम तो कुछ नहीं बोल सकते। ये चलान पार्किंग की आप ये हालत देख सकते हैं कि अभी हमारे आने के बाद सबकी 10-10 रुपए पर्चियां बाहर आ गई हैं। कभी यहाँ तुमने देखा 10 रुपए मिलते हुए? कभी नहीं देखा। कभी 10 रुपए दिए तुम्हें? नहीं भाई। कितने देते? ये बच्चे हैं, यंगस्टर हैं बिल्कुल, क्या कितने देते हो? 10 तो इधर कोई भी नहीं देता भाई, इधर 50 ये लोग मांगते हैं।
बड़े झूठ बोल सकते हैं, मैं कहूँ ये बच्चे भी, जिनको भी ये इल्म ही नहीं है कि पार्किंगों का सिस्टम क्या है। पर 10 रुपए कोई लेता है भाई, आप भी 10 रुपए देते हैं? नहीं 10 रुपए कोई भी लेता है यहाँ, कोई भी नहीं लेता ना। ये को नहीं जो कह रहे हैं कि जवाबदारी गाड़ी की नहीं है अगर पार्किंग नहीं दोगे तो। अच्छा, ये एक बड़ा अहम सवाल है, मैं कहूँगा बड़ा अहम सवाल है कि जो बंदा पार्किंग नहीं देता उसका क्या होता है यहाँ पे? जवाबदारी नहीं है बाइक की, जा सकती है, चोरी में जब गाड़ी चोरी हो जाती है, पार्किंग दी नहीं है मेरे को, ये चक्कर होता है। ये बड़ा एक अहम सवाल है और ये मैंने आपको फारिया डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंदर भी दिखाया, जियो मार्केट में भी दिखाया यूपी पे, और ये भी यही नाजरीन लोग कह रहे हैं कि जो बंदा पार्किंग नहीं देता उसकी बाइक गायब कर दी जाती है। ऐसे ही है? ऐसे ही। आए मजीद चलते हैं, आगे की तरफ आए। ये हो दिमाग नहीं है तुम लोगों से ज्यादा, दिमाग ना शातिर किसी के पास नहीं है। इसी जगह पैसे लिखते हैं 2023 क्यों लिखा हुआ है तुमने? तो नहीं लिखी है। क्या लिखा हुआ है? यहाँ नहीं लिख सकते थे? लिखा हुआ ये यहाँ लिख देते। इससे क्या होता है? ये पैसों की जगह है। इससे क्या होता है ये बता दे आप। मुझे पर्ची देनी है, मुझे पर्ची देनी है, कैसे दोगे? दो कैसे? क्या इसमें पैसे का है? नंबर लिख के दूंगा। पैसे का है? पैसे हो या ना बताओ कि पैसे हो ही ना। ये एक और अकलमंद आदमी हमें मिले यहाँ पे जो कहते हैं पैसे हो ना हो तो क्या फर्क पड़ता है, पर्ची। ये पर्ची की जगह है पैसों की, कैसे दे रहे हो आवाम को 20 रुपए में? क्या बना रहे हो? क्या बना रहे हो? और क्या कर रहे हो? क्या बना रहे हो? 2023 लिखा और क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है 2023? क्या लिखा हुआ है? किस जगह पे लिखा हुआ है? कैमरे में दिखा रहा हूँ बार बार मैं, कहाँ लिखा हुआ है? ये 2023 पैसों की जगह पे लिखा हुआ है। ये इनकी तसल्ली करा दे थोड़ी, पुलिस को वहाँ पे कॉल करो जरा। हाँ, क्या कह रहे हो? कहाँ लिखा हुआ है और क्या बना रहे हो तुम्हारे दो यहाँ पे? भाई नहीं करो यार, हम क्या हम लोगों को नहीं करो? क्यों लिखा है यहाँ पे? मैं तुम्हारे को रोटी मुंह से खिलाऊं या आँख से खिलाऊं? क्या लिखा? क्या लिखूं ये बताओ। जहाँ पैसे लिखते पैसे लिखो। भैया बस पैसे लिख देंगे। कहाँ लिखोगे? ये गैर कानूनी पार्किंग का सबसे बड़ा मसला यही है कि पार्किंग के नाम पर आवाम को चूना लगाया जा रहा है। और बात है सिर्फ इतनी सी कि कराची वालों को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है कि 10 रुपए की पर्ची को उन्होंने 2023 लिख दिया है कि ये सारी आवाम जो है ना बेवकूफ है कि 20 आता है आगे और 23 आता है आखिर में। तो ये ज्यादा अक्लमंद है। ये पर्ची संभाल के रखो, अभी जाएगी किसी के पास, ठीक है? अच्छा भाई, आगे और कौन सा फर्क है? इधर इनकी शक्ल भी दिखा दो भाई। अरे हो यार, इधर आओ। आप बताओ कि ज्यादा ज़हीन आदमी पार्किंग का कौन है? ठेकेदार कौन? अब ठेकेदार हमें क्या पता कौन है ठेकेदार? तो ठेकेदार का भी तुमको नहीं पता? हमें क्या, हम नीचे लोग हमें क्या पता होगा यार? तुम किसके अंडर में काम करते हो? अरे हम लोगों को क्या नीचे लोग पता होगा? अभी तुम किसके अंडर में काम करते हो? ओ सुपरवाइजर, पता नहीं क्या है सुपरवाइजर? नाम क्या है? नाम का नहीं पता। नाम भी नहीं पता? महीना हुआ है मेरे को आए काम पे यार, यहाँ पे कोई ज्यादा नहीं हुआ मेरे को। ये इतने सीधे आदमी है कि आवाम खुद मुस्कुरा, तो यहाँ पे बहुत सारी आवाम रही है, ये अपने आप को समझते हैं बहुत ज्यादा कराची वालों को बेवकूफ। बेसिकली कराची वाले बेवकूफ है क्योंकि कराची वाले इनसे सवाल नहीं करते। हक ईमान से बताओ, अल्लाह को हाजिर नाज़िर जानेंगे। जो देखा क्या गलत दिखा रहे हो? नहीं, आप बिल्कुल सही दिखा रहे हो और ऐसा होना चाहिए। लेकिन ये जो यहाँ की ये पार्किंग वाले हैं ना, ये सारे माफिया है, बिल्कुल माफिया है ये। और आवाम को लूटने के लिए कहीं भी अगर मैं जाता हूँ, मैं लास्ट आपको सीन बताता हूँ, मैं डिस्को बेकरी के पास डेलीजिया बेकरी है, वहाँ गया, सही है, वहाँ पे गवर्नमेंट ने कोई पार्किंग नहीं रखी है। एक बंदा आके मुझे बोलता है कि भाई पार्किंग की पर्ची दे दो। मैं तुम्हें किस बात की पर्ची दूं? बेवकूफ है ना, मसला ये। मैंने तुम्हें किस बात की पर्ची दूं? मुझे आप यहाँ पे दिखा दो कि यहाँ पे KMC लिखा हुआ है, आप अपना अथॉरिटी लेटर दिखा दो। क्योंकि किसी भी पार्किंग के पास कोई भी बंदा होगा तो उसके पास अथॉरिटी लेटर होगा कि वो वहाँ पे अथॉराइज है, सही है। लेकिन वो वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। बस मैंने उसको थोड़ा सा ऊंची आवाज में बोला और वो फिर गायब हो गया। अब एक और चीज, बड़ी अहम सवाल है यहाँ पर। अभी आप सुन रहे थे ना, वो एक अकलमंद आदमी हमें क्या बोल रहा है कि मैंने पैसों की जगह 2023 लिख दिया है। 2023 को अगर हम पढ़े 2023 होता है, तो मतलब 10 रुपए गवर्नमेंट चार्जेस रखे गए हैं पार्किंग है। लेकिन वो पार्किंग है जहाँ जो लीगल है, बड़ी गाड़ियों के 30 रुपए रखे गए हैं। क्या जवाब दिया उसने? आपने सुना इसके बारे में, क्या कहोगे? और चलो अपने हवाले से व्यू दे दो कि हमारी जबानी तो लोग कहेंगे देखो गरीब आदमी को दिखाया जा रहा है। चलें, आप भी बहुत अमीर आदमी हैं जो 10 की जगह 20 रुपए भर रहे हैं, तो आप ही बताओ कि आपने सही किया गलत किया? नहीं, आप बिल्कुल सही थे, एग्जैक्टली ऐसा ही सिनेरियो है। और उस बंदे को देखने के बाद तो मुझे बिल्कुल हंसी आई क्योंकि उसको अपने सुपरवाइजर का नाम नहीं पता। ये असल में जो है ना, ये माफिया है, अपने बंदों को छुपाते हैं। और फिर देखें अभी वो बंदा आपको नजर भी नहीं आएगा कि कहाँ गया। इस वक्त ऐसा लग रहा है पूरी सनीना मार्केट में यहाँ से लेके ऑनवर्ड एंड तक कि अभी फ्री पार्किंग हुई है कि कोई भी चार्जेस नहीं। जब से हम आए पार्किंग वाले सब गायब हो गए मार्केट से। अब ये बताओ कि यहाँ पे गैर कानूनी पार्किंग चली, आप लोगों को नहीं पता? क्या यहाँ पे जो पार्किंग चल रही है गैर कानूनी, आपको नहीं पता? नहीं पता मुझे। हमारे अंडर में नहीं है, ये डीसी का काम है। डीसी का नहीं, अब एडमिनिस्ट्रेटर और भी चला गया, अब जो है टाउन का काम है, ठीक है? टाउन आ चुका है, मालूम होगा आपको ना, टाउन नाजमीन का है। लेकिन पुलिस यहाँ पर जब आती है, लोगों का कहना है ये सब गायब हो जाते हैं लोग यहाँ पे। ऐसा क्यों?
जो पर्चियां दे रहे हैं नहीं होता, कोई भी गायब। फिर आप ये तो फिर आपका काम नहीं है, फिर ये तो उनको बुलाए ना किसी को, ट्रैफिक पुलिस वाले को। यहाँ पे ट्रैफिक अगर जाम है, पुलिस किसी के पीछे भाग रही है, अगर डकैत के पीछे आए, डकैत के किसी के पीछे नहीं है, यहाँ पे इतना ट्रैफिक जाम है, यहाँ से कैसे बंदा। तैमूरी से ताल्लुक है? बिल्कुल तैमूरिया से ताल्लुक है। क्या कांस्टेबल हो ना आप? कांस्टेबल हूँ। क्या नाम है आपका? मुस्तफा नाम है मेरा। भाई इस वक्त मुझे बहुत सिंपल का जवाब दीजिएगा, इस वक्त आप किसी के पीछे आए हैं या सिर्फ ऐसे ही नाका लगा दिया? पीछे नहीं आए, कॉल पे आए रहे थे, यहाँ पे ट्रैफिक जाम है अभी। यहाँ से अगर इमरजेंसी किसी को कैसे गुजरेगा? मेरा यही सवाल है, और मेरा सवाल ये उन पार्किंग वालों से जिन्होंने यहाँ पार्किंग लगाई हुई है, उसी पे प्रोग्राम जारी है। मुस्तफा भाई बहुत अच्छे यंग लड़के हो ना, यंगेस्ट वाली बात करना, क्या गैर कानूनी पार्किंग लगाना सही काम है? बिल्कुल भी सही काम नहीं है, बिल्कुल भी सही काम नहीं। ये था मेरा सवाल जो आप मुझसे पूछा है, मैं यही सवाल आपसे भी करूंगा कि पुलिस का जो काम है पुलिस करे, और आपका काम ये है कि जो यहाँ पर गैर कानूनी लोग काम कर रहे हैं, अगर वो आपको दिखता है तो वो भी मुजरिम है, जिनके हाथ में पर्चियां हैं, जिनके हाथ में पर्चियां हैं। आपने कभी सवाल किया कि वो पर्चियां 10 की 20 क्यों दे रहे हैं? भाई हम तो कभी पर्ची वालों को टच ही नहीं करते, हम अपना गश्त पे होते हैं। अरे पर्चियों वालों को टच करना काम है, आप सिपाही हो, मुहाफिज हो आप। आपके आईजी साहब कहते हैं कि मेरा एक मुहाफिज जो है वो आवाम की खिदमत करने के लिए, क्या ऐसा हो रहा है ना एरिया में? मुझे मुस्तफा की बात बहुत सकून लगी, आपकी बात थोड़ी सी मुझे और लगी, बुरा नहीं। और एक और सिपाही है माशाल्लाह मुस्कुरा रहे थे, मैं उनको पता सब है, ऐसा नहीं कि पता किसी को नहीं है। जैसे आप कह रहे हो ना पर्ची वालों के पीछे हम नहीं जाते, पर्ची वालों से एक दिन सवाल करके पूछना कि ये आवाम के 20 रुपए लेके उसका हक नहीं बनता। कराची वालों को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है, तो खुदारा ये पुलिस का काम भी बनता है। अभी मैं 15 कॉल करता हूँ, बुलाता हूँ, क्या होगा? उठा के ले जाएंगे इनको, पुलिस ही आएगी ना। यही काम मैं बता रहा हूँ कि इलाके पुलिस का भी यही है, इलाके पुलिस, मैं बता लॉ के हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको। पुलिस में जो है ना अलग अलग हर बंदों के काम। आप ड्यूटी इंचार्ज कौन है? ड्यूटी इंचार्ज हमारा ऑफिस में 2 बाइकों के ऊपर ड्यूटी इंचार्ज कौन है? हमारा सामने ही खड़े हैं आगे। कौन से ड्यूटी अफसर कहाँ है? जरा देखिए, इधर सर, अरे अब्दुल हक भाई हैं। अब्दुल भाई जरा इधर आइए। आपके सिपाही बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, और मैं चाहता हूँ जरा बताएं एक्चुअल पुलिस का, इलाके पुलिस का काम क्या होता है? पुलिस गश्त कर रहे हैं, ख्याल कर रहे हैं लोगों क्राइम के ऊपर देखना ना, हर चीज है भाई, चाहे वो इतनी सी चोरी हो चाहे वो बड़ी चोरी हो, वैसे सारा दिन हम गश्त ही कर रहे हैं, इनके तो पीछे है। अभी पार्किंग में रश बन गया, हम इसलिए आए, इनको हटा रहे हैं, रोड क्लियर कर रहे हैं भाई। जी जी। तो आज फिर अब्दुल हक भाई ये कैमरे के आगे गए कि अगर यहाँ पर कोई पर्ची देखे हुए दिखेगा हम उसको पकड़ेंगे, अगर वो ट्रैफिक को खराब कर रहा होगा। वो तो आपको ही पता है भाई, क्या चीज? कोई पर्ची तो आपको ही पता है ना, कोई पर्ची चल रहा है या जो भी चल रहा है आपको तो पता है ना। तो एक मीडिया वाला हूँ ना, एक्चुअल तो पुलिस का काम है ना। आप कह रहे हैं पर्ची चल रहा है ना, वो तो आपको ही पता है। ठीक है, सिपाही को नहीं, पूरे मुल्क को लॉ नहीं पता। अच्छा, यहाँ पर सिंपल बात है, चोरी हो रही है, पुलिस वाला कह रहा है मुझे चोरी से कोई परवाह नहीं है, मैं तो ऐसी खड़ा से परवाह होगी, वो तो अपने खांचों के चक्करों में परवाह करेगा ना, बाइकों की थोड़ी परवाह करेगा। सही बात है। क्या करते हैं? खड़े होकर पैदा करते हैं, बाइकों पे घूम के पैदा करते हैं, आवाम से पैसे लेते हैं। आवाम से वो पैसे लेते हैं जो आवाम को तकलीफ का सामना दोनों हाथों से कराची वालों को लुटा जा रहा है। ये कि 5 उंगलियां बराबर नहीं है, कुछ मछलियां हैं उनकी पकड़ होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, और पिन पॉइंट होनी चाहिए, लेकिन हर आदमी पुलिस में भी खराब नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अभी हमारा मोटिव था सिर्फ पार्किंग का, ये आगे खड़े हो गए पार्किंग वालों को सपोर्ट कर, जो आप सबने देखा। हम क्या काम कर रहे थे कि आवाम को अवेयरनेस। 10 रुपए की पर्ची अगर 20 रुपए में मिलेगी तो किसका नुकसान है? हमारा नुकसान है, हमारा नुकसान ज़ेनब मार्केट में 70 रुपए पार्किंग दे रहे हैं। बात सिर्फ इतनी सी कि प्रोग्राम जवाब तो चाहिए का काम सिर्फ दिखाना नहीं है, आपको अवेयरनेस भी देना है कि आखिर पार्किंग कौन सी सही है कौन सी खराब। ये वही आवाम है जो तकलीफ में, और मैं फिर बता दूं कराची वालों को, ये आप सबके सामने आवाम का कहना सिर्फ इतना है कि क्या हम घर से निकले, कराचियों को रोशनियों का शहर कहा जाता है, आज रोशनी देखने वाला सी साइड नहीं जा सकता, क्योंकि वहां पर भी एक टैक्स वाला बंदा खड़ा होकर कहता है कि 50 रुपए आप दोगे तो आप अंदर जा सकते हो। मेरा सवाल इक़्तिदार के उन लोगों से फिर वही है कि खुदारा ये आपकी आवाम है और आवाम शदीद परेशान है। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए की टीम को सपोर्ट करते रहें, अपने मेज़बान अदील खान को इजाज़त दें और अपने फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह करें कि मैं इससे बेहतर और क्या आप लोग के सामने रख सकता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।
हुआ ना कुकिंग को फायदा, हर खाने में चिकन का जायका। सारिफीन की खिदमत ही हमारी लीडरशिप का है नस्बुलैन, जिसकी वजह से हमें हासिल है आपका एतमाद। डॉक्टर फहीम हर्बलिस्ट, शुगर के मरज का जड़ से खात्मा, ताकत बहाल, पहले ही दिन अद्वियात और इंसुलिन से छुटकारा। फायदा न होने पर पैसे वापस। 0307 5444 381। सारिफीन की खिदमत ही हमारी लीडरशिप का है नस्बुलैन, जिसकी वजह से हमें हासिल है आपका एतमाद। क्यों? अब हुआ ना कुकिंग को फायदा, हर खाने में चिकन का जायका। जी फ्रेश प्योर काउ मिल्क, माँ के प्यार की तरह खालिस। Marketed by gbazaar.pk for free home delivery. Call now. ये सहूलत अभी सिर्फ कराची के लिए मैसर है। अस्सलामुअलैकुम, K21 न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अकबर तारिक। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच की 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली केस की बराह रास्त समाअत। क्या इलेक्शन एक्ट की तरमीम को किसने चैलेंज किया? क्या कोई शख्स हल्फिया तौर पर कह सकता है कि वो अच्छे किरदार का मालिक है? चीफ जस्टिस पाकिस्तान का अटॉर्नी जनरल से इस्तिफसार। बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ के पास रहेगा या नहीं? पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील पर समाअत। इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील पर फैसला महफूज। दरख्वास्त पर समाअत पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज खान ने की। आम इंतखाबात की तैयारियां। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और साबिक वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का आज लाहौर का दौरा शेड्यूल। बिलावल भुट्टो जरदारी पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास की सदारत करेंगे। बिलावल हाउस लाहौर में मुनक्किद इजलास में मुल्की सियासी सूरत हाल और आम इंतखाबात के हवाले से अहम फैसले होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर आसिफ अली जरदारी से डिप्टी जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह की मुलाकात। सूबे की सियासी सूरत हाल पर बातचीत। आसिफ जरदारी और नासिर हुसैन शाह के दरमियान दीगर उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हमजा शहबाज ने कहा है कि मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए 10 साला मुआशी प्लान तैयार करेंगे। हमजा शहबाज का कहना था कि बानी पीटीआई ने 1 करोड़ नौकरियां 50 लाख घर देने का वादा किया था। किसी को एक घर नहीं मिला बल्कि गरीबों के घरों को गिराया गया। बोले इलेक्शन में मुल्क की तकदीर का फैसला होना है। लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान ने एक बार फिर इलेक्शन के इल्तवा का मुतालबा कर दिया। कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड सिर्फ एक पार्टी की बात नहीं, 2 सूबों को भी यकसा पुरअमन माहौल फराहम किया जाए। शुमाल और जनूबी वज़ीरिस्तान में हमारे कारकुनान पर हमले हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान दोनों के हालात ख़राब हैं। ऐसी सूरत में इलेक्शन मुहिम कैसे चलेगी? साबिक वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की सेवन में कॉलम निगार मोहम्मद अबड़ो की रिहाइश का आमद। मोहम्मद खान अबड़ो के भाई की वफात पर इजहार ताज़ियत। मुराद अली शाह का कहना था कि पीपल्स पार्टी को आम इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। हमारी लेवल प्लेइंग फील्ड इस मुल्क की आवाम है। 9 मई के वाक़यात में PTI के टॉप लीडर मुलव्विस थे। साबिक वजीर आला सिंध का इल्ज़ाम। पेशावर पुलिस की बरवक्त कार्रवाई। दहशतगर्दों के बड़े हमले को पसपा कर दिया गया। 8 से 10 शिद्दत पसंद पुलिस थाना और चौकी पर हमला करना चाहते थे। पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए दहशतगर्दों का मंसूबा नाकाम बना दिया। SSP ऑपरेशंस पेशावर के मुताबिक बरवक्त जवाबी कार्रवाई से दहशतगर्द अपना अहदाफ हासिल न कर सके।
रेंजर्स और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। कराची के इलाके मुरीद गोट लियाकताबाद से लियारी गैंग वॉर और भत्ताखोरी मुलविस मुलजिम अनस आफ्ताब गिरफ्तार। रेंजर्स तर्जुमान के मुताबिक मुलजिम ने अपने साथी के हमरा एक बिल्डर से 1 लाख रुपए भत्ते का मुतालबा किया था। मुलजिम लियारी गैंग वॉर का सरगर्म कारकुन है। गिरफ्तार मुलजिम को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया। कराची के इलाके मेमन गोट जंजाल गोट में फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक हो गए। मेमन गोट में फायरिंग से जाँ बहक भैंसों के बाड़े के मालिक अब्दुल करीम को डाकुओं ने दौरान डकैती मुजाहमत पर गोली मारी। दूसरी जानब सुपर हाईवे जंजाल गोट में फायरिंग से 30 साल शख्स जाँ बहक हुआ। मकतूल की शनाख्त अमीन ज़ादा के नाम से हुई। तकरीबन वाकया रात को 12 बजे के बाद वाकया पेश आया है और तकरीबन 1:45 बजे हमें पता चला है और हम लेके गए उसको कोरंगी नंबर 5। अम्मी एक सेकंड, अम्मी एक सेकंड। तो कोरंगी 5 लेके गए। 5 नंबर वालों ने फ़ौरन उसको देखा और कहा कि जिना लेके जाएं। जिना में जाके उसकी जब ट्रीटमेंट शुरू हुई तो सिटी स्कैन के बाद फिर पता चला कि उसके सर में गोली लगी और गोली जो है ना वो काफ़ी अंदर तक चली गई है। ऑपरेशन नहीं कर। देखिए नॉर्मली जो आतिशबाजी और गोली जो चल रही थी वो चल रही थी, जो हर साल का जो रिवायत है वो बरकरार थी और बस इस बार हम शिकार हो गए इस बात का। क्या बोलूं, मेरी तो बच्ची वापसी नहीं आएगी। दुनिया की खुशी में हमारा गम। मेरी बच्ची वापसी नहीं आएगी। रात को ऐसी खुशी से रो रही थी, अम्मी मैं आऊंगी, बुब्बू दे दो मुझे, अम्मी मुझे बुब्बू दे दो। कराची में न्यू ईयर नाइट पर हवाई फायरिंग से सर में गोली लगने से जख्मी बच्ची चल बसी। सानिया माँ बाप की इकलौती बच्ची थी। वर्षा गम से निढाल है। रिश्तेदारों समेत पूरा मोहल्ला आबदीदा। बच्ची के वालिद का कहना था कि लोगों की खुशियां हमारा गम बन गई। आलमी कवानीन पामाल। साल 2024 में भी सहोनी रियासत की जानिब से मजलूम फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। इसराइली बमबारी से मजीद 15 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। 7 अक्टूबर से अब तक शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 21,978 हो गई, जबकि 57,697 जख्मी हो चुके। इसराइली जेल में कैद एक और फ़लस्तीनी को शहीद कर दिया गया। दूसरी जानिब मगरबी किनारे से इसराइली फ़ौज ने 2 ख़वातीन समेत मजीद 32 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा में स्वाबी के इलाके रशकई में मामूली तलकलामी पर फायरिंग करके बाप बेटी को कत्ल कर दिया गया। जहां बहक अफराद की शनाख्त 30 साल शखाब अली और 10 साल सलमा के नाम से हुई। मकतूल की वालिदा की मुद्दत में थाना कालू खान में मुलजिमान के खिलाफ दोहरे कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिमान फायरिंग करने के बाद फरार हो गए। लाशें डी अस्पताल कालू खान मुंतकिल। डेरा गाजी खान में खाद। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा कि आपको बराह रास्त लिए चलेंगे लाहौर, जहां वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी में तलबा से खिताब कर रहे हैं। Your own structure, your own biology, your own psychology. And this is one of the most complex entity to think about. The second is to observe the cosmos, and you learn from your cosmos. And third is to know, read, and appreciate the stories of the past nations, history. So these are the 3 areas which can contribute in making up one's mind. I, instead of just wasting my time, or your time for that matter, on delivering this talk, would invite and kick the interactive session, which probably I'm also looking forward, you're also looking forward. So let's jump to the question. And look at them, they're just nodding, yeah, go there. So let's start there. Okay.
Thank you. Are you going to talk? Alishba Khan Barech, hailing from Nushki, with secondary hometown in Quetta. Our standout achievement includes being the only Pakistani from Balochistan to receive a Cambridge University scholarship after being shortlisted in a global essay competition. Alishba, please join us here for the opening questions. Welcome, Mr. Prime Minister. The students here in this auditorium are among the most privileged students in Pakistan, and against them are millions of marginalized children who don't have access to education. What do you think, against this backdrop, will the government be able to fulfill the aspirations set out in the Pakistan 2025 vision document? First of all, it's such a delight to see you in such an accomplished position. Well, coming straight to the question that what a government can or can't, let's have an honest conversation over here, because I never believe in a clever conversation. From where do government does the function of the service delivery? It collects its taxes and then it spends it. And the third source of the revenue is that if you don't have that, you're going to borrow it from the third multilateral entity or outside from someone to fill in that gap. So what is our cycle and what is happening with us? We have got a target of almost 21,000 billion rupees receivable tax or achievable, which we project that we should achieve that. And the receivables are around 7,000 billion rupees. So the gap is of almost 14,000 billion rupees. So you are living in a neighborhood where you have got a very tough situation with your security, terrorism, so forth, and few other things. Along with that, you have to develop an infrastructure to kick the economic growth and the rest. And then you have to couple it and provide the primary education, higher education to different socio-economic background of the people. The population is around 240 million people. How do you do that? How can you do that? The tax evasion is almost more than 10,000 billion rupees. And this is, I am talking about the documented economy, which by the way is almost 20%, and rest of the 80% is non-documented. So there is a non-documented economy, and there is a documented economy in which you cannot receive taxes. You would definitely lead the questions, whose responsibility is this to collect all these taxes? Of course, it's the government and government's related department, which is FPR in this case. We have not done it. This is not in last 3 months that we have not been able to hit that target. It is a consistent story with all kind of big leaders, small leaders, mid-sized leaders, military dictators, civilian dispensation. This is a constant story. And this is the challenge of governance. Instead of hysterical criticism of different things, if we start having these sort of rational conversations, we would exactly know where we are failing and why we are failing. Whether it is the health services or the educational services, if you want to ensure and spread it out as a nation, as a country, the first and foremost thing is that you develop your taxation system properly. All of us want to live in a Scandinavian ideal world, like the lifestyle in Norway and Denmark and the rest. Their contribution, tax contribution to their GDP is 91%. Ours is 9%. So I want to have a Denmark for contributing 9% as compared to 91%. It can remain in my wish list, but I can't have that. It's painful. It's painful. It's slow. Both.
So what do? As a caretaker, I can proudly say that after many years, we are the one in last quarter, we have achieved our tax target. This is amazing. If we could do it in 3 months, why the rest of the governments can't do? It is for the people like yourself, they need to answer and raise these questions. We did it. It's documented, it's published yesterday that in last quarter, we were able to achieve the tax target in the FBR. So if it can be done in 3 months, it means that it is practical, it's possible, and if it is not happening, there is something very seriously wrong with our governance structure. This is my opinion on it. Two is both the people and the government. Yeah, of course, government is part of the people. I mean, if I am electing a government, so I'm contributing towards that either resolution or the problem. So I am part of the problem. And when you become in the government, and I have lended that support to you, so it means the two of us have brought it to the tango. Mr. Prime Minister, why do we always go into frenzy and last-minute coping mechanisms, shut down the schools and do this and that? Why can't we be like Beijing and control this issue? I mean, crop burning is one of the prescriptions, but then there is no law enforcement. You go on the motorway and people are doing it without any fear of repercussions or them being caught. So what do you have to say about that? I completely agree with you. I mean, the enforcement is one of the challenges, as you have identified yourself in your question. The poor enforcement is part of the problem of the governance in this country. There are laws, they exist, but if he goes and tries to implement and apprehend that man, you would start agitating that his rights are being violated. And there is a group of rights emerge in this country wherever the law enforcement goes for the enforcement. There are occasions on which the law enforcement also are compliant for multiple reasons. Financial mismanagement, few others, political influence. They are there. But on the other hand, society also has a tendency to stop enforcement. So we are living in this milieu. Poor development and capacity building of the law enforcement agencies, lack of ethos. I mean, if you go and observe your bureaucracy who has to implement, you will be surprised the kind of a value system probably they personally hold. That is appalling, that is shocking, that is disappointing to say the least. We have a structure of a bureaucracy which does not have a sense of identity. That what was the Ottoman Empire? The Janissaries were the most committed group which ensured the structure of the empire. And those Ottomans were able to expand their good or bad agenda up till Eastern Europe, primarily because of the Janissaries. If you go and see the structure of any nation state, empire, or anywhere in the documented history, there is a structure of the bureau who takes and furthers and forwards the agenda which is linked to that identity. In our case, it's missing. It is unfortunately missing. You don't know who they are enforcing the laws for, or they themselves are pretty much confused. So there is a structural issue at the level of the enforcement which needs some radical changes, in my opinion. Whether somebody does that or doesn't, you need a civil structure reforms. Until and unless you don't do that, from the burning of the crop up till allowing a vehicle on the motorway which is not fit environmentally, are both part of the challenge. So we need to address that as soon as possible. I don't know whether this policemen agree with it, but this is my opinion. But then you mentioned radical change. Who will bring it and how? Like, what is the prescription? Will we keep dying? Our lungs are practically collapsing.
So what is the prescription? Radical changes are required. This is all I can say. By whom? Let's find the noun. Let's find the person or persons in the time. They are placed somewhere in the future. If somebody can peek in the future, they will know it. But I am still pessimistic. I haven't found the answer, Mr. Prime Minister. Give us a noun. Well, this is my art to evade answers, you know. It's not the art to give all the answers. Well, Mr. Prime Minister, now coming to some serious questions. You recently banned all the celebrations on New Year's Eve in solidarity with the Palestinians. While it was well intended, Mr. Prime Minister, it raised two questions. A, about law enforcement, and B, about the global image of Pakistan. I mean, for the first one, celebrations still took place in the absence of law. For the global image, I mean, Pakistan, the only Muslim nuclear-powered country, has now gone to a status that when generations are being literally wiped out, this is what we are doing, banning fireworks. What do you have to say about that? First of all, there was a lot of criticism also, and there was a lot of appreciation behind this decision. So there is a mix of both. There is a section of society which wanted to celebrate the New Year, and down the line, after 100 years, they wanted to be documented as someone on that particular second, 12 o'clock, 1 second, dancing and having festivity and so on and so forth. So they're very, very critical of this decision, and I don't mind of the criticism. Our intention first was to highlight that in the global community, particularly on the Western Hemisphere, that there is a nation of 240 million people who officially has distanced itself from the festivity because of the kind of the genocide which is being committed by this apartheid state of Israel, which is brutal, which has applied a disproportionate force, whose existence is also at question, but they are expressing this brutal, are displaying the force of this brutality in a very, with impunity. So what are our options? One, do we go to the war? Yes. I am an interim prime minister. Do you expect me to take the 240 million people to the war? Probably a nuclear war. So you are very quite serious people and raising a very serious question to me. Think about it. Have a grand assembly. Mull over it. I can't alone take such a big decision. It's huge. It's big. Should we go to war? I mean, in my personal opinion, I am a very aggressive and a jingoistic person. Maybe I would say yes, but don't listen to me. War has implications. War is not a joke. What we have done, we have exploited the forum of OIC, we have exploited other international forums, we have been engaging with Western diplomats, particularly the US diplomats, Brits, Europeans, and clearly enunciating them, telling them that if such behavior continues. निगरान वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ की बीकन हाउस यूनिवर्सिटी लाहौर के तलबा से गुफ्तगू जारी है। उनका कहना है कि नौजवानों को कौमी तरक्की में अपना भरपूर किरदार अदा करना है। नौजवान मुल्क का मुस्तकबिल है। नौजवानों से बातचीत करने पर हमेशा खुशी होती है। टैक्स महसूलात आवाम की फलाह बहबूद पर खर्च की जाती हैं। टैक्स की शरह में कमी बड़ा चैलेंज है। उनका मजीद कहना है कि मुल्क की आमदन और खर्च में फ़र्क बहुत ज़्यादा है। मुल्क में 10,000 अरब रुपए के टैक्स चोरी हो रहे हैं। तालीम, सेहत और दीगर सहूलतों के लिए टैक्सेशन का मरबूत निज़ाम नागुज़ीर है। खबरों को सिलसिले का आगाज करते हुए आपको बताएं, कराची में गाड़ी की टक्कर से जख्मी होने वाले पुलिस एहलकार मुख्तियार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस एहलकार ने बयान में कहा कि गाड़ी मशकूक हालत में देखी तो दरियाफ्त किया और मुझे जान से मारने के लिए गाड़ी से टक्कर मारी गई।
सरकारी गाड़ी में मौजूद ड्राइवर ने कहा कि मेरा बाप सेक्रेटरी रेवेन्यू है, जबकि गाड़ी में ड्राइवर के साथ लड़की भी मौजूद थी। पुलिस ने सरकारी गाड़ी की तलाश के लिए फेज 8 के 2 बंगलों पर छापे मारे हैं। रुक करेंगे शिकारपुर का, जहां पुलिस ने कार्रवाई करके 3 मुलजिमान को गिरफ्तार जबकि 4 मुखबियों को बाजियाब करवा लिया। डाकुओं ने चारों मुखबियों को चंद रोज कबल रुस्तम थाने के हदूद से अगवा किया था। मुखबियों की बाजियाबी के लिए एसएसपी शिकारपुर ने डीएसपी खानपुर की सरबराही में खुसूसी टीम तश्कील दे दी है। मुखबियों की बाजियाबी पर वर्सा ने एसएसपी शिकारपुर का शुक्रिया अदा किया और शिकारपुर पुलिस की शानदार कामयाबी पर पुलिस को खराज तहसीन भी पेश किया। और अभी जानिए कि लेस्को की जानिब से बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। मजीद 259 अफराद बिजली चोरी मुलविस पाए गए हैं। तमाम बिजली चोरों के खिलाफ FIR की दरखास्तें मुतालिका थानों में दायर की गई थीं। 10 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। पकड़े जाने वाले कनेक्शंस में 6 कमर्शियल, 1 ज़रिया और 252 डोमेस्टिक थे। लेस्को चीफ का कहना था कि बिजली चोरी के मुकम्मल खात्मे तक बिला तफरीक ग्रैंड ऑपरेशन जारी रहेगा। कराची के इलाके मुरीद गोट लियाकताबाद से लियारी गैंग वॉर और भत्ताखोरी मुलविस मुलजिम अनस आफ्ताब को गिरफ्तार कर लिया गया है। रेंजर्स पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करके मुलजिम को गिरफ्तार किया। मुलजिम ने अपने साथी के हमरा एक बिल्डर से 1 लाख रुपए भत्ते का मुतालबा किया था। मुलजिम लियारी गैंग वॉर का सरगर्म कारकुन है। गिरफ्तार मुलजिम को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया है। उधर एंटी नारकोटिक्स फोर्स की मनशा स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। तर्जुमान ANF के मुताबिक 2 कार्रवाइयों में 214 किलो से ज़ायद मनशियात बरामद करके खातून समेत 6 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। लाहौर एयरपोर्ट पर कतर एयरवेज पर दोहा जाने वाले मुसाफिर से 2.5 किलो हेरोइन बरामद की गई है। शारा फैसल पर कोरियर ऑफिस में श्रीलंका जाने वाले पार्सल से 100 ग्राम हेरोइन बरामद कर ली गई। खैबर के इलाके में 4 कार्रवाइयों में 209 किलो चर्स बरामद की गई। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ इजदाद मनशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए गए। अफसोसनाक खबर से अपने नाज़रीन को अपडेट करें। कराची में माय कोलाची रोड के करीब गाड़ी उलट गई। हादसे में 1 शख्स जाँ बहक और 2 अफराद जख्मी हो गए। इत्तला मिलने पर इमदादी टीमें जाए वक़्वा पर पहुंची। लाश और जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक जाँ बहक और जख्मियों की शनाख्त 55 साला हारून, 60 साला अब्दुल कादिर और 35 साला शहजाद के नामों से हुई है। रुक करेंगे स्वाबी का, जहां इलाके रशकई में मामूली तलकलामी पर फायरिंग करके बाप बेटी को कत्ल कर दिया गया। जहां भाग अफराद की शनाख्त 30 साला शहाब अली और 10 साला सलमा के नाम से हुई है। मकतूल की वालिदा की मदयत में थाना कलू खान में मुलजिम के खिलाफ दोहरे कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुलजिम फायरिंग करने के बाद फरार हो गए। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए कैटेगरी D अस्पताल कलू खान मुंतकिल कर दिया गया। चेयरमैन औरंगी टाउन हाजी जमील जिया ने कहा है कि मुलाजमीन किसी भी इदारे की तरक्की और साथ में रीढ़ की हड्डी की हैसियत का दर्जा रखते हैं और ऐसे ही फर्शनास अफसरान और मुलाजमीन इदारे की नेक नामी का बायस बनते हैं। इन ख्यालात का इज़हार चेयरमैन औरंगी ने रिटायर होने वाले इंफॉर्मेशन ऑफिसर शेख मुश्ताक अहमद के एजाज़ मुनक़्क़द तकरीब के मौके पर किया। इस मौके पर बल्दियाती अफसरान और मुलाजमीन भी मौजूद थे। टाउन चेयरमैन ने इंफॉर्मेशन ऑफिसर की खिदमत को सराहते हुए कहा कि जिस तरह उन्होंने इदारे के लिए खिदमत पेश की और फ़राइज़ पूरी लगन और दयानतदारी से अंजाम दिए, वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। खुसूसन TMC औरंगी की तामीर तरक्की और इमरजेंसी के दौरान उन्होंने जिस तरह फ़राइज़ अंजाम दिए, वो TMC औरंगी की तारीख़ में हमेशा याद रखे जाएंगे।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 62(1)(f) के तहत सियासतदानों की ताहयात नाअहली से मुतालिक केस की समाअत जारी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसर्रत हिलाली शामिल हैं। समाअत के आगाज पर चीफ जस्टिस ने पूछा कि अटॉर्नी जनरल आपका मौकिफ क्या है, इलेक्शन एक्ट चलना है या सुप्रीम कोर्ट के फैसले। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अदालत से दरख्वास्त है कि ताहयात नाअहली के फैसले का दोबारा जायजा ले, जबकि इलेक्शन एक्ट की तायीद करूंगा क्योंकि ये विफाक का बयानिया था। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आर्टिकल 62(1) के तहत ताहयात नाअहली के तशरीह के फैसले का दोबारा जायजा लिया जाए। दरख्वास्त गुजार के वकील ने भी ताहयात नाअहली की मुखालफत करते हुए कहा कि मैंने 2018 में दरख्वास्त दायर की जब 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली का फैसला आया। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या इलेक्शन एक्ट की तरमीम को किसी ने चैलेंज किया। तमाम एडवोकेट जनरल्स अटॉर्नी जनरल के मौक़िफ़ की तायीद करते हैं या मुखालफत। चीफ जस्टिस के पूछने पर तमाम एडवोकेट जनरल्स ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम के अटॉर्नी जनरल के मौके की तायीद कर दी। जस्टिस मंसूर ने सवाल किया कि सवाल ये है कि क्या ज़ेली आइनी कानून साजी से आइन में रद्द-बदल मुमकिन है। क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ख़त्म करने के लिए आइन में तरमीम करनी पड़ेगी। क्या आइन में जो लिखा है उसे कानून साजी से बदला जा सकता है। कत्ल और गद्दारी जैसे संगीन जुर्म में कुछ अरसे बाद इलेक्शन लड़ सकते हैं या इलेक्शन मामूली वजूहात की बुनियाद पर ताहयात नाअहली गैर मुनासिब नहीं लगती। एक शख्स को एक बार सज़ा मिल गई तो बात ख़त्म क्यों नहीं हो जाती। ऐसे कैसे हो सकता है कि सज़ा काट लेने के बाद भी कभी इंतखाबात ना लड़ सके। जबकि सुप्रीम कोर्ट में लापता अफराद और जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसर्रत हिलाली शेख बेंच का हिस्सा हैं। मुतअद्दिद अफराद ने जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ दरखास्तें दायर रखी हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि लापता अफराद का मसला इस वक्त हल होगा जब हम सब मिलकर उसे हल करेंगे। मसला उस वक्त हल होगा जब हम सब अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। नोटिस तो नहीं किया, लेकिन अटॉर्नी जनरल आए और यहाँ बताएं और बातें सुने तो अच्छा होगा। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट की कानून साजी का हुक्म दे सकती है। हम समझते हैं कि हर इदारे को अपनी हुदूद में रहना चाहिए। हम पार्लियामान को कानून साजी करने का हुक्म नहीं दे सकते। कानून बन गया है, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट उसे पढ़ लें। हम समझते थे कि मिसिंग पर्सनस का मसला अहम है तो केस लगा दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि जबरी गुमशुदगियों से मुतालिक कमीशन बना हो तो हुआ है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ने सवाल किया कि कौन सा कमीशन बना है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की सरबराही में लापता अफराद कमीशन बनाया गया। अदालत हुकूमत से पूछे 50 साल से लापता अफराद पर कानून साजी क्यों नहीं की। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि अदालत से कैसे पार्लियामेंट को हुक्म दे सकती है कि फला कानून साजी करो। आइन की कौन सी शिक अदालत को इजाज़त देती है कि पार्लियामेंट को कानून साजी का हुक्म दे। पीटीआई के वकील शोएब शाहीन ने कहा कि हमारी अपील पर रजिस्ट्रार के एतराज़ात हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि हम ऑफिस की जानिब से लगाए गए एतराज़ात ख़त्म करते हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि अदालत कानून साजी का इख्तियार नहीं रखती, सिर्फ कानून कालादम कर सकती है। और बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ के पास रहेगा या नहीं। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज खान ने दरख्वास्त की समाअत की। दौरान समाअत इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलाइल देते हुए इलेक्शन कमीशन की हाई कोर्ट के फैसले पर नजरसानी की सदाह की है। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को नोटिस जारी किए। इंटर पार्टी इलेक्शन पीटीआई ने सही तरीके से नहीं कराए। इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पर सवाल उठाए गए। कहा गया कि इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर आइनी है। सिंगल बेंच ने इंतखाबी निशान से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल किया। इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर हुक्म इम्तना जारी किया गया। इलेक्शन कमीशन उसमें फरीक था, उसको नहीं सुना गया। वफाकी हुकूमत केस में फरीक ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन एक बाइख्तियार इदारा है, उसे अपने फैसले करने का इख्तियार है। उन्होंने जो रिलीफ दिया वो पूरा फैसला है, उसके बाद कुछ नहीं बचा। इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर ऐसा फैसला नहीं दिया जा सकता।
उधर इलेक्शन कमीशन ने PK91 में इंतखाबी अमल में तातुल के मामले पर मज़कूरा हल्के के लिए नजरसानी प्रोग्राम जारी कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा के हल्के PK91 में कागजात जांच पड़ताल 5 जनवरी तक होगी। उम्मीदवार अपीलें 9 जनवरी तक दायर कर सकेंगे। इलेक्शन कमीशन ने नजरसानी प्रोग्राम में करार दिया कि ट्रिब्यूनल केसेस पर फैसला 16 जनवरी तक करेंगे, जबकि इस हल्के के उम्मीदवार 18 जनवरी तक कागजात नामजदगी वापस ले सकेंगे। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 18 जनवरी को लगेगी। इलेक्शन कमीशन का कहना था कि PK91 में इंतखाबी निशान 19 जनवरी को दिए जाएंगे, जबकि पोलिंग 8 फरवरी को ही होगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के बायस PK91 में इंतखाबी अमल तात्तुल का शिकार हुआ। और जबकि दूसरी जानिब JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने इंतखाबात मौखर करने का मुतालबा कर दिया है। डेरा इस्माइल खान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि हम नहीं समझते इलेक्शन हो सकेंगे। इलेक्शन चंद दिन मौखर हो जाएं तो कोई हर्ज नहीं। इलेक्शन कमीशन को हमारी दरख्वास्त पर गौर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इलेक्शन में जाना चाहते हैं, लेकिन माहौल भी होना चाहिए। इन हालात में हम कैसे इलेक्शन मुहिम चला सकते हैं। फजलुर रहमान का मजीद कहना था कि इस वक्त हमें सीट एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं, सीट एडजस्टमेंट ज़रूरत की बुनियाद पर होगी। 4 सालों में मईशत ज़मीन बोस हो चुकी है, मुल्क फिर से दिवालिया होने की तरफ जा रहा है। खबर शामिल करेंगे लाहौर से, जहां लाहौर हाई कोर्ट ने कौमी असम्बली के 2 हलकों के लिए शेख रशीद के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपील समात के लिए मंजूर कर ली है। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने NA 56 और 57 से कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ शेख रशीद की अपील समात के लिए मंजूर कर ली है। अपील ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस मिर्जा वक्कास रऊफ ने आरोज को नोटिस जारी कर दिए। शेख रशीद की अपील पर समात 4 जनवरी को होगी। और ख़बर यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर आसिफ अली जरदारी से डिप्टी जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह ने मुलाकात की है। मुलाकात में सूबे की सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई है। आसिफ जरदारी और नासिर हुसैन शाह के दरमियान दीगर उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। उधर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि ऐसा देश बनाएंगे जहां सब्सिडी अशराफिया के बजाय बराह रास्त गरीबों को मिले। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने बयान में कहा है कि आइए मजीद फलाही पाकिस्तान की तामीर के लिए आगे बढ़ें, एक ऐसा देश बनाएं जहां रियासत शहरियों को बुनियादी हुकूक मसलन बेहतर तालीम और तिब्बी सहूलियात मुफ्त फराहम करे। बिलावल भुट्टो का मजीद कहना था कि हम एक ऐसे मुस्तकबिल की जानिब बढ़ें जहाँ रंग नस्ल अकीदे की तफरीक के बगैर आवाम के लिए काम करें। और साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि पीपल्स पार्टी को आम इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। हमारी लेवल प्लेइंग फील्ड इस मुल्क की आवाम है। मुराद अली शाह 7 में कॉलम निगार मोहम्मद अबड़ो की रिहाइशगाह पहुंचे, जहां उन्होंने मोहम्मद खान अबड़ो के भाई की वफात पर उनसे ताज़ियत की। साबिक वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि सूबाई असम्बली की नशिस्त PS 77 पर आम इंतखाबात में हिस्सा लिया है। इलेक्शन में हिस्सा लेने की हर किसी को आज़ादी हासिल है। हमें उम्मीद है कि आम इंतखाबात अपने मुकर्रर वक्त पर होंगे। उन्होंने कहा कि 9 मई के वाक़यात में PTI की टॉप लीडर मुलव्विस थे। उधर IG सिंध रिफत मुख्तार राजा और एडिशनल DG FIA अशरफ जुबैर सिद्दीकी पर मुश्तमिल ह्यूमन ट्रैफिकिंग से मुतालिक इजलास हुआ है। एडिशनल डायरेक्टर जनरल FIA ने शुरका को इजलास एजेंडे पर ब्रीफिंग दी और इस ज़मन में FIA की जानिब से किए गए इकदाम का तफसीली जायजा लिया। एडिशनल DG FIA ने कहा है कि इंसानी स्मगलिंग से मुतालिक अक्सर केसेस आगाही न होने के सबब रिपोर्ट नहीं होते, जबकि कुछ केसेस अफसरान और निचली सतह पर मामूलात के फुकदान के बायस रिपोर्ट नहीं होते। उन्होंने कहा कि हमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग से मुतालिक जनवरी से मार्च तक की रिपोर्ट जमा करवानी है। एडिशनल DG FIA ने मजीद कहा कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के कवानीन, कवायद और ज़वाबित से मुतालिक निचली सतह तक शऊर उजागरी के लिए आगाही पर प्रोग्राम्स का इनेकाद 2 वक्त का तकाजा है। इस मौके पर सिंध पुलिस के फोकल पर्सन बराए ह्यूमन ट्रैफिकिंग का कहना था कि FIA की अमरीकी इदारे की मुजव्वज़ा इस्लाहात को मद्देनजर रखते हुए ह्यूमन ट्रैफिकिंग से मुतालिक तमाम तजावीज़ पर अमल दरामद रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। IG सिंध रिफत मुख्तार राजा ने हिदायत दी कि इस ज़मन में तमाम ज़रूरी इकदाम किए जाएँ और निजी सतह तक ह्यूमन ट्रैफिकिंग से मुतालिक आगाही को यकीनी बनाया जाए।
खबर यह है कि IMF बोर्ड ने इजलास तलब कर लिया है जिसमें पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ किस्त की मंजूरी दी जाएगी। IMF के पाकिस्तान के इक़्तिसादी जायजे और $70 करोड़ के लगभग मालियत की अगली किस्त की मंजूरी के लिए एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास का नया शेड्यूल जारी कर दिया गया। इसके तहत पाकिस्तान के मामले पर IMF बोर्ड का इजलास 11 जनवरी को होगा। इजलास के दौरान पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ की अगली किस्त की मंजूरी दी जाएगी। उधर निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा है कि स्मोग में कमी के लिए एक बार फिर मसनूई बारिश बरसाने की कोशिश की जाएगी। वजीर आला मोहसिन नकवी से लाहौर में मसनूई बारिश करने वाले मुत्तहदा अरब अमारात के महकमे मौसमियात की क्लाउड सीडिंग टीम की सरबराह ने मुलाकात की है। मोहसिन नकवी ने स्मोग में कमी के लिए मसनूई बारिश बरसाने वाले UAE की टीम की काविशों को सराहते हुए कहा कि पाकिस्तान में पहली बार मसनूई बारिश बरसाकर UAE की टीम का नाम तारीख का हिस्सा बन चुका है। पाकिस्तानी कौम मुत्तहदा अरब अमारात के पायलट्स की इस काविश को फरामोश नहीं कर सकते। मुत्तहदा अरब अमारात की टीम की सरबराह और वफ्द के दीगर अरकान ने शानदार मेहमान नवाजी पर वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया भी अदा किया। और अब ये जानिए कि लाहौर के हल्के NA 127 से पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी की मंजूरी का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। रिटर्निंग ऑफिसर ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया है। फैसले में कहा गया है कि 2 सियासी जमातों से वाबस्तगी के मामले पर इलेक्शन कमीशन से रुजू किया जाए। शिकायत कुनंदा मोहम्मद अयाज मुतालिका फोरम पर रुजू करें। रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा कि शिकायत कुनंदा अयाज NA 127 से ताल्लुक नहीं रखता। शिकायत कुनंदा अयाज नारोवाल का रिहायशी है। फैसले में कहा गया है कि शिकायत कुनंदा मोहम्मद अयाज के एतराज़ात को मुस्तरद किया जाता है। वाज़ेह रहे कि बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी 2 सियासी जमातों से वाबस्तगी होने पर मुस्तरद करने की सदा की गई थी। उधर इलेक्शन कमीशन का कहना है कि 15 जनवरी तक असासों की तफसीलात जमा न कराने वाले सेनेटर्स की मेंबरशिप मुअत्तल कर दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 28 सेनेटर्स ने ताहाल असासों की तफसीलात जमा नहीं करवाई, जिनमें यूसुफ रजा गिलानी, मुसद्दिक मलिक, शाहीन खालिद और ओन अब्बास ने असासों की तफसीलात जमा नहीं करवाई है। उसके अलावा सैफुल्ला न्याजी, मियाँ रजा रब्बानी, फैसल सब्जवारी, ताज हैदर, निसार खोड़ो और शौकत तरीन ने तफसीलात जमा नहीं करवाई। लियाकत खान तरकई, हिदायतुल्ला खान, अताउर रहमान, जिशान खान ज़ादा, सानिया निश्तर, दोस्त मोहम्मद खान, गरदीप सिंह, अब्दुल कादिर, मोहम्मद कासिम, समीना मुमताज़, सईद अहमद हाशमी और दिनेश कुमार भी असासों की तफसीलात जमा न कराने वालों में शामिल हैं। और अब ये जानिए कि इस्लामाबाद की मकामी अदालत में बानी PTI के खिलाफ 6 और बुशरा बीबी के खिलाफ जाली रसीदों के केसेस पर समाअत बगैर कार्रवाई 16 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई है। एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बासी की रुखसत के बाइस समाअत ड्यूटी जज अहमद अरशद ने की। बुशरा बीबी वकला के हमरा पेश हुई। अदालत ने बुशरा बीबी को हाजिरी लगाकर जाने की इजाज़त दे दी है। बानी PTI को अदालत पेशी से मुतालिक रिपोर्ट भी जमा नहीं करवाई गई। प्रोसिक्यूशन की जानिब से कोई भी अदालत में पेश न हुआ। अदालत ने 16 जनवरी तक जमानतों में तौसी करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। मौसम का हवाल शामिल करते हुए आपको बताएं कि पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा के बाद इस्लामाबाद में भी धुंध ने कब्जा कर लिया है। धुंध के बायस मामूलात ज़िंदगी मुतासर होने लगी। मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। इस्लामाबाद में फ़्लाइट ऑपरेशन मुतासर हो गया। पंजाब में धुंध के बायस ट्रैफिक हादसे में 2 अफराद जाँ बहक हो गए। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा के बाद इस्लामाबाद में भी धुंध ने कब्जा जमा लिया। मुख्तलिफ शहरों में धुंध का राज बरकरार। धुंध में सड़कें गुम हो गईं, रास्ते धुंधलाने लगे। हद्दे निगाह इंतहाई कम होने से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। शदीद धुंध के बाइस मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात से बंद किया गया।
मोटरवे पुलिस ने शहरियों को हिदायत की है कि गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। धुंध के बाइस मामूलात जिंदगी मुतासिर होने लगी। इस्लामाबाद में फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर हो गया। PIA के तर्जुमान का कहना है कि हद निगाह इंतहाई कम होने पर शारजा इस्लामाबाद की परवाज को पेशावर लैंड किया गया। इस्लामाबाद से इस्तांबुल, दम्माम, बहरीन, गिलगित और लंदन की परवाजों की रवानगी में भी ताखीर हुई है। शदीद धुंध के बाइस ट्रैफिक हादसात में भी इजाफा होने लगा। पंजाब के इलाके अहमदपुर शर्किया में मुसाफिर बस उलट गई। खातून समेत 2 अफराद की जानें चली गईं। हादसे में 3 अफराद जख्मी भी हुए हैं, जिन्हें करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। बैनुल-अक़वामी खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि साल 2024 में भी मज़लूम फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी है। इसराइली बमबारी से मज़ीद 15 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। 7 अक्टूबर से अब तक शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 21,978 हो गई। इसराइल जेल में कैद एक और फ़लस्तीनी को शहीद कर दिया गया। आलमी कवानीन पामाल, अमन आलम के दावेदार सिर्फ ज़बानी जमा खर्च में मसरूफ। साल 2024 में भी मजलूम फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी न थम सकी। गजा की 85% आबादी बेघर हो चुकी। दीर अल-बलाह में इसराइली तैयारों ने एक घर पर हमला किया, जिसमें 15 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। 7 अक्टूबर से अब तक 21,973 फ़लस्तीनी शहीद और 57,000